इस वीडियो में मैं आप लोग को HTML स्टार्टिंग से लेके एंड तक सिखाने वाला हूँ। ये वीडियो HTML का कंप्लीट नोट्स के साथ होने वाला है जो कि मैंने अपने हाथों से लिखे हुए हैं। आप लोग को इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपना टाइम लेकर आना है, कोई प्रेरिक्विजिट इस वीडियो का नहीं है। आप सिंपली अपना टाइम लेकर आए और यहाँ पर HTML सीखकर आप लोग बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। आप में से कई लोग सोचेंगे कि ये वीडियो एक्चुअल में बहुत लंबा है, बट एक्चुअल में ये वीडियो बहुत छोटा है क्योंकि मैंने अपने सारे एक्सपीरियंस को इस छोटे से वीडियो में पैक किया हुआ है और आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स और वो सोर्स कोड दिया है जिसको आप लोग बार बार रेफर करके बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हैं। इस कोर्स में आपको सिर्फ अपना टाइम लेकर आना है। ये कोर्स फ्री होने वाला है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, बस आप लोगों को अपना टाइम और अटेंशन यहाँ पर लेकर आना है और आपको HTML सिखाने की गारंटी मेरी। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे मुझे कमेंट में बताएं कि आप लोग का नाम क्या है और आप लोग कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं। ऐसा करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है और कभी भी आप लोगों से मुझे इंटरेक्ट करना पड़ गया तो कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट पड़ा होगा। मुझे HTML में कोड करते हुए बहुत ज़्यादा टाइम हो गया और मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो कि अक्सर लोग मिस कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग ऑडियो, मेन टैग्स, सिमेंटिक टैग्स, SEO, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि लोग मिस करते हैं अक्सर। मैं इस वीडियो में आप लोगों को इन सब चीज़ों को कवर करवाऊंगा और आप लोगों को एक सफल और सक्सेसफुल प्लस प्रॉफिटेबल HTML डेवलपर बनाऊंगा ताकि आप लोगों को एक बहुत अच्छा स्टार्टर मिले और आप लोग बहुत अच्छी वेबसाइट्स बना सके। अब मैं आप लोग को HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट में अंतर एक एनालॉजी के साथ समझाना चाहता हूँ। जो HTML होता है वो इंसान के ढांचे की तरह होता है, यानी कि स्केलेटन की तरह होता है, और जो CSS है वो उस ढांचे के ऊपर लगी खाल की तरह होता है, यानी कि वो उसको ब्यूटीफाई करता है। जैसे हम लोग खूबसूरत दिखते हैं, बिल्कुल वो काम CSS HTML पर करती है। हमारी स्किन हम लोग को, हमारे स्केलेटन को खूबसूरत दिखने में सहायता प्रदान करती है और जो CSS होती है वो HTML को ब्यूटीफुल दिखने में सहायता प्रदान करती है। उसी तरह जिस तरह से हमारा दिमाग, हमारी ब्रेन हमारे अंदर लॉजिक इंपार्ट करती है, बिल्कुल ही उसी तरह जो जावास्क्रिप्ट होती है वो इस HTML प्लस CSS से बनी वेबसाइट को लॉजिक प्रदान करती है। इस बारे में मैंने चैप्टर 0 में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है जहाँ पर मैंने आप लोग को एक और एनालॉजी के साथ इस चीज़ को समझाया है। बट अब हम लोग समझेंगे कि जो बैक एंड होता है और जो फ्रंट एंड होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है और एक बेसिक वेबसाइट किस तरह से काम करती है। जब भी एक क्लाइंट यानी कि एक वेब ब्राउजर www.codewithharry.com जैसी वेबसाइट को वेब सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो वेब सर्वर रिटर्न में उसको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल सेंड करता है। इन HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की फाइल्स को आपका ब्राउजर पार्स करता है और आप लोगों को वो चीज़ दिखाता है जो कि आपको उस वेबसाइट में दिखाई पड़ती है। एक्चुअल में तो कोड आ रहा होता है बट आपका ब्राउजर उसको इतनी अच्छी तरह से पार्स करता है कि आपको एक बहुत खूबसूरत सी वेबसाइट दिखाई पड़ती है। इस वीडियो को मैंने 5 चैप्टर्स में डिवाइड किया हुआ है जहां पर मैंने आप लोग को हर चैप्टर के साथ एक एक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है ताकि आप लोग की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से हो। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है और आप लोगों को जितना भी कोड है वो सारा मैं एज अ जिप फाइल डाउनलोड के तौर पे दे दूंगा। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा कैसे वो सारे कोड्स को डाउनलोड करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। सो गाइस यहाँ पर मैंने बना रखी है चैप्टर 0 की PDF और इस चैप्टर 0 की PDF को जल्दी से मैं यहाँ पर खोलूँगा और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो चैप्टर 0 इंट्रोडक्शन मैंने लिखा हुआ है HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसकी फुल फॉर्म होती है HTML लैंग्वेज ऑफ द वेब होती है। इट इज़ यूज्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स। अब कभी भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मान लो आप codewithharry.com पर जाते हैं, इस तरह की वेबसाइट अगर आप लोग खोलते हैं और इसके बाद आप व्यू पेज सोर्स पर जाते हैं तो आपको इस पेज का एक्चुअल सोर्स देखने को मिलेगा। आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस वेबसाइट को किस तरह से बनाया गया था, क्या क्या चीज़ें हैं जो कि फ्रंट एंड पर इस पर यूज़ हुई हैं, किस तरह के टैग्स यूज़ हुए हैं। अब आप लोग अगर HTML नहीं जानते तो आप लोग को ये टैग्स थोड़े से ओवरवेलमिंग लग सकते हैं, बट लेट मी टेल यू कि ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के लिए आसान बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो HTML की फुल फॉर्म हमने यहाँ पर देखी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, ये लैंग्वेज ऑफ द वेब होती है, यानी कि आप किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी वेबसाइट को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लें, HTML आपको यूज़ करनी ही करनी है अगर आप लोग ब्यूटीफुल वेब पेजेस डिस्प्ले करना चाहते हैं। एज ऑफ नाउ इट इज़ यूज टू क्रिएट वेबसाइट्स। वी यूज़ HTML टैग्स टू डिफाइन लुक एंड फील ऑफ अ वेबसाइट। एक वेबसाइट की लुक एंड फील को डिफाइन करने के लिए हम HTML को इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर मुझे एक लिंक चाहिए तो मैं यहाँ पर अपने HTML टैग के थ्रू स्पेसिफाई करूँगा कि मुझे यहाँ पर एक लिंक चाहिए। अगर मुझे यहाँ पर एक इमेज चाहिए तो मुझे HTML टैग के थ्रू स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ पर एक्चुअल में एक इमेज चाहिए। और अगर मुझे यहाँ पर कुछ टेक्स्ट चाहिए, एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैं HTML टैग्स के सहायता से ये बात स्पेसिफाई कर दूंगा कि यहाँ पर मुझे एक पैराग्राफ चाहिए।
कुछ ऐसा समझ लो कि एक पूरे पेज का कंपोजिशन, जैसे कि आपकी खाने की रेसिपी होती है जिसमें आपके बहुत सारे खाने मिले हुए होते हैं, खाने मतलब इंग्रेडिएंट्स मिले हुए होते हैं अलग अलग तरह के, और आपकी एक रेसिपी बनती है। फॉर एग्जांपल केक में अगर आपको चॉकलेट डालना है, एग डालना है, ये सारी चीज़ें अगर आप लोग को डालनी है तो आप लोग को उसी तरह से बिल्कुल HTML वेब पेज में आपको डालने हैं ये सारे के सारे HTML टैग्स। अब जिस तरह से आप लोग जब खाना बनाते हैं, रेसिपी होती है किसी भी सब्ज़ी की, किसी भी तरह के पकवान की, उसमें एक हिसाब से आप लोग सब्जियों को डालते हैं, जो भी आपकी सामग्री है उसको अपने हिसाब से डालते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 10 चम्मच जो है मिर्च डाल दिए और 20 चम्मच नमक डाल दिए। सबका एक हिसाब होता है क्या चीज़ पहले डालनी है, क्या चीज़ बाद में डालनी है। उसी तरह HTML टैग्स का भी एक हिसाब है कि आपको कौन सा टैग पहले यूज़ करना है, कौन सा टैग आपको बाद में यूज़ करना है। ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जो है आपको हिसाब से करनी पड़ती हैं। अब यहाँ पर आप देखो, HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML is the language of the web. It is used to create websites. We use HTML tags to define look and feel of a website. With understanding of these tags and how to put them together, we can create beautiful websites easily. हम एक बहुत अच्छी वेबसाइट बना सकते हैं सारे के सारे टैग्स की अंडरस्टैंडिंग के साथ। और किस तरह से इन सारे के सारे टैग्स को हम लोग एक साथ ला सकते हैं, अगर हमको इस चीज़ की समझ है तो हम बहुत अच्छी वेबसाइट्स को बना सकते हैं। जिस तरह से मैंने यहाँ पर ये codewithharry.com बनाई, ये मैंने HTML की नॉलेज इसमें बिल्कुल लगाई जब भी मैंने इसको बनाया था। किसी भी तरह की आप वेबसाइट बनाएंगे उसमें HTML की नॉलेज ज़रूर से लगेगी। तो एक सबसे बड़ा सवाल जो लोगों के दिमाग में होगा इस टाइम पर मेरी ये सारी बातें सुन के कि यार जब HTMल से सब कुछ हो जाता है तो CSS और जावास्क्रिप्ट की क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ, HTML सिर्फ आपके पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए, आई रिपीट, आपके पेज के लेआउट को डिफाइन करने के लिए है। सिर्फ एक बेयर बोन पेज स्ट्रक्चर है, आपने उसमें कुछ डिज़ाइंस ऐड नहीं किए हैं, कोई स्टाइल ऐड नहीं किया है। अगर आप लोग CSS इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपकी वेबसाइट में दिखाता हूँ कैसी दिखेगी। मैं इस वेबसाइट से HTML सिर्फ रखूँगा इस वेबसाइट में और इसमें से CSS में हटा दूंगा। तो जितनी भी CSS स्टाइल शीट्स लगी हुई हैं, और आपको आने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, मैं सिर्फ यहाँ पर CSS स्टाइल शीट्स आपको हटा कर दिखा रहा हूँ। और ये देखो, जब मैंने यहाँ पर CSS स्टाइल शीट्स हटाई तो ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब आप लोग को ये आने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे हटाते हैं स्टाइल शीट्स, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। बट मैं बस आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि CSS की स्टाइल शीट्स अगर मैं हटा दूँ तो ये जो है इस तरह से दिखेगी, ठीक है। तो CSS किस लिए होता है, अगर मैं आप लोगों से अभी पूछूँ तो आप लोग को पता चल गया। CSS सारी की सारी डिज़ाइंस, जो भी चीज़ें होती हैं डिज़ाइन की, वो यहाँ पर आपकी CSS संभालता है। अब ये जो वेबसाइट है मैंने ख़राब नहीं करी है, सिर्फ मैंने फ्रंट एंड पर चेंज करी थी, और आप लोग को भी चेंज करना सिखाऊंगा फ्रंट एंड पर। ये बैक एंड पर चेंज नहीं हुई है, यानी कि codewithharry.com मैंने सबके लिए चेंज नहीं करी है। मैंने codewithharry.com जो है सिर्फ यहाँ पर इस पर्टिकुलर ब्राउज़र पे चेंज करी है। अब देखो मैंने रिलोड किया पेज तो सब कुछ वापस आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये कलर ग्रीन होगा या ब्लू होगा या रेड होगा, कौन सा बटन कहाँ होगा, कौन सा बटन किसके नीचे होगा, किसके पीछे होगा, किसके आगे होगा, किसके राइट में होगा, किसके दाएँ होगा, किसके बाएँ होगा, ये सारी की सारी चीज़ें CSS के थ्रू आप लोग स्पेसिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर जो है CSS के थ्रू आप लोग ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई करते हो, और यहाँ पर हम लोगों ने इसीलिए CSS को ऐड किया हुआ है। तो CSS अगर मैं आप लोगों से पूछूं तो CSS स्टाइलिंग ऐड करने के लिए होता है किसी भी पेज पर। जावास्क्रिप्ट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, जावास्क्रिप्ट इस्तेमाल होता है टू प्रोग्राम लॉजिक फॉर द पेज लेआउट। एक किसी भी पेज लेआउट के लिए अगर आप लोग को लॉजिक प्रोग्राम करना है, फॉर एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर वेबसाइट का एग्जाम्पल लूँ तो ये लॉजिक के थ्रू चल रहा है कि पहले ये सारा लिख कर आए, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग लिख कर आए, फिर उसके बाद वेलकम टू कोड विद हरी लिख कर आए। ये सब मैंने जावास्क्रिप्ट की सहायता से किया है। कुछ भी यहाँ पर मैंने क्या चीज़ को क्लिक करने पर क्या हो, कैसे हो, कब हो, ये सारी की सारी चीज़ें मैं किस तरह से लिखूंगा, ये सारी की सारी चीज़ें मैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से लिखूंगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट की सहायता से हम लोग लॉजिक को प्रोग्राम कर सकते हैं। हम लोग कुछ इस तरह की बातें स्पेसिफाई कर सकते हैं कि यार अगर इस बटन पर मेरा यूज़र क्लिक करे तो कुछ ऐसा हो, क्या पेज रिलोड हो या ना हो, ये सारी चीज़ें हम लोग स्पेसिफाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट से। अगर कोई भी यूज़र अपने माउस को लेकर आए इस बटन के पास तो लेटर से उसको अलर्ट दिखा दो, इस तरह की चीज़ें अगर मुझे स्पेसिफाई करनी है तो मैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से कर सकता हूँ। जावास्क्रिप्ट लॉजिक प्रोग्रामिंग के काम आता है। कैसे आता है ये सब पता चलेगा आगे आप लोगों को। व्हाट हैपन्स व्हेन अ यूज़र ओवर्स ऑन अ टेक्स्ट व्हेन टू हाइड और शो एलिमेंट्स। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एलिमेंट को हाइड या शो करना है तो आप ये कर सकते हो जावास्क्रिप्ट की सहायता से। आप जावास्क्रिप्ट में कोड लिख सकते हो किसी भी एलिमेंट को हाइड करने के लिए। मैं आपको एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखाऊंगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर इसको नीचे लेकर आता हूँ, मुझे फॉर सम रीज़न ये नीचे पसंद है, पता नहीं क्यों।
आप यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो मैं यहाँ पर अपना जावास्क्रिप्ट कंसोल खोलूंगा जहाँ पर मैं अपनी जावास्क्रिप्ट लिख सकता हूँ और यहाँ पर मैं जल्दी से लिखूंगा document.body.style.background color is equal to red। आई रिपीट, मैंने ये लाइन लिखी है, जावास्क्रिप्ट की लाइन है जो कि कहती है कि आप बॉडी के बैकग्राउंड को रेड कर दो। और यहाँ पर देखना मेरी बॉडी जो है, जैसे मैं इस पर एंटर मारूंगा यहाँ पर, जैसे मैंने इंजेक्ट करी है जावास्क्रिप्ट, ये देखो रेड हो गई। यहाँ पर आप देख रहे हो। अब ये चीज़ें कैसे करते हैं मैं आप लोग को चैप्टर 1 में बताऊंगा, आगे बताऊंगा मैं ये सब चीज़ें कि आप लोग कैसे कर सकते हो। बट अभी के लिए बस मैं आप लोग को बताना चाहता था किस तरह से आप लोग कंट्रोल कर सकते हो अपने पेज को। अब आप में से कई लोग सोचोगे ये तो स्टाइलिंग में आता है, बैकग्राउंड कलर तो स्टाइलिंग में आता है। नहीं, आप बैकग्राउंड कलर को CSS से तो चेंज कर सकते हो, लेकिन जावास्क्रिप्ट से आप उसको कंट्रोल भी कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट से आप लोग कुछ ऐसी बातें कर सकते हो कि यार इस चीज़ को हाइड कर दो, इस चीज़ को शो कर दो, कितनी देर में हाइड करना है, कितनी देर में शो करना है, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की सहायता से। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। मैं पेज रिलोड करूंगा, अगेन ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आप लोग को मालूम ही है। अब यहाँ पर एक खूबसूरत सी एनालॉजी को देख लेते हैं। एक ब्यूटीफुल एनालॉजी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, बहुत बड़ी एनालॉजी है इसलिए मैंने इसको ब्यूटीफुल कहा है। HTML अगर आपके कार की बॉडी है, लेट अस अज्यूम कि आप लोग जो है कार बनाते हैं, ठीक है, अगर नहीं भी बनाते हैं तो एज्यूम करने में कुछ नहीं आता है। और मैं यहाँ पर कोई यूट्यूब पर वीडियो देखूंगा जो कि कार मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित हो, और यहाँ पर कार के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पर आधारित एक वीडियो मुझे यहाँ पर मिल गया है। और यहाँ पर आप लोग देखो कि ये जो कार्स हैं वो यहाँ पर जो इनकी बॉडी है, जब इस पर कलर वगैरह नहीं हुआ है, आप कुछ ऐसा समझ लो कि HTML है, ठीक है, ये HTML है, ये क्या है HTML। और इसके बाद इस पर अगर मैं कलर कर दूं और इस पर डिज़ाइंस वगैरह बना दूं, इसकी डिज़ाइन वाली लाइट्स वगैरह रख दूं, टेल लाइट्स, हेडलैम्प्स, और आपकी विंडशील्ड लगा दूं अच्छी सी, और कुछ ऐसा बना दूं कि देखकर लगे कि वाह यार क्या गाड़ी जा रही है, यार इस गाड़ी का क्या डिज़ाइन है। अभी इस गाड़ी को देखकर कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि यार इस गाड़ी का क्या डिज़ाइन है। कुछ गाड़ियाँ होती है ना स्पोर्ट कार टाइप की, मतलब आप कहोगे देखकर कि यार क्या डिज़ाइन है इस कार का। उस तरह की गाड़ियाँ अगर आप लोग देखो तो उसमें एक तो उसका जो ढांचा है वो बना हुआ है, उसी के साथ साथ उस पर डिज़ाइनिंग पर मेहनत हुई है। तो उसी तरह HTML से आप लोग ढांचा बनाते हो एक वेब पेज का, और CSS से आप उसको डिज़ाइन करते हो। तो अगर हम इसको आगे देखें, आई होप कि इन्होंने इस पर कलर वगैरह करके इसको अच्छा बनाया होगा। और BMW की जो भी कार है ये और अच्छी दिखेगी ये। तो ये देखो, ये आगे जाकर इन्होंने दिखाई नहीं है यार गाड़ी अच्छी, देखो ये अच्छी लग रही है। अभी यहाँ पर इन्होंने कलर वगैरह कर दिया, इस पर सब कुछ कर दिया, थोड़ा सा ये अच्छी लग रही है, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि एक बार कार जो है आपकी पहले वैसी थी और अब कुछ ऐसी हो गई। इस तरह की कार्स आपको बहुत अच्छी लगेंगी देखने में। बट मैं यहाँ पर आप लोगों को कुल मिलाकर ये बताना चाहता हूँ कि जो CSS है वो स्टाइलिंग के लिए इस्तेमाल होती है। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट आप कुछ ऐसा समझ लो कार का इंजन, यानी कि लॉजिक, कब ब्रेक लगें, कितनी तेज़ ब्रेक लगें, कितने प्रेशर पर दबाने पर, ठीक है, कैसे गियर्स को चेंज करना है, गियर चेंज कर क्या हो, ये सारी चीज़ें आप कुछ ऐसा समझ लो कि जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। यूज़र गियर चेंज करे तो क्या हो। अब ज़रा सोचो, एक बहुत अच्छी सी गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन उसके गियर्स ही काम नहीं करते, इंजन ही स्टार्ट नहीं होता, तो वो गाड़ी भी बेकार है। तो कुछ ऐसा ही समझ लो HTML CSS जावास्क्रिप्ट का एक वेबसाइट पर कुछ इसी तरह का रोल होता है कि जो HTML होता है वो ढांचा होता है, CSS जो होती है हमारी वो क्या होती है, वो डेकोरेशन होती है, और जो जावास्क्रिप्ट होता है वो फ्रंट एंड लॉजिक होता है। फ्रंट एंड लॉजिक क्यों बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि क्लाइंट साइड का लॉजिक जो होता है, जो लॉजिक आपका यूज़र भी देख सके, उस तरह का लॉजिक जावास्क्रिप्ट होता है। और जो बैकएंड का लॉजिक होता है वो तो हमसे छुपा हुआ होता है, जहाँ से भी ये वेबसाइट आ रही है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जेंगो में बनी है वेबसाइट, तो जेंगो का बैकएंड क्या लॉजिक यूज़ कर रहा है वो मैं नहीं देख सकता, मैं सिर्फ फ्रंट एंड का लॉजिक देख सकता हूँ। मैं इसका लॉजिक देख सकता हूँ कि किस तरह से चल रहे हैं। एक बार सारा का सारा लॉजिक आ गया तो फ्रंट एंड पर जो भी लॉजिक चल रहा है वो मैं देख सकता हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज है तो मत होना यार, बिल्कुल भी, बस इतना समझो कि जावास्क्रिप्ट लॉजिक आप लोग का प्रोग्राम करती है इस तरह की, कौन से बटन पर क्या क्लिक करने पर हो, ठीक है, कौन से बटन को क्लिक करके कितनी देर में एक्शन लिया जाए, जो भी आपका ब्राउज़र एक्शन ले रहा है, फॉर एग्जांपल कुछ इमेज वगैरह डिस्प्ले कर रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया। विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू बिल्ड ब्यूटीफुल लेआउट्स इन दिस कोर्स। हम बहुत जल्दी अच्छे अच्छे लेआउट्स को बनाना सीखेंगे। हम VS कोड को इंस्टॉल करेंगे। अब आप में से कई लोग सोचोगे कि यार क्या हम लोग VS कोड को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है, और हमें एक बेसिक HTML वेबसाइट लिखने के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें भी इंस्टॉल करनी पड़ती हैं क्या? लेट मी आंसर दीज क्वेश्चंस। नहीं, हमें वेबसाइट्स को बनाने के लिए बिल्कुल भी कुछ फैंसी करने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर मैं एक नोटपैड फाइल बनाऊँ, मैं यहाँ पर लिखूँ न्यू, और इसके बाद मैं लिखूँ टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और इसका नाम मैं लिख दूँ codewithharry.html, और एक HTML फाइल को .htm या फिर .html एक्सटेंशन के थ्रू आप लोग सेव कर सकते हैं, ठीक है।
ये फाइल मैंने बना ली, कह रहा है कि आपकी जो फाइल है ये आप txt से html चेंज कर रहे हैं एक्सटेंशन, इज इट फाइन? येस इट इज़ फाइन, मैंने जानबूझकर चेंज करी है। अब मैं इस पर राइट क्लिक करके ओपन विद करूँगा और मैं इसको नोटपैड से खोलूँगा। मैं सिंपल नोटपैड से खोलूँगा जो कि हर मशीन में होता है। अगर आप लोग मैक वगैरह यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप लोग लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो एक बेसिक एडिटर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू शिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आ जाओ और हम लोग क्या करेंगे कि राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करेंगे और अंधाधुन इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, ठीक है। सिंपल पेस्ट किया। मैं बता रहा हूँ आपको, ये वेबसाइट आपकी इस तरह की अच्छी तरह से 100% नहीं दिखेगी क्योंकि कुछ स्टाइल्स ऐसे हैं जो कि मैं इस सर्वर के रूट से यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम लोग उन सब चीज़ों में नहीं पढ़ेंगे, बस हम इस तरह की समझ रखेंगे कि इट्स नॉट दिस ईजी कि किसी भी वेबसाइट का राइट क्लिक करके हमने व्यू पेज सोर्स करके कोड कॉपी कर लिया और उसके बाद एक नोटपैड में पेस्ट कर दिया तो आप उस वेबसाइट को कॉपी कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बट कुछ हद तक होता भी, हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने सेव कर दिया इसको, मैंने यहाँ पर इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड किया। मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद नोटपैड करूँगा, ठीक है। और उसके बाद मैंने इसमें सारा का सारा टेक्स्ट करके इसको सेव किया Ctrl+S करके। अब मैं इसको खोलूँगा गूगल क्रोम में और आप लोग देखना कुछ हद तक ये हो गई वैसे कि वैसी, जैसी मेरी जो वेबसाइट है दिखाई देनी चाहिए थी, कुछ हद तक हो गई है। देखो कुछ हद तक हमने codewithhari.com को कॉपी कर लिया बट 100% कॉपी नहीं किया। देखो यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। उसका रीज़न भी समझेंगे और यहाँ पर आने वाले चैप्टर्स में हम लोग उनका रीज़न हम लोग अच्छे से समझेंगे। बट अभी आप लोग कुछ ये समझ लो कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है डाउनलोड। आप यहाँ पर देखो यहाँ पर ये इमेजेस मिसिंग हैं और ये जो स्टाइल शीट्स वगैरह थी इनको डाउनलोड होने में टाइम लगा। चल तो रहा है काफ़ी हद तक, कुछ इमेजेस मिसिंग है बस। बट यहाँ पर अगेन आप लोग अगर ब्लॉग पर क्लिक करोगे तो देखो नहीं चल रहा है, ये रिडायरेक्ट नहीं कर रहा है सही जगह पर। तो कुल मिलाकर कुछ हद तक आप वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो बट 100% नहीं, इतना आसान नहीं होता है वेबसाइट को कॉपी करना, ठीक है। अब अगर आप लोग को अंडरस्टैंडिंग है तो आप कर भी सकते हो, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट इतना भी आसान नहीं होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम लोग देखेंगे उन सब चीज़ों को। बट अभी हम लोग यहाँ पर इस बात की समझ रखेंगे बस कि हम लोग नोटपैड से भी कोडिंग कर सकते हैं। बट नोटपैड से कोडिंग करने की सबसे बड़ी ड्रॉबैक पता है क्या है कि आप लोग को बिल्कुल भी आपकी IDE या फिर टेक्स्ट एडिटर के थ्रू सपोर्ट नहीं होता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक VS कोड जैसा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हो या फिर आप एक फुली फ्लेज्ड IDE यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल ड्रीम वीवर या बहुत सारी चीज़ें हैं यार, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं आजकल मार्केट में। मैं तो पर्सनली VS कोड सबको रेकमेंड करता हूँ क्योंकि VS कोड में सब कुछ हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। मैंने नोट्स में भी ये बात लिखी हुई है। मैं इसको बंद कर देता हूँ सारी टैब्स को। वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ अ चॉइस। वो नोटपैड भी हो सकता है बट नोटपैड को यूज़ करना एक बड़ी वेबसाइट को बनाते समय बेवकूफ़ी होगी। क्यों? क्योंकि नोटपैड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो सारी चीज़ें टाइप करनी पड़ेंगी। VS कोड यूज़ कर रहे हो तो कुछ VS कोड भी सजेशंस दे देता है जब आप टाइप करते जाते हो। तो अब देखो VS कोड कैसे इंस्टॉल करना है। आप लोग को एक नई टैब खोलनी है, आप लोग को लिखना है डाउनलोड VS कोड, ठीक है। और आप अगर मैक वगैरह में है, लिनक्स में है, उसके हिसाब से डाउनलोड कर ले। मैं विंडोज़ में हूँ तो मैं 64 बिट विंडोज़ में हूँ, यूज़ इंस्टॉलर। मैं यहाँ पर 64 बिट पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूँगा और ये देखो मेरा VS कोड जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। बहुत जल्दी डाउनलोड होता है अगर आपकी इंटरनेट स्पीड अच्छी है, जैसे कि मेरी तो काफ़ी अच्छी आ रही है इंटरनेट स्पीड, ठीक है। तो आप लोग क्या करें, इसको डाउनलोड कर लें और डाउनलोड करने के बाद आप लोग को सिंपली इसको ओपन करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। एक आध बातें आप लोग को बताना चाहता हूँ। इसको इंस्टॉल करते समय आप लोगों को कुछ ऑप्शंस को चेक करना पड़ेगा, यानी कि कुछ बॉक्सेस आपको दिखाए जाएंगे, उस पर आपको टिक मारना पड़ेगा। मैं इसके डाउनलोड होने तक का इंतज़ार करता हूँ और ये डाउनलोड हो चुका है। इसको हम लोग जब खोलेंगे और इसको रन करेंगे तब आप लोग यहाँ पर देखो कि एग्रीमेंट को पढ़ने के बाद एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करो और कुछ ऑप्शंस आप लोग को चेक करने हैं। ये सारे ऑप्शंस मैंने चेक कर रखे हैं। देखो मैंने कहा रखा है कि ऐड ओपन विद कोड एक्शन टू विंडोज एक्सप्लोरर, फाइल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, add open with code action to Windows Explorer, directory context menu, register code as an editor for supported file types, add to path। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है और मैं बताऊंगा इनको चेक करके होगा क्या। अभी नेक्स्ट पर क्लिक करें, इंस्टॉल पर क्लिक करें, फिर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसके बाद भी मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और अगर आपने गलत इंस्टॉल कर लिया है, जैसे मान लो आप लोग अगर उन ऑप्शन को चेक करना भूल गए तो आप लोग दोबारा से रन करके, जैसे मैंने अभी रन कर दिया, आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। आपका नुकसान नहीं होगा, कोई फाइल्स वगैरह इतनी आपकी महत्वपूर्ण नहीं जाने वाली हैं, ठीक है। मैं लॉन्च नहीं करूँगा इसको, फिनिश पर क्लिक करूँगा और एक बार आपने ये सारी स्टेप्स को फॉलो कर लिया एक्जैक्टली जैसे मैंने बताया VS कोड को जैसे मैंने बोला है वैसे आपने अगर इंस्टॉल किया है तो आप लोग यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा ओपन विद कोड, ठीक है। क्योंकि हमने वहाँ पर बोला था, जब इंस्टॉल कर रहे थे हमने बोला था कि हमें ये ऑप्शन चाहिए। आप ओपन विद कोड पर क्लिक करें। ओपन विद कोड पर क्लिक करने के बाद ये जो डायरेक्टरी है आपकी, ये जो डायरेक्टरी है इसकी सारी फाइल्स आप लोग को यहाँ पर दिखाई देंगी।
यहाँ पर नहीं, यहाँ पर दिखाई देंगी, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बना सकते हो और यहाँ पर क्लिक करके नया फोल्डर बना सकते हो। अगर आप पहली बार VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो डरना मत, क्योंकि आप लोग यार यूज़ टू हो जाएंगे एक बार आपने यूज़ कर लिया VS कोड तो, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करना है और कोई भी फाइल आप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग this.txt बना सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, दिस इज़ सम कंटेंट ऑन दिस फाइल, ठीक है। सेव कर लें आप लोग। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है अपने एक्सटेंशंस वाली टैब में, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है जो कि है लाइव सर्वर। अब आप में से कई लोग शायद इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं और आपको पता ना हो कि लाइव सर्वर क्या होता है, क्यों होता है। आप इंस्टॉल करें इसको, ठीक है, लाइव सर्वर को। इंस्टॉलिंग करते करते इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो गया है और मैं किसी भी फाइल को लाइव सर्वर से खोल सकता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे cwh.html जो हमने बनाई है फाइल, अगर मैं राइट क्लिक करूँ इस फाइल पर और लिखूँ ओपन विद लाइव सर्वर, यानी कि क्लिक करूँ ओपन विद लाइव सर्वर पर, ठीक है। आप देखो यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा और ये मुझसे कुछ पूछ रहा है, मैं इसको कैंसिल करूँगा। और ये करने के बाद आप देखो कि ये एक लाइव सर्वर बना देता है मेरे लिए, एक वेबसाइट के जैसा सर्वर बना देता है और उसके बाद मुझे सारी फाइल्स डिस्प्ले करता है। आप डायरेक्टली भी डबल क्लिक करके खोल सकते हो इन फाइल्स को, आप यहाँ पर इस पर डायरेक्टली भी डबल क्लिक करके खोल सकते हो। बट ये मेथड जो है ये काफ़ी रिकमेंडेड है, क्योंकि ये एक वेब सर्वर आप लोगों के लिए बना देता है। और अगर आप लोग वेब सर्वर इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेब सर्वर इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपकी फाइल्स एक्चुअली सर्वर के द्वारा ही सर्व की जाएंगी जब आप बनाएंगे अपनी वेबसाइट, होस्ट करेंगे किसी जगह पर। तो अगर आप लोग शुरू से ही एक सर्वर के थ्रू सर्व करें अपनी फाइल्स को तो चीज़ें जो है आइडेंटिकल रहती हैं। एंड दिस मेथड इज़ हाईली रिकमेंडेड इस मेथड के कंपैरिजन में, ठीक है। सो इसको भी मैं बंद करूँगा, इसको भी बंद करूँगा और आई होप कि आपने अभी VS कोड इंस्टॉल कर लिया। वी कैन यूज़ एनी टेक्स्ट एडिटर ऑफ अ चॉइस। वंस अगेन मैं आपको बता दूँ, हियर आई एम यूजिंग VS कोड बिकॉज इट इज़ लाइट वेट, ओपन सोर्स फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, ओपन सोर्स है, लाइट वेट है। आपको सिंपली गूगल पर जाना है, टाइप करना है VS कोड, इसको इंस्टॉल कर लेना है जिस तरह से मैंने इंस्टॉल किया। और यू कैन इवन राइट HTML इवन इन नोटपैड, यू कैन राइट HTML इवन इन नोटपैड। टेक्स्ट एडिटर्स लाइक VS कोड जस्ट मेक्स दीज थिंग्स ईजियर। हम लोग देखेंगे किस तरह से VS कोड जो है इन सब चीज़ों को आसान बनाता है। मैं यहाँ पर इस फाइल को जो CWH है, मैं यहाँ पर इसको एक ब्लैंक फाइल बना देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से VS कोड आपको फैसिलिटेट करता है अच्छे वेब डेवलपमेंट में। अगर आप एक्सक्लेमेशन मार्क मारें और एंटर मारें तो आपको ये टेम्पलेट जो है ऑटोमेटिकली मिल जाती है VS कोड में, ठीक है। तो ये तो सिर्फ एक हमारा छोटी सी चीज़ थी। आप ऑल्ट दबाएंगे और अपर वाला एरो की दबाएंगे तो आप देखो ये इसको आप मूव कर सकते हो, आप मूव कर सकते हो इन सब चीज़ों को। इनफैक्ट इस लाइन को मूव कर सकते हो ऊपर नीचे इस तरह से, ठीक है। सो आप लोग अगर इस तरह से ये सब चीज़ें कर पाओगे तो आप लोग डेफिनेटली एक फास्ट वेब डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, कंपेयर टू अगर आप नोटपैड में कोडिंग करो। नोटपैड में कोई कोडिंग नहीं करता है। हम लोग VS कोड इस तरह के फीचर्स के लिए, फॉर एग्जांपल लाइव सर्वर, ये लाइन को मूव करना, लाइन को डुप्लीकेट कर पाना, इन सब फीचर्स को यूज़ करने के लिए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स को सेट करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। कंट्रोल दबाकर मैं जूम कर सकता हूँ अगर मैं अपनी सेटिंग्स पर जाऊँ और इसके बाद मैं अपनी ये वाली सेटिंग्स को ऑन कर दूँ। माउस व्हील से आप लोग जूम कर पाओ इस वाली सेटिंग को अगर मैं चेक कर दूं तो मैं इस तरह से जूम कर सकता हूं, ठीक है। सो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हम लोग सीखने के लिए VS कोड जो है यूज़ करते हैं। इन सारी की सारी चीज़ों का आनंद उठाने के लिए मैं कहूँगा VS कोड को हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। नोटपैड पे तो कुछ भी नहीं होता है, फॉन्ट साइज़ के लिए भी आपको काफ़ी बटन दबाने पड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग नोटपैड यूज़ नहीं करेंगे, बट नोटपैड हम यूज़ कर सकते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। अब हम लोग चलेंगे चैप्टर 1 की तरफ, जहाँ पर हम लोग अपनी पहली वेबसाइट बनाएंगे, चीज़ों को देखेंगे, index.html क्या होता है इसको देखेंगे और एक वेब पेज के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है वेब पेज का। लेट्स मूव टू चैप्टर 1 नाउ। सो गाइस अब आप लोग मूव करेंगे चैप्टर 1 की तरफ। हम लोग इसको खोलते हैं। सबसे पहले हमारा चैप्टर 1 क्रिएटिंग अ फर्स्ट वेबसाइट है, जो कि हमको ये बताएगा कि किस तरह से हम लोग अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हर वेबसाइट जो है वो HTML से बनी होती है मोस्टली, और वी स्टार्ट बिल्डिंग अ वेबसाइट बाय क्रिएटिंग अ फाइल नेम्ड index.html। तो यहाँ पर एक काम करूँगा, मैं अपना VS कोड खोलूँगा। मेरा जो VS कोड है वो खुला हुआ है इस वाले फोल्डर में। कौन से फोल्डर में? HTML0 वाले फोल्डर में। मैं चाहता हूँ कि मैं इस फोल्डर में ना VS कोड को खोलकर इस वाले फोल्डर में खोलूँ, क्योंकि वो चैप्टर 0 था। चैप्टर 0 का जो काम मैंने करवाया वो मैंने यहाँ पर करवाया था इस डायरेक्टरी में। अब मैं चाहता हूँ जो चैप्टर 1 का काम होगा वो मैं चाहता हूँ वो हो यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करूँगा
ओपन विद कोड पर क्लिक करूंगा और ओपन विद कोड पर जैसे ही मैंने क्लिक किया आप लोग देख सकते हो ये फोल्डर खुल गया। क्या हमारा पुराना फोल्डर बंद हुआ VS कोड से? नहीं, हमारा पुराना फोल्डर भी खुला हुआ है। हम इसको बंद करेंगे, इसको बड़ा करेंगे और यहाँ पर एक फाइल बनाएंगे index.html। index.html ही क्यों बनाई हमने फाइल? क्या हमारे पास कोई दूसरा नाम नहीं था? हमने index.html ही नाम क्यों दिया इस फाइल को? index.html एक स्पेशल नाम होता है फाइल का जो कि आप लोगों के वेब सर्वर को ये बताता है कि कभी भी आपकी वेबसाइट पर जाएं तो index.html वाले पेज से शुरुआत करें। आई रिपीट, ये शुरुआती पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां से आपकी वेबसाइट दिखना स्टार्ट होती है। मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को नोट्स में दिखाता हूँ मैंने क्या लिखा है। ये एक स्पेशल फाइल नेम है विच इज प्रेजेंटेड व्हेन द वेबसाइट रूट एड्रेस इज टाइप्ड। फॉर एग्जाम्पल codewithharry.com अगर प्योरली HTML वेबसाइट है तो codewithharry.com का जो index.html पेज है वो सबसे पहले प्रेजेंट किया जाएगा जब भी कोई codewithharry.com पर जाता है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब एक बेसिक HTML पेज जो कि हमने जनरेट किया था उसको देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक एक्सक्लेमेशन मार्क मारूंगा और आप लोग यहाँ पर देखो एमेट एब्रीविएशन लिखकर आ गया। इसका क्या मतलब है? व्हाट इज एमेट एब्रीविएशन? एमेट हमारे पास एक टूल है जो कि हम लोगों को मदद करता है HTML, CSS ये सारी चीज़ें अच्छे से लिखने में। तो एमेट एक प्लगइन होता है जो कि वेब डेवलपर्स को CSS और HTML बहुत अच्छी तरह से लिखने में सहायक होता है। मैं जैसे यहाँ पर एक एक्सक्लेमेशन मार्क मारकर एंटर मारूंगा, आप लोग यहाँ पर देखो मुझे ये टेम्पलेट, ये जो बॉयलर प्लेट कोड है HTML का वो जनरेट होकर मिल जाएगा। अगर मैं यही कुछ इस तरह से ये जो दूसरा वाला है ये स्टार्ट करूँ, मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूं तो मुझे सिर्फ ब्लॉक टाइप HTML देखने को मिला। उसी तरह मैं कई चीज़ें कर सकता हूं। हम थ्रू आउट दिस कोर्स देखेंगे कि इस तरह की एमेट एब्रीविएशंस को किस तरह से इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क मारा तो आप लोग देखो कि ये जो सारा का सारा हमारा बॉयलर प्लेट कोड है वो यहाँ पर जनरेट होकर मिल गया। index.html के अंदर आप लोग देखो, मैं बॉडी के अंदर अगर डालता हूँ H1, और H1 क्या है अभी के लिए छोड़ दो, दिस इज़ अ हेडिंग, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, एक पैराग्राफ लिखूंगा और लिखूंगा दिस इज़ अ पैराग्राफ। ठीक है, और अभी ये हेडिंग और पैराग्राफ क्या है अभी के लिए हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि हम सिर्फ एक कोई भी HTML पेज जनरेट करना चाहते हैं और उसको लाइव सर्वर में ओपन करना चाहते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं ये देखना कि हमारा पेज किस तरह से दिखाई देगा हमारे सर्वर में जब वो जाएगा। आप देखो जैसे ही मैंने लाइव सर्वर में इस पेज को खोला तो यहाँ पर URL में क्या लिखा है 127.0.0.1:5500 जो कि हमारा एक सर्वर है जो कि लाइव सर्वर एक्सटेंशन ने बनाया। इस सर्वर को बनाने के बाद क्या हो रहा है कि ये index.html पेज को इस सर्वर से मुझे डिस्प्ले कराकर दे रहा है। बट मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं index.html ना लिखूं तब क्या होगा? अगर मैं index.html यहां पर अपने URL बार में टाइप ना करूं तब भी मुझे यही पेज प्रेजेंट किया जाएगा। दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। अगर मेरे पेज का नाम index.html नहीं होता, मान लो मैं इस फाइल को रीनेम कर दूं, मान लो मैं इस फाइल को F2 दबाकर विंडोज में index.html ना करके कुछ फालतू नाम दे दूं इसको, ठीक है, या फिर एक काम करता हूं मैं इसको this.html दे देता हूं, एक रैंडम सा नाम दे रहा हूं, ठीक है, किसी का नाम भी लिख सकते हो, मैं harry.html लिख देता हूं इसको। क्या अगर मैं इसको harry.html कर दूंगा, क्या मुझे सर्वर में जाने के बाद कुछ दिखाई देगा? नहीं। आप लोग देखो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि भाई आपके पास इस सर्वर रूट में 3 फाइल्स हैं, कौन सी देखना चाहते हो? पहले क्या हो रहा था, index.html थी तो मुझे वो index.html ही दिखा रहा था। वो मुझसे कह रहा था कि आपके पास एक index.html फाइल है इसलिए मैं इसको दिखाऊंगा, क्योंकि index.html एक स्पेशल नेम होता है जो कि आपको डिस्प्ले कराया जाता है जब आप लोग किसी भी एक सर्वर की रूट में जाते हैं। इसलिए index.html एक स्पेशल नाम है। इस स्पेशल नाम का जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। कभी भी आप लोग वेबसाइट्स बनाएं तो मुझे F2 दबाना है यार, F2 दबाना है कीबोर्ड पर और इसको index.html लिखना है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हो। और index.html लिखने के बाद मैं इसको रिलोड करूँगा तो देखो मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ पर आ गया है। इस बेसिक HTML पेज को हम लोग देखते हैं कि ये क्या है, क्या चीज़ क्या कह रही है। अगर मैं codewithharry.com पर जाता हूँ तो codewithharry.com का भी अपना पेज सोर्स है, उसमें भी ये सारे के सारे टैग्स हैं। हम लोग ये देखेंगे कि ये सारे के सारे जो टैग्स हैं एक बेयर मिनिमम पेज में, उसको किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं, क्या चीज़ क्या होती है। सबसे पहले डॉक टाइप HTML देखने को मिलता है हमको सारी वेबसाइट्स में। स्पेसिफाई करता है कि ये एक HTML5 डॉक्यूमेंट है, ये HTML5 यूज़ कर रहा है। HTML टैग क्या होता है? ये रूट होता है एक HTML पेज का। हेड में क्या होता है? पेज का मेटा डेटा होता है। मेटा डेटा का क्या मतलब होता है? इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा, यानी कि कोई डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है उसके बारे में और जानकारी, मेटा डेटा, उसको मेटा डेटा बोलते हैं। डेटा क्या होता है? डेटा होती है इन्फॉर्मेशन, ठीक है।
डेटा आपको पता है क्या होता है, किसी का मान लो आप नाम, पता, फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें स्टोर करें, वो डेटा है, ठीक है। मेटा डेटा क्या होता है, उस डेटा के बारे में भी डेटा, यानी कि ये पेज अपने आप में एक डेटा है, बट मेटा डेटा का मतलब इसके बारे में भी डेटा, इस पेज के बारे में डेटा कि यार ये पेज का डिस्क्रिप्शन क्या है, इस पेज का टाइटल क्या है, ये पेज जो है इसका और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी स्टाइल शीट यूज़ कर रहा है, वो सारी की सारी चीज़ें हेड के अंदर आती हैं, ठीक है। हम लोग देखेंगे हेड के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसके बाद हेड जैसे ही मैंने ओपन किया ये टैग, मुझे क्लोज भी करना पड़ेगा, ठीक है। हमको ऑलमोस्ट सारे के सारे HTML टैग्स जो है उनको ओपन करना पड़ता है और उसके बाद उनको क्लोज करना पड़ता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हमें नहीं करना पड़ता है, वो एम्प्टी टैग्स कहलाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टैग्स जो हम इस तरह से पेज में यूज़ करते हैं जिसके अंदर कंटेंट होता है उसको हमें क्लोज करना पड़ता है। हेड मैंने यहाँ पर ओपन किया, इसके अंदर मैंने टाइटल टैग डाला, टाइटल को क्लोज किया। हैरीज वेबसाइट मैंने टाइटल डाला, मैं आप लोग को टाइटल डाल के दिखाता हूँ टाइटल से क्या होता है। यहाँ पर टाइटल डॉक्यूमेंट था, मैं यहाँ पर हैरीज वेबसाइट यहाँ पर दिखा रहा हूँ। अब देखो कुछ मेटा टैग्स है यहाँ पर। मेटा टैग्स क्या है कि भाई कैरेक्टर सेट UTF-8 है, यानी कि जो इनकोडिंग है इस पेज की वो UTF-8 है, ये मैंने स्पेसिफाई कर दिया। उसके बाद मैंने कुछ और चीज़ें स्पेसिफाई करी है यहाँ पर। ये बाय द वे बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट हुआ था ये एमिट के थ्रू। तो व्यू पोर्ट और XUA कंपैटिबल, इन दोनों चीज़ों का क्या मतलब है? जो हमारा ये टैग है XUA कंपैटिबल, वो कुछ माइक्रोसॉफ्ट के पुराने ब्राउज़र की कंपैटिबिलिटी के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो व्यू पोर्ट है वो आपकी इनिशियल स्केल वगैरह को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दोनों टैग्स का जिस तरह से यूज़ है उसी तरह और भी बहुत सारे टैग्स हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, हम लोग देखेंगे। पर उससे भी पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट HTML टैग्स के बारे में देखेंगे। बॉडी के अंदर वो सारे के सारी टैग्स होते हैं जो कि आपको एक्चुअल में इस वेब पेज पर दिखाई देंगे। जो यहाँ पर आपको सारे टैग्स दिखाई दे रहे हैं वो बॉडी के अंदर होते हैं। अब आप लोग यहाँ पर देखो कि मैंने नोट्स में लिखी हुई है ये बात कि जो बॉडी है द मेन बॉडी ऑफ द पेज रेंडर्ड बाय द ब्राउजर, ये वो चीज़ है जो कि आपको यहाँ पर विजिबल होती है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक पैराग्राफ टैग डाला हुआ है, एक हेडिंग टैग डाला हुआ है। उसके बाद मैंने बॉडी को क्लोज किया है क्योंकि यहाँ पर मेरी बॉडी क्लोज हो जाती है। यहाँ पर जो है मैं जो भी चीज़ ब्राउज़र में रेंडर करवाना चाहता हूँ वो चीज़ एंड हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसीलिए इसको क्लोज कर दिया, यहाँ पर क्लोजिंग टैग लगा दिया बॉडी का, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई, HTML का क्लोजिंग टैग यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे कुछ हमारे टैग्स थे जिनके थ्रू हमने ये वेबसाइट बनाई है। क्या ये वेबसाइट बहुत अच्छी दिख रही है? ऑब्वियसली नॉट, ये वेबसाइट उतनी अच्छी नहीं दिख रही है, बट हमारी पहली वेबसाइट है, इसलिए जल्दी से कॉमेंट में सब लोग लिखो नीचे कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है। हमने इस कोर्स की पहली वेबसाइट बनाई है, ये कैसी भी दिखती हो बट दिस इज़ द फर्स्ट वेबसाइट ऑफ दिस कोर्स। तो आप लोग नीचे कॉन्ग्रेचुलेशन ज़रूर लिख देना। अब यहाँ पर हम लोग वापस आएंगे नोट्स में, और मैंने यहाँ पर आप लोग को बताया हुआ है टैग और एलिमेंट में क्या डिफरेंस है, और उसी के साथ साथ किस तरह से ब्राउज़र आपका रेंडर करता है पेज को। तो देखो क्या होता है कि जो टैग होता है वो कंटेनर होता है या तो कंटेंट के लिए या और HTML टैग्स के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर बॉडी टैग को देखो, बॉडी टैग के अंदर क्या है? बॉडी टैग के अंदर कुछ और टैग्स हैं, ठीक है, और उसी के साथ साथ कंटेंट भी है, ठीक है। H1 टैग की बात करें अगर हम, तो H1 के अंदर डायरेक्टली कंटेंट है जो कि है दिस इज अ हेडिंग, इसके अंदर और टैग्स नहीं है। तो एक टैग के अंदर या तो और टैग्स हो सकते हैं या फिर एक टैग के अंदर कुछ कंटेंट हो सकता है डायरेक्टली, ठीक है। जैसे H1 के अंदर है, जैसे पैराग्राफ के अंदर है। अच्छा, अगर आप लोगों को एक डमी पैराग्राफ जनरेट करना है एमिट की सहायता से, तो आप यहाँ पहले तो P लिखें, एंटर मारें और ये देखो ऑटो कंप्लीट होगा। इसके बाद आप lorem लिखें और 3 लिख दें। मैंने lorem 3 लिखा तो 3 वर्ड्स जनरेट हो गए। अच्छा, अगर मैं Ctrl Z करके lorem 30 लिख दूँ तो क्या 30 वर्ड्स जनरेट होंगे? ऑब्वियसली 30 वर्ड्स जनरेट हो गए। देखो अभी मैं सेव करूँगा तो देखो यहाँ पर 30 वर्ड्स आ गए। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि 300 वर्ड्स जनरेट हो जाएँ, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। lorem 300 वर्ड्स जनरेट हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो कभी भी आप लोगों को एक वेबसाइट टेम्पलेट बनानी है और आप लोगों के दिमाग में नहीं आ रहा है यार क्या चीज़ मैं लिखूँ इस वेबसाइट पे, lorem 300, lorem 30, lorem 3, lorem 5, lorem 7, ये सब चीज़ें आप लोग लिख सकते हो और आपको डमी टेक्स्ट आपके पैराग्राफ के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ अ हेडिंग, दिस इज़ अ पैराग्राफ, lorem 300 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लिखा हुआ है। और उसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर देखो कि हमारा ये रेंडर भी हो गया, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा पेज को, ऑटोमेटिकली ये रिलोड होकर चेंजेस को यहाँ पर दिखा दे रहा है। बाय द वे ये HTML की करामात नहीं है, ये करामात है लाइव सर्वर की। लाइव सर्वर एक ऐसी एक्सटेंशन है जो कि जैसे ही आप अपनी फाइल्स को सेव करते हो वैसे के वैसे आपके चेंजेस को रिफ्लेक्ट करके दिखाती है। और जब भी मैं अपनी वेबसाइट टेम्पलेट्स बनाता हूँ तो मैं लाइव सर्वर का इस्तेमाल करता हूँ। बहुत बढ़िया एक्सटेंशन बनाई गई है ये VS कोड में। अब यहाँ पर देखो टैग इज लाइक अ कंटेनर, ये चीज़ हमने समझ ली। आपका जो HTML डॉक्यूमेंट है ना वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक कोड है, सिर्फ एक पीस ऑफ कोड है। जो भी आप वेबसाइट देखते हो, जैसे आप codewithari.com ये देख रहे हो, ये वेबसाइट एक्चुअल में ये नहीं है, ये है, ये सोर्स कोड है। इट्स अबाउट द कोड, इट्स नॉट अबाउट द
इमेजेस, इट्स नॉट अबाउट दी रेड कलर का बटन या इसके अंदर क्या चीज़ है। आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रांसपोर्ट होती है इस कोड के फॉर्म में। एक्चुअल में ये कोड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके बाद जैसे ये कोड आपके ब्राउज़र को मिलता है, आपका ब्राउज़र क्या करता है, इसको इस फॉर्म में रेंडर करता है। तो कोड दिया जाता है सर्वर द्वारा ब्राउज़र को, और ब्राउज़र रेंडर करता है इस फॉर्म में, जो ये आपको दिखाई पड़ रही है फॉर्म, ठीक है। इस फॉर्म में जो आपका ब्राउज़र है वो रेंडर करता है इस सारे कॉन्टेंट को, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि जो एक HTML डॉक्यूमेंट है वो आपके ब्राउज़र को जैसे ही मिलता है, यानी कि ये कोड जैसे ही आपके ब्राउज़र को मिलता है, रेंडर्ड पेज आप लोग को दिखाई पड़ता है। तो आपके ब्राउज़र का एक बहुत बड़ा रोल होता है इस कोड को इस व्यूएबल फॉर्म में कन्वर्ट करने में, ठीक है। सो आई होप यू गॉट द पॉइंट कि किस तरह से एक HTML डॉक्यूमेंट डिस्प्ले किया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट्स की बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है मैंने जो कि इंपॉर्टेंट है। हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग्स। देखो क्या है कि आपका ये जो पूरा का पूरा कोड है वो कुछ आप इस तरह से देख सकते हो कि यहाँ पर सबसे पहले तो आपने डॉक टाइप स्पेसिफाई कर दिया कि भाई मेरा डॉक टाइप HTML होगा। ये पहला वाला टैग जो है ये आप लोग को थोड़ा सा अलग लगेगा बाकी टैग से। इसके बाद हमारा मेन HTML पेज स्टार्ट होता है HTML, ठीक है। और इसके बाद ये HTML हमने लिखा और उसका क्लोजिंग टैग कहाँ पर है, यहाँ पर है लाइन नंबर 14 में। इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो क्या है, वो इसके चिल्ड्रन है। अब एक चीज़ आपको दिखाऊंगा यहाँ पर VS कोड की एक बहुत अच्छी चीज़ दिखाऊंगा। आप लोग यहाँ पर हेड के लेफ्ट हैंड साइड पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देखो यहाँ पर ये कोलैप्स हो गए, ये इस तरह से एक्सपैंड हो गए, कोलैप्स एक्सपैंड, कोलैप्स एक्सपैंड। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि जो HTML है उसके अंदर हेड और बॉडी है। आप कुछ ऐसा समझ लो कि HTML के दो बच्चे हैं, एक हेड है और एक बॉडी है। तो जब HTML के दो बच्चे हैं, एक हेड और बॉडी, तो HTML हेड और बॉडी के क्या हुए, पापा हुए कि नहीं हुए? यार ये तो सिंपल है यार, इसमें तो मत कहना नहीं आया समझ में, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। तो HTML क्या है, हेड और बॉडी का पेरेंट है। और हेड और बॉडी आपस में क्या है, सिबलिंग्स हैं, सिबलिंग्स हैं। एग्जैक्टली यही वर्ड यूज़ किया जाता है, सिबलिंग्स हैं, ठीक है। हेड और बॉडी सिबलिंग्स हैं, जैसे कि सिबलिंग्स होते हैं भाई बहन, भाई भाई बहन बहन, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि मैंने ये बात लिखी हुई है कि हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग। ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। उसी तरह से जो H1 है और पैराग्राफ है वो चिल्ड्रन किसका है, वो चिल्ड्रन है बॉडी के, ठीक है। इस केस में, मेरे पेज के केस में, हो सकता है आप कोई ऐसा वेब पेज बना दें जिसमें कि H1 और P जो है वो डायरेक्ट चिल्ड्रन ना हो बॉडी के, ठीक है। हम देखेंगे आगे ये चीज़, लेकिन इस पेज की अगर मैं बात करूँ तो इस पेज के लिए ये बात लागू होती है कि H1 और P जो है वो चिल्ड्रन है बॉडी के। लेकिन हमेशा ये वाली बात ज़रूर लागू होगी, हेड एंड बॉडी टैग्स आर चिल्ड्रन ऑफ HTML टैग, ये हमेशा हमेशा लागू होगी, ठीक है। HTML इज़ द पेरेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग्स। ये तो सिंपल सी बात है। पहली वाली बात का एक तरह से कुछ ऐसा समझ लो, राघव शुभम का बेटा है, तो शुभम कौन होंगे, राघव के पिताजी होंगे, ठीक है। मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स, ठीक है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर कि H1 का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है और उसके बीच में कंटेंट है, ठीक है। उसी तरह पैराग्राफ का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग है, उसके बीच में कंटेंट है, ठीक है। ये चीज़ हम लोगों ने देखी। अब यहाँ पर देखो, मोस्ट ऑफ द HTML एलिमेंट्स हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। ये चीज़ तो हमने डिस्कस कर ली। सम HTML टैग्स हैव नो कंटेंट। कुछ HTML टैग्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर कंटेंट ही नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल BR, ठीक है। उसी तरह से एक HR होता है, ठीक है, HTML का HR टैग। और HTML का HR टैग क्या होता है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने के काम आता है। इन सब टैग्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे आते हैं और देखते हैं, वी कैन आइदर यूज़ .htm और .html एक्सटेंशन। हम HTML के साथ साथ .html एक्सटेंशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। HTML का अगर हम L ना लगाएं, अगर हम आलसी हैं, हम HTML पूरा टाइप नहीं करना चाहते हैं, HTML टाइप करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, आप कर सकते हैं टाइप, ठीक है। आपकी जो टेम्पलेट्स हैं वो तो चलेंगी, लेकिन मैं यहाँ पर आप लोग को एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि कभी कभी, जैसे कि आप लोग को मैं दिखाता हूँ, लाइव सर्वर जिस तरह से डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है index.html को, index.html को डिटेक्ट कर लेता है एज द स्टार्टिंग पेज। बट आप index.html को खोलेंगे तो यहाँ पर आप लोग को ये पेज बिल्कुल सही से रेंडर होकर मिलेगा, जिसका मतलब ये है कि हमको मोस्टली .html इस्तेमाल करना है, HTML इस्तेमाल नहीं करना है। उसका रीज़न है क्योंकि कभी भी कोई भी बैकएंड में कोड वगैरह लिखता है, कोई भी एक्सटेंशन बनाता है या फिर कोई भी पीस ऑफ सॉफ्टवेयर बनाता है, तो वो कभी कभी भूल जाता है कि .html को भी मुझे सपोर्ट करना है, क्योंकि .html मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो अगर उसने अपने कोड में ये बात नहीं लिखी है कि .html को भी डिटेक्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल लाइव सर्वर में ये नहीं लिखी गई है बात कि .html को भी डिटेक्ट करो, जिसकी वजह से जब हम रूट पे जा रहे हैं तो हमको नहीं दिख रहा था HTML के केस में। अभी मैंने index.html कर दिया नाम अपनी फाइल का, इसलिए ये दिखाई दे रहा है। तो हमें हमेशा index.html इस्तेमाल करना है, बट हमको इस बात से अवेयर होना है कि .html इज़ ऑल्सो अ वैलिड एक्सटेंशन फॉर HTML फाइल्स, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कमेंट्स, बट उससे भी पहले एक फन चीज़ जो कि मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ, जो कि आप में से कई लोग को आती भी होगी यार, इंस्पेक्ट एलिमेंट और व्यू पेज सोर्स ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। इंस्पेक्ट एलिमेंट किस लिए यूज़ होता है? इंस्पेक्ट एलिमेंट यूज़ होता है किसी भी एलिमेंट को इंस्पेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोग को अपनी वेबसाइट पर करके दिखाता हूँ। अगर मैं राइट क्लिक करूँ ब्राउज ब्लॉग पर और इंस्पेक्ट पर क्लिक करूँ, और आप लोग यहाँ पर देखो ब्लॉग, ब्राउज ब्लॉग, अगर मैं ब्राउज ब्लॉग की जगह कुछ इस तरह से लिख दूँ, ब्राउज दिस वेबसाइट, तो यहाँ पर देखो ब्राउज दिस वेबसाइट हो गया। अगर मैं कॉन्टैक्ट मी पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँ और यहाँ पर लिख दूँ कॉन्टैक्ट शुभम, और इसके बाद मैं कई बार भी क्लिक करूँ तो कॉन्टैक्ट शुभम यहाँ पर देखो हो गया। क्या ये सबके लिए हो गया? नहीं, ये सिर्फ टेम्परेरीली यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप मेरी वेबसाइट चेंज कर दोगे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके। अगर ऐसा होता तो मैं सारी वेबसाइट चेंज कर देता। आप भी जाने कितनी वेबसाइट चेंज कर चुके होते अब तक, ठीक है। तो बैकएंड को चेंज नहीं कर सकते आप, अपने लिए फ्रंट एंड को आप लोग चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने आप लोग को अभी करके दिखाया, ठीक है। तो ये चीज़ आप कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है सबके लिए सारी वेबसाइट चेंज कर लोगे, तो ऐसे तो यार चलेगा ही नहीं इंटरनेट, ठीक है। ऐसा मत सोचना, इसको रिलोड करूँगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, वैसे के वैसे ही नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई सबको। इंस्पेक्ट एलिमेंट, व्यू पेज सोर्स तो मैंने बता ही दिया सबको कि यार ये सारा का सारा सोर्स कोड है जो है आपको देखने को मिल जाता है व्यू पेज सोर्स करके। इंस्पेक्ट एलिमेंट के बारे में एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को। जैसे आप इस एरो पर क्लिक करते हैं गूगल क्रोम में, उसके बाद आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक करके उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे इंस्पेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखो ये बटन यहाँ पर आ गया। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर इस इमेज पर क्लिक करूँ तो ये देखो ये इंस्पेक्ट हो गया। फिर मैं यहाँ पर क्लिक करके अगर यहाँ पर इस पर क्लिक करूँ तो ये देखो ये लैम्डा वाला इमेज यहाँ पर आ गया, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को। उसी के साथ साथ बताना चाहूँगा कि अगर आप ये फ़ोन्स पर क्लिक करते हैं तो आप लोग अलग अलग फ़ोन्स पे देख सकते हैं आपकी वेबसाइट कैसी दिख रही है। तो आप लोग देखो मेरी पिक्सल 2 में वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग आईपैड में मेरी वेबसाइट खोलेंगे तो ऐसी दिखेगी, और उसी के साथ साथ आप लोग गैलेक्सी फोल्ड में देखोगे तो ऐसी दिखेगी, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। रिस्पॉन्सिव का क्या मतलब होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब ये होता है कि कभी भी आप लोग किसी भी डिवाइस में अगर यूज़ करते हैं वेबसाइट को तो वो अच्छी दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने एक वेबसाइट को बनाया है सिर्फ फ़ोन के लिए और आप लोग फिर कंप्यूटर में उसको खोल रहे हैं तो वो दिक्कत कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। रिस्पॉन्सिव का मतलब सारे डिवाइसेस में अडाप्ट कर लेगी आपकी वेबसाइट। तो आजकल रिस्पॉन्सिवनेस जो है ना वेबसाइट्स का, वो एक मस्ट है। कभी भी आपसे कोई क्लाइंट बोलता है कि यार मुझे वेबसाइट बना कर दो, तो वो आपको स्पेसिफाई नहीं करेगा। आज से 10 साल पहले रिस्पॉन्सिवनेस जो होता था वो आप लोग किसी को अगर देते थे अपनी वेबसाइट के साथ तो एक एक्स्ट्राज में वो आता था। वो एक ऐसी चीज़ थी कि यार आपने एक्स्ट्रा दे दी है, आप जो है बहुत दयालु इंसान है तो आपने रिस्पॉन्सिव भी बना के दे दी वेबसाइट। लेकिन आज की तारीख में वो नेसेसिटी बन चुका है, ऑप्शनल नहीं है रिस्पॉन्सिवनेस। 10 साल पहले थी ऑप्शनल, आज तो फ़ोन्स पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इंटरनेट कंप्यूटर पे कम यूज़ हो रहा है। तो इसलिए लोग जो है सबसे पहले फ़ोन पे चेक करते हैं। इसलिए मोबाइल फर्स्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल। मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन का मतलब भाई पहले फ़ोन में चले मेरी वेबसाइट, कंप्यूटर में चले ना चले बात की बात है, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जो डिवाइसेस हैं जो यूज़ हो रहे हैं, इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, वो फ़ोन्स, टैबलेट्स और ये जो पॉकेट डिवाइसेस हैं वो हैं, ठीक है। तो आई होप रिस्पॉन्सिवनेस समझ में आ गया सबको क्या है, और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं वेबसाइट को। हम लोग CSS के थ्रू बनाएंगे और कुछ जावास्क्रिप्ट लिखकर बनाएंगे, बट अभी हम सिर्फ HTML सीख रहे हैं, तो इसलिए हम पहले ये HTML की जो स्टेप है ये पूरी कर लें, उसके बाद हम रिस्पॉन्सिवनेस ये सारी चीज़ें सीख लेंगे, ठीक है। आप लोग इंस्पेक्ट एलिमेंट, व्यू पेज सोर्स यूज़ कर सकते हो, और HTML एलिमेंट इज इक्वल टू स्टार्ट टैग प्लस कॉन्टेंट प्लस एंड टैग। तो जो HTML एलिमेंट होता है आपका, कभी भी मैं टैग की बात करता हूँ तो मेरा मतलब होता है H1 या H1 का क्लोजिंग टैग। जो ये H1 है वो ये ओपनिंग टैग है, और ये वाला H1 जो है वो एक क्लोजिंग टैग है। तो जब भी मैं टैग बोल रहा हूँ तो मेरा कहने का मतलब है ये वाला टैग या फिर ये वाला टैग, लेकिन जब मैं एलिमेंट बोल रहा हूँ तो मेरे कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा दिस इज़ अ हेडिंग जो है वो एक एलिमेंट है, ठीक है। तो वो एक एलिमेंट है, और यहाँ पर आप लोग देखो HTML एलिमेंट होता है स्टार्ट टैग प्लस कंटेंट प्लस एंड टैग। तो ये तीन चीज़ें मिलकर बनाती हैं एक HTML एलिमेंट को। स्टार्ट टैग, कंटेंट और एंड टैग, ये तीनों से मिलकर बनता है HTML एलिमेंट, ठीक है। कमेंट्स की बात करते हैं HTML में। कमेंट्स क्या होते हैं? मान लो कि मैं यहाँ पर कुछ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कि मैंने ये हेडिंग क्यों डाली है, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ दिस हेडिंग विल बी चेंज इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर को फटूरे पढ़ते हैं,
फटूरे लिखते हैं, सॉरी, पढ़ते फ्यूचर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, मैं जैसे यहाँ पर आऊँगा, प्रॉब्लम ये आ गई कि यार ये तो मेरे वेब पेज पे भी डिस्प्ले हो रहा है। अरे मैं यहाँ पर इसको सिर्फ लिखना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर इसको डिस्प्ले नहीं कराना चाहता, लेकिन यार ये गूगल क्रोम तो मेरे इस लाइन को डिस्प्ले भी करा रहा है। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि मैं यहाँ पर अपने नोट्स लेता रहूँ? जैसे मान लो मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ इम्प्रूव बिलो पैराग्राफ, ठीक है। अगर मैं मान लो पैराग्राफ, अगर मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ इस पैराग्राफ को, तो मैं क्या करूँ? मैं यहाँ पर अगर इसको देखना नहीं चाहता तो मैं क्या करूँ? मैंने यहाँ पर इम्प्रूव बिलो पैराग्राफ लिख दिया, बट मैं चाहता हूँ ये विजिबल ना हो, क्योंकि ये मेरे नोट्स हैं, ये मेरे वो नोट्स हैं जो कि मैं यूज़र को नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ कोड में रहे मेरे लिए। मैं कंट्रोल/ दबाऊंगा, जैसे ही आप लोग देखो ये कमेंट में कन्वर्ट हो चुके हैं। मैं वापस से कंट्रोल/ दबाऊंगा अपने कीबोर्ड में, आप लोग देखो दिस हेडिंग विल बी चेंज्ड इन फ्यूचर, ये जो चीज़ है ये कमेंट आउट हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये अब दिखाई नहीं पड़ेगी मेरे वेब पेज में। यही कमेंट्स होते हैं, एक ऐसी चीज़ जो कि आप चाहते हैं कि आपके वेब पेज में ना दिखाई दे, स्टिल वो एग्जिस्ट कर रही है, उसे कहते हैं कमेंट। कमेंट क्या होते हैं, पढ़ लेते हैं। कमेंट्स इन HTML आर यूज्ड टू मार्क टेक्स्ट विच शुड नॉट बी पार्स्ड। पार्स का क्या मतलब होता है? जब भी आपका ये जो कोड है, ये जो सोर्स कोड लिखा है आपने HTML का, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे पार्सिंग कहते हैं। कि आपके इस कोड को रीड कर रहा है सबसे पहले गूगल क्रोम, और उसके बाद इस फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज़र को डिस्प्ले कर रहा है, इसे पार्सिंग कहते हैं। इसको समझने को, इस कोड को, ये जो हमारे पास टैग्स एंड एलिमेंट्स हैं, इनको समझने को पार्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये इग्नोर मार दे कुछ ऐसी लाइन्स ऑफ टेक्स्ट को जो कि मैं नहीं चाहता डिस्प्ले हो, मैं राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स करूंगा तो देखो ये इग्नोर कर दिया गया है। दिस हेडिंग विल बी चेंज इन फ्यूचर, इग्नोर कर दिया गया है। ये चीज़ भी इग्नोर कर दी गई है, इम्प्रूव दिस पैराग्राफ। मैं चाहता था कि इसको इग्नोर किया जाए गूगल क्रोम द्वारा, इसलिए मैंने इसको एक कमेंट बनाया, और देखो गूगल क्रोम ने मेरी बात मान भी ली, ये यहाँ पर जो है इग्नोर कर दिया गया है, ठीक है। सो ये होते हैं कमेंट्स, और मैंने यहाँ पर लिखकर भी दिखा दिया है कमेंट्स। अगर आप नोटपैड में करते हैं अपने HTML की कोडिंग तो आपको ये चीज़ हाथ से लिखनी पड़ेगी। कंट्रोल/ अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो आप कमेंट अनकमेंट कर सकते हैं। कमेंट का मतलब किसी भी टेक्स्ट को कमेंट करना, और अनकमेंटिंग का मतलब किसी भी टेक्स्ट को जो कि ऑलरेडी कमेंट है उसको हटाकर अनकमेंट करना, यानी कि कमेंट को हटा देना। तो कमेंटिंग अनकमेंटिंग, कमेंटिंग अनकमेंटिंग, और ये चीज़ हम लोग यूज़ करेंगे टर्मिनोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग के जगत में। इम्प्रूव बिलो पैराग्राफ को मैं रहने देता हूँ, हेडिंग विल बी चेंज इन फ्यूचर को रहने देता हूँ, सारी चीज़ें मैं यहाँ पर अभी रहने देता हूँ, और अगले पॉइंट पर पढ़ता हूँ केस सेंसिटिविटी। क्या HTML एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है? नहीं, HTML इज़ अ केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग लोअर केस या अपर केस में से कोई भी चीज़ यूज़ करें तो काम कर जाएगी। क्या अगर मैं इस टैग को कैपिटल P लिखता और यहाँ पर भी कैपिटल P लिखूँ तो क्या ये मेरा अच्छी तरह से ब्राउज़र दिखाएगा? हाँ, बिल्कुल वैसे ही दिखाएगा। ये देखो, मैं इसको रिलोड करूँ तो यहाँ पर कैपिटल P आ गया है। तो मैं स्मॉल या कैपिटल में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है, कुछ भी यूज़ कर सकता हूँ, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग लोअर केस टैग्स का इस्तेमाल करें। हमें पता है काम करेगा, बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि लोअर केस टैग्स का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट है। P एक टैग है, ओपनिंग टैग, और ये वाला P एक क्लोजिंग टैग है। आई होप यू गॉट द पॉइंट, आपको समझ में आ गया। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 1 के प्रैक्टिस सेट में, और प्रैक्टिस करेंगे कुछ चीज़ों की। हमने ये जो चीज़ें समझी है इन सब चीज़ों को ग्रास्प करेंगे। आप लोग नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना, सब लोग। ये नोट्स मैंने आप लोगों के लिए लिखे हुए हैं, आप ज़रूर डाउनलोड कर लेना नोट्स को। काफ़ी काम के नोट्स हैं ये, और इन सारे नोट्स की PDF वगैरह सब मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए। सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई ये HTML वेबसाइट का स्ट्रक्चर। कोड भी आपको मिल जाएगा, नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, जो भी कुछ हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं सब आपको मिल जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 1 प्रैक्टिस सेट। सो गाइस, ये मेरा चैप्टर 1 का प्रैक्टिस सेट है जिसको मैं यहाँ पर खोल रहा हूँ, और इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए रखे हुए हैं जो कि आप लोगों को हेल्प करेंगे HTML को सही से समझने के लिए। अब यहाँ पर आप लोग देखो, इंस्पेक्ट योर फेवरेट वेबसाइट एंड चेंज समथिंग ऑन द पेज विच इज़ डिस्प्लेड। बहुत ही एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग खुद से इसको करें, क्योंकि यार देखो, एक बार आप लोग किसी भी एक वेबसाइट को खोलकर इंस्पेक्ट करोगे तो उससे सबसे पहली चीज़, जो पहला टेक अवे आप लोग को मिलने वाला है, वो ये है कि आप लोग अपनी फेवरेट वेबसाइट को चेंज करना सीख पाओगे। कोई भी आपकी वेबसाइट हो सकती है। मैं codewithari.com को चेंज करूंगा, तो हम लोग यहाँ पर codewithari.com पर आ चुके हैं, और अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करके आपको दिखाऊंगा। वैसे मैंने चेंज करके आप लोग को दिखाई दिया। मान लो मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ कॉन्टैक्ट मी को, और मैं यहाँ पर इसको करना चाहता हूँ फॉर सम रीज़न कॉन्टैक्ट दिस पर्सन। तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। आप लोग भी इसको ज़रूर ट्राई करें अपने से,
ठीक है, इसको चेंज कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को codewithhari.com पर ही चेंज करना हो, मुझे पता है 90% ऑफ द लोग codeWithHari पे चेंज करेंगे। कहीं और जाकर चेंज कर लो यार, ठीक है, कुछ भी चेंज कर सकते हो, या फिर codeWithHari पर भी कर लो। अपनी किसी फेवरेट वेबसाइट पर जाकर चेंज करके देखो कितना मज़ा आता है जब एक्चुअल में चेंज हो जाता है वेब पेज, समझ रहे हो। ये बहुत कम लोगों को मालूम होता है, और जिसको मालूम होता है उसके लिए अच्छा होता है। गो टू योर फेवरेट वेबसाइट एंड ट्राई टू बी द पेज सोर्स एंड राइट द एग्जैक्ट लाइन्स ऑफ कोड। डज इट क्लोन द वेबसाइट? वाई? आप किसी भी वेबसाइट पर जाओ और उसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स करो और देखो कि क्या वो वेबसाइट को क्लोन आप लोग कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि इसी वेबसाइट के साथ ये चीज़ आप लोगों को करके दिखाऊंगा। आप किसी और वेबसाइट के साथ भी इस चीज़ को कर सकते हैं। आप लोग विकीपीडिया को कर सकते हैं, ठीक है, विकीपीडिया। और मैं यहाँ पर विकीपीडिया को खोलकर राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स करूँगा और इसका जो सोर्स होगा उसको कॉपी कर लूँगा। और इस सोर्स को कॉपी करने के बाद देखो यहाँ पर काफ़ी कुछ है यार, यहाँ पर बहुत कुछ है। और मैं यहाँ पर practice.html करके एक फ़ाइल बनाऊँगा और राइट क्लिक करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर कर दूँगा। तो यहाँ पर देखो जो मैंने विकीपीडिया कॉपी करी वो ये है, और एक्चुअल में विकीपीडिया ये है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर एग्जैक्टली वेबसाइट क्लोन नहीं हुई है, और इसका रीज़न आप लोग को मालूम होना चाहिए कि एग्जैक्टली वेबसाइट क्लोन क्यों नहीं हुई, क्या वजह रही कि वेबसाइट क्लोन नहीं हुई। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि जब आप CSS वगैरह यूज़ करते हो अपनी वेबसाइट में, तो कभी कभी आप लोग रिलेटिव लिंक्स यूज़ करते हो। एक तो एब्सोल्यूट लिंक होता है। एब्सोल्यूट लिंक का मतलब क्या है कि अगर मैं कहता हूँ codeWithHari.com पर जाओ तो ये एब्सोल्यूट पाथ है इस वेबसाइट का, लेकिन मैं रिलेटिव कैसे जा सकता हूँ यहाँ से? मैं कह सकता हूँ /blog पे जाओ। कौन सी वेबसाइट के /blog पर जाओ? codeWithHari, क्योंकि आप यहीं पर हो। तो /blog पर जाओगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे, /videos में जाओगे तो यहाँ पर आ जाओगे, /contact me में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाओगे, start watching पर क्लिक करोगे यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। तो ये /videos/java tutorials for beginners अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, विकीपीडिया का जो सोर्स है उसमें कुछ कुछ एब्सोल्यूट या रिलेटिव लिंक्स मिक्स्ड होकर लिखे होंगे, और वहाँ पर एक्चुअल में जो आपका वाला वर्जन है विकीपीडिया का वो आपके रिलेटिव लिंक्स को नहीं ढूंढ पा रहा है, जो कि यहाँ से wikipedia.org से रिलेटिव है, लेकिन वो कोशिश कर रहा है ढूंढने की उन्हीं पेजेस को 127.0.0:5500 पे। मैं आप लोग को इस चीज़ को दिखाता हूँ, और अगर आप लोग को ये चीज़ नहीं भी आती है समझ में तो आप लोग जो है इग्नोर करें, लेकिन अगर आप लोग को आ जाती है समझ में तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आती है तो आगे आ जाएगी, चिंता मत करना बिल्कुल भी। तो यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर पेजेस हैं जो कि लोड नहीं हो पाए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एरर आ रहा है, और वो सारी की सारी चीज़ें लोड इसलिए नहीं हो पा रही हैं क्योंकि आपने यहाँ पर वो जो पाथ्स हैं वो सही से नहीं दिए, ठीक है। तो एक पूरी वेबसाइट को क्लोन करने के लिए आप लोगों को और भी कई चीज़ें करनी पड़ती हैं, जिनकी बात हम आगे करेंगे। तो मैं बस आप लोगों को इस क्वेश्चन के थ्रू एक्सरसाइज करवाना चाहता था, जहाँ पर आप एक वेबसाइट को क्लोन करने की कोशिश करें और इस बात का अनुमान लगा सकें कि एक वेबसाइट को एग्जैक्टली क्लोन करना उतना भी आसान नहीं होता है, ठीक है, उतना भी आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता था, ठीक है। राइट एनी HTML कोड इनसाइड अ टेक्स्ट फाइल। डज इट वर्क इफ़ यू राइट इट यूजिंग नोटपैड? क्या ये काम करेगा अगर आप लोग नोटपैड की सहायता से इसको एग्जीक्यूट करेंगे? अब यहाँ पर आ जाओ, और मैं यहाँ पर आप लोगों को न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिख कर देता हूँ। न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ notepad.html, ठीक है। और एक काम करता हूँ, अभी notepad.txt करता हूँ, और इसके अंदर मैं कुछ HTML कोड डाल दूंगा, और वो HTML कोड यार मैं यहीं से उठा लूँगा, क्योंकि यार आप देख रहे हो। अच्छा, एक चीज़ देखिए, आपने यहाँ पर notepad.txt बन गई। तो जो विजुअल स्टूडियो कोड है वो कोई जादू नहीं करता है, वो भी यही चीज़ करता है जो कि ऑलरेडी आप नोटपैड से कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि आप आराम से ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कर पाते हैं, इसलिए आप लोग VS कोड यूज़ करते हैं, या फिर VS कोड जैसा कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर notepad.txt के अंदर मैं ये चीज़ कॉपी कर दूँगा। मैंने 2 बार खोल लिया notepad.txt को, कोई बात नहीं। मैंने यहाँ पर दिस इज़ हेडिंग विल बी चेंज इन फ्यूचर, ये सब इस तरह से किया। अब मैं क्या करूँगा, .txt को चेंज करके मैं .html कर दूँगा। येस पे क्लिक करूँगा, और इसके बाद मैं क्या करूँगा कि जो मेरा नोटपैड है उसको मैं, यानी कि notepad.html है, उसको मैं लाइव सर्वर से ओपन करूँगा। या फिर अगर मैं लाइव सर्वर से ओपन नहीं भी करूँ ना, डबल क्लिक भी करूँ ना, तब भी ये चल जाता है। यहाँ पर देखो आप लोग, notepad.html जो है चल गया है। तो आप लोग लाइव सर्वर को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं जब नोटपैड से ही चल जाता है? तो हम लोग इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं लाइव सर्वर को क्योंकि हमको एक्चुअल में ये एक सर्वर बना कर देता है। कभी भी आप लोग कोडिंग करेंगे HTML में, या फिर कोई भी वेबसाइट बनाएंगे फ्यूचर में, तो जो भी फाइल सर्व होंगी वो आपकी किसी सर्वर के द्वारा सर्व होंगी। तो अगर हम शुरू से एक सर्वर यूज़ करें तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पर इस तरह से
लाइव सर्वर को यूज़ करते हैं। तो आई होप कि ये प्रैक्टिस सेट जो था वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहा और आप लोग जो है अच्छी तरह से समझ पाए। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 2 की तरफ, जहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक टैग्स के बारे में देखेंगे। आई विल सी यू इन चैप्टर 2। सो गाइस, अब हम लोग यहाँ पर चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ बेसिक HTML टैग्स के बारे में पढ़ेंगे और वो टैग्स हम एक्चुअल में यूज़ करेंगे कुछ वेबसाइट बनाने के लिए। तो चैप्टर 2 को मैं जल्दी से खोलता हूँ, इसकी जो PDF मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए बना रखी है उसको मैं जल्दी से खोलता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कुछ बेसिक HTML टैग्स के बारे में मैंने लिखा हुआ है। तो वी कैन ऐड एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन द पेज लेआउट। हमने देखा कि हमारे पास बॉडी टैग होता है जो कि रेंडर किया जाता है ब्राउज़र द्वारा। अब उस बॉडी टैग के अंदर हम लोग एक्चुअल में कुछ टैग्स डाल सकते हैं जो कि हमको ब्राउज़र में विजिबल होंगे। हमने H1 टैग देखा और हमने पैराग्राफ टैग को देखा था और हमने वहाँ से ये देखा था कि ये H1 और पैराग्राफ, ये दोनों टैग्स जब हम लगाते हैं तो एक हेडिंग और उसके बाद कुछ पैराग्राफ हमारे पास आ जाता है। लेकिन इस तरह के और कितने टैग्स होते हैं, कौन कौन से और टैग्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं और वो कौन से टैग्स हैं जिससे हम लोग एक गुड लुकिंग, एक मैं कहूँगा गुड इनफ वेबसाइट बना सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो वी कैन ऐड एलिमेंट्स इनसाइड द बॉडी टैग टू डिफाइन द पेज लेआउट। HTML एलिमेंट के बारे में बात करूँगा कि जब भी मैं HTML एलिमेंट कह रहा हूँ तो उसका क्या मतलब है। HTML एलिमेंट का मतलब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। जब भी एक HTML एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं तो हम लोग दो टैग्स लिखते हैं, एक ओपनिंग टैग और उसका करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग, और बीच में उसका कंटेंट होता है। ये जो कंटेंट होता है, या तो ये कंटेंट कुछ और ओपनिंग क्लोजिंग टैग्स हो सकते हैं या डायरेक्टली कुछ टेक्स्ट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने इसको कंटेंट लिख दिया। यहाँ पर H1 कोई हेडिंग और H1 क्लोजिंग टैग हो सकता था। अब ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में आप एक चीज़ देखो कि जब हम यहाँ पर ये एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर कोई टैग लिखते हैं और उसको हमें क्लोज करना होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये एक / लगा देते हैं और उसके बाद वापस से उसी टैग का नाम लिख देते हैं, यानी कि एंगुलर ओपन ब्रैकेट /बॉडी और उसके बाद ये क्लोजिंग ब्रैकेट हम लोग लगाते हैं तो ये क्लोजिंग टैग बन जाता है। इसी तरह से हम जितने भी टैग्स को ओपन और क्लोज करेंगे हम लोग इसी तरह से करेंगे HTML के अंदर। HTML एलिमेंट्स हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। राइट क्लिक करता हूँ, जल्दी से ओपन विद कोड पे क्लिक करता हूँ और ये जो हमारा फोल्डर था ये विजुअल स्टूडियो कोड में खुल चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि विजुअल स्टूडियो कोड में मैंने इस फोल्डर को खोल दिया है। अब हम करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ पर एक वेबसाइट बनाएंगे और ऑब्वियसली मैं जो नाम चूज़ करने वाला हूँ अपनी HTML पेज का, वो index.html होने वाला है फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं यहाँ पर एक हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क जो होता है उसको लगाऊंगा और एक्सक्लेमेशन मार्क को लगाने के बाद आप लोग देखो एमिट एब्रीविएशन आ जाएगी। एंटर मारूंगा, टैब दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा, टैब दबाऊंगा और डायरेक्टली मैं यहाँ पर बॉडी के अंदर आ गया। इसके बाद मैं H1 लिखूंगा और आप देखो वापस से एमिट मुझे क्या कह रहा है, मुझसे कह रहा है कि यार पूरा H1 कहाँ लिखोगे। एमिट कह रहा है ए बालक, क्या कह रहा है एमिट कह रहा है ए बालक, तो पूरा H1 टैग मत लिख, बस एंटर मार दे, बाकी मैं देख लूँगा। इतना अच्छा है एमिट, मतलब समझ रहे हो कितना, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं इस दुनिया में एमिट जैसे, ठीक है। आप H1 लिखो और उसके बाद लिखो लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है। आपने लिखा लिस्ट ऑफ बुक्स या फिर मैं कहूँगा कि बुक्स टू रीड, ठीक है, बुक्स टू रीड, कुछ भी, मतलब हम जो भी हेडिंग डालना चाहते हैं वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। इसके बाद मैं P लिखूँगा और देयर आर अ लॉट ऑफ बुक्स टू रीड फॉर यू, ठीक है। और मैं यहाँ पर इसको सेव करूँगा और राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा तो आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर ये लाइव सर्वर में खुल जाएगा और लाइव सर्वर में खुलने के बाद ये हेडिंग और ये पैराग्राफ मुझे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो कि बॉडी एक ओपनिंग टैग मैंने लिखा, एक क्लोजिंग टैग मैंने लिखा और उसके बीच में मैंने कंटेंट लिखा। कंटेंट का क्या मतलब है, कंटेंट या तो कुछ टेक्स्ट हो सकता है या फिर ओपनिंग क्लोजिंग टैग का कॉम्बिनेशन हो सकता है। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर हमारे पास H1 ओपनिंग, H1 क्लोजिंग, P ओपनिंग, P क्लोजिंग टैग है और इन टर्न H1 के अंदर हमारे पास कुछ कंटेंट है जो कि है बुक्स टू रीड, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग HTML एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। एलिमेंट कॉम्बिनेशन होता है ओपनिंग टैग, कंटेंट और क्लोजिंग टैग का। और टैग क्या होता है, जैसे कि ये टैग है, ये बॉडी टैग है, ये बॉडी का क्लोजिंग टैग है, तो ये भी बॉडी टैग है, ये भी बॉडी टैग है। टैग का मतलब इस तरह से लिखी हुई कोई भी चीज़ टैग कहलाती है। एलिमेंट इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन कहलाता है। HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करते हैं। ये क्या होते हैं HTML एट्रीब्यूट्स, वाई डू वी नीड HTML एट्रीब्यूट्स। कभी कभी आप लोग को क्या करना पड़ता है, टैग के साथ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी सप्लाई करनी पड़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं आ जाऊँ अपने VS कोड में तो इस H1 के साथ मुझे कोई और इन्फॉर्मेशन सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे बस ये बताना था कि H1 के अंदर क्या कंटेंट है, बस इतना ही बताना था। लेकिन अगर यहाँ पर मैं एंकर टैग का इस्तेमाल करता हूँ, मैं एक और टैग के बारे में आपको बताना चाहता हूँ जो कि एंकर टैग है। आप A लिखेंगे
और एंटर मारेंगे तो आप देखो कि एक यहाँ पर एट्रीब्यूट ऐड हो गया। ये कह रहा है कि बताओ भाई कौन से यूआरएल में जाना है। एंकर टैग में सबसे पहले आपको बताता हूँ, एंकर टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट होता है उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपको किसी यूआरएल में लेकर जाता है, ठीक है, किसी लोकेशन पर लेकर जाता है। अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई लोकेशन क्या है, तो ये जो है इसका एक एट्रीब्यूट है। href इज इक्वल टू वॉट, ये आपसे पूछ रहा है, आप कह दो href इज इक्वल टू https codewithharry.com और इसके बाद इसके अंदर का जो कंटेंट है वो लिख दो क्लिक हेयर टू गो टू हैरीज वेबसाइट, ठीक है। मान लो आपने कुछ इस तरह से लिख दिया। अब इसको आप जैसे ही देखोगे, यहाँ पर देखो क्लिक हेयर टू गो टू हैरीज वेबसाइट, एक लिंक बनकर आ गया। आप इस पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ पर आ जाओगे codewithharry.com पर। तो यहाँ पर एंकर टैग के साथ जो href लिखा हुआ है, href क्या है, href एक्चुअल में एक वेबसाइट का लिंक है, ठीक है, एक वेबसाइट का लिंक है। और ये जो वेबसाइट का लिंक है ये जब भी आप क्लिक करेंगे इस टेक्स्ट पर तब ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि इस पर क्लिक करके, यानी कि क्लिक हियर टू गो टू हैरीज वेबसाइट पर क्लिक करके आप जैसे ही इस पर क्लिक करें तो आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाइए चाहते हैं तो href के अंदर आप उस वेबसाइट का एड्रेस डाल सकते हैं। तो ये एट्रीब्यूट है और एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसमें और एट्रीब्यूट्स भी डाल सकता था कुछ इस तरह से, क्लास इज इक्वल टू मी और उसी के साथ साथ id इज इक्वल टू दैट। तो इस तरह से आप लोग बहुत सारी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं इन दो एट्रीब्यूट्स को हटाऊंगा और यहाँ पर जो है सिर्फ एक एट्रीब्यूट रहने दूंगा जो कि href है, ठीक है। तो ये एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट को कैसे लिखते हैं, एट्रीब्यूट की जो आपकी जो भी एट्रीब्यूट है उसका नाम, उसके बाद आप इज इक्वल टू साइन लिखते हैं और इसके बाद डबल कोट्स के अंदर आप एट्रीब्यूट को लिख देते हैं। क्या मैं सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, मैं सिंगल कोट्स भी यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो हम सिंगल कोट्स यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। क्या ये चलेगा सिंगल कोट्स में? मैं अगर इसको लिखूंगा तो हाँ ये बिल्कुल चलेगा। यहाँ पर देखो कोड विद हैरी, यहाँ पर अगर मैंने सिंगल कोट यूज़ किया है, देखो मैंने यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ किया है, href इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर डाला है, ये भी चलेगा। तो सिंगल कोट और डबल कोट में डिफरेंस क्या है? देखो सिंगल कोट और डबल कोट में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपका जो भी एट्रीब्यूट है उसके अंदर एक्चुअल में डबल कोट है। अगर जैसे मान लो मेरी वेबसाइट ये होती, फॉर सम वियर्ड रीज़न अगर ये होती तो आप यहाँ पर डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते थे। अगर आप डबल कोट यूज़ करते तो ये कन्फ्यूज़ हो जाता कि क्लोजिंग टैग ये वाला है या फिर ये वाला। तो ये समझ लेगा कि आपका href के बाद सिर्फ इतना लिखा हुआ है और इस चीज़ को ये सोचेगा पता नहीं क्या लिख दिया है इन्होंने और कन्फ्यूज़ हो जाएगा और सिंटेक्स एरर दे सकता है। सो आप लोग अगर अपने एट्रीब्यूट के कंटेंट के अंदर डबल कोट यूज़ कर रहे हैं तो आप आउटर सिंगल कोट्स यूज़ करें एंड वाइस वर्सा। अगर आप लोग अंदर सिंगल कोट यूज़ करने वाले हैं तो आप डबल कोट यूज़ करें, वरना आप डबल कोट या सिंगल कोट में से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आप लोग से ये बोलूँगा कि आप लोग कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। क्या करें आप लोग? कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। आप लोग अगर सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो सिंगल कोट्स ही यूज़ करते रहें, डबल कोट्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो आप डबल कोट्स ही यूज़ करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ये जो डबल कोट्स हैं ये हटा दूंगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर वेबसाइट का जो URL है वो ये है, डबल कोट्स वाला नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये चीज़ हम लोगों ने समझ ली। तो एट्रीब्यूट्स जो कि मैंने नोट्स में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, यूज टू ऐड मोर इन्फॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू एन HTML टैग, यानी कि एक HTML टैग तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, अब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऐड करने के लिए उस एट्रीब्यूट के करस्पॉन्डिंग। एग्जाम्पल एंकर टैग है अगर, तो एंकर टैग में आप href एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई कर रहे हो और उसकी वैल्यू लिख रहे हो। तो यहाँ पर जो है एट्रीब्यूट का नाम आता है, इज इक्वल टू के बाद डबल कोट या सिंगल कोट में उसकी वैल्यू आती है, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप टैग लिखते हैं वैसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वी कैन आइदर यूज सिंगल और डबल कोट्स इन एट्रीब्यूट्स, यानी कि एट्रीब्यूट्स में आप या तो सिंगल या फिर डबल कोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपका हेडिंग टैग। हेडिंग टैग के बारे में बात करते हैं कि क्या होती है। कभी भी आप लोग एक वेब पेज बनाते हैं, आप लोग अपनी वेबसाइट का कोई भी पेज बनाते हैं, तब आप लोग उसको हेडिंग देना पसंद करेंगे। हेडिंग टैग इज़ यूज टू मार्क हेडिंग्स इन HTML। आप अगर अपने किसी भी टेक्स्ट को हेडिंग बनाना चाहते हैं तो आप हेडिंग टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप H1 से लेके H6 तक हेडिंग्स यूज़ कर सकते हैं। H1 मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, H2 मतलब उससे कम इंपॉर्टेंट, H3 उससे भी कम इंपॉर्टेंट, H4 उससे भी कम इंपॉर्टेंट और H6 सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग H6 जो है वो स्पेसिफाई करता है। अगर आप H6 यूज़ करें तो सबसे कम इंपॉर्टेंट वो हेडिंग है, सबसे आपकी जो टॉप मोस्ट हेडिंग है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पेज में हेडिंग है, उसमें H1 आप यूज़ करें। वी हैव टैग्स फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द लीस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग, यानी कि हमारे पास
सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग से लेकर सबसे कम इंपॉर्टेंट हेडिंग तक सारे के सारे टेक्स्ट मौजूद होते हैं HTML में। यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है मैंने, ये सारा कोड तो आप लिख ही लोगे, ठीक है। मैं इसको टाइप करके भी आपको दिखा दूंगा, और मैं इसको टाइप करके पहले आपको दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को एक आइडिया लग जाए कि H1 से लेके अगर आप लोग H2 H3 H4 लिखोगे तो क्या आपको डिफरेंस आएगा। एक ट्रिक और बताऊंगा आप लोग को मैं यहाँ पर, अगर आप लोग यहाँ पर ऑल्ट दबाओगे अपने कीबोर्ड में और उसके बाद कहीं भी क्लिक करोगे, जहाँ जहाँ आप क्लिक करोगे वहाँ वहाँ कर्सर बनता जाएगा, और अब वहाँ पर वापस से क्लिक कर दोगे तो कर्सर चला जाएगा। इस तरह के मल्टीपल कर्सर्स बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आप अगर बैक स्पेस मारकर, जैसे मैंने यहाँ पर इसको H2 कर दिया दोनों को, ठीक है, फिर आप वापस से ऑल्ट दबाकर इस तरह से H3 कर सकते हो, फिर आप वापस से ऑल्ट दबाकर यहाँ पर H4 कर सकते हो, फिर आप वापस से ऑल्ट दबाकर, मैंने एक गलती कर दी, मैंने दोनों जगह H4 कर दिया, मुझे सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर कर्सर लगाकर H4 करना था, फिर इन दो कर्सर्स को हटाकर मुझे यहाँ पर और यहाँ पर कर्सर लगाने हैं और H5 करना है, और यहाँ पर Ctrl D दबाकर मैं यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह कर्सर लगाकर H6 करूँगा। और यहाँ पर आप लोग देखो मैंने गलती से इसको बंद कर दिया यार, गुड की मैंने सेव कर लिया था, सेव किया मैंने इसको, और आप लोग यहाँ पर देखो कि ये पेज आपका किस तरह से रेंडर हो रहा है। H1 ऐसे दिखाई पड़ेगी, और ये भी H1 ही है, शायद मैंने H1 को 2 बार लिख दिया, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, यस आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने H1 को 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं। तो ये H1 है, ये H2 है, ये H3 H4 H5 और H6। H1 से लेके H6 तक जब हम जाते हैं तो हेडिंग्स का सिर्फ साइज़ कम नहीं होता है, एक्चुअली में इम्पॉर्टेंस भी कम होती जाती है। व्हाट डज इट मीन? जब भी गूगल जैसे सर्च इंजन्स आपके वेब पेज को रीड करेंगे तो वो लोग ये सोचेंगे कि आप H1 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी हेडिंग लिख रहे हो, और उसके बाद आप जैसे जैसे H2 H3 H4 H6 तक यूज़ करते जाते हो वैसे वैसे आप इंपॉर्टेंस कम करते जा रहे हो। यानी कि अगर आपने H1 यूज़ किया हुआ है बुक्स टू रीड, तो कोई भी सर्च इंजन ये सोचेगा कि, या फिर कोई भी बॉट जो कि आपकी वेबसाइट को क्रॉल कर रहा है वो ये सोचेगा कि आपकी ये जो हेडिंग है ये प्राइमरी टॉपिक आपके इस पेज का है। तो इसलिए आपको H1 से लेकर H6 टैग्स को बहुत सोच समझ के यूज़ करना है अपने वेब पेज में। अगर आप लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन चाहते हैं, और आप लोग अगर चाहते हैं कि आप अपनी बात मतलब कि आपके पेज में क्या है इस चीज़ को आप किसी भी रोबोट से या फिर किसी भी क्रॉलर से या किसी भी गूगल जैसे सर्च इंजन से अच्छी तरह से कन्वे कर पाएँ अपनी बात को, आप इसलिए सही टैग का इस्तेमाल करें। H1 से लेके H6 टैग का इस्तेमाल आपको साइज़ को बड़ा या छोटा करने के लिए कभी भी नहीं करना है। कुछ लोग क्या करते हैं, मैंने देखा है HTML नई सीखी होती है उन्होंने, और वो H1 से लेके H6 तक टैग्स को इस्तेमाल करते हैं, और वो इसको कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं कि यार अगर हमको बहुत बड़ा टेक्स्ट चाहिए तो H1 लिख लो, छोटा टेक्स्ट चाहिए तो H6 लिख लो। ऐसा नहीं करना है हमको, हेडिंग्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना है। जो पैराग्राफ है उसको पैराग्राफ टैग से लिखना है, जो हेडिंग्स है उनको हेडिंग टैग से लिखना है। बहुत केयरफुली हमें चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया, इसके बाद पैराग्राफ, इसके बाद एंकर, ये सब चीज़ें हमने देख ली। नोट्स में आते हैं वापस जल्दी से। एक बात लिखी हुई है, मैंने जो बात अभी आपको बताई ना वही लिखी हुई है बस। नोट, वी शुड नॉट यूज़ HTML हेडिंग्स टू मेक टेक्स्ट थिक और बोल्ड, ठीक है। हमें कभी भी टेक्स्ट को मोटा, टेक्स्ट को छोटा, टेक्स्ट को बड़ा बनाने के लिए हेडिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। हमको एक्चुअल में हेडिंग्स का इस्तेमाल क्यों करना है? हमें एक्चुअल में हेडिंग्स का इस्तेमाल तब करना है जब एक्चुअल में हम किसी हेडिंग को लिख रहे हों, ना कि हम किसी टेक्स्ट को छोटा बड़ा करना चाहते हो या इस तरह का डिज़ाइन देना चाहते हो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। हम आगे बढ़ेंगे अगले टैग की तरफ जो कि हमने ऑलरेडी देख लिया है, पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग क्या करता है? पैराग्राफ ऐड करने के काम आता है। मैंने आप लोग को बताया था आप इस तरह से पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं। पैराग्राफ चेंज आप लोग करना चाहते हैं तो आप इस तरह से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं। लॉरेम 34 लिखूंगा तो 34 वर्ड्स आ जाएंगे। बाय द वे आप देखो यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार आ गया। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार को हटाकर कुछ इस तरह का व्यू चाहते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह की व्यू की मैं बात कर रहा हूँ। अब ये टॉगल वर्ड रैप, इस पर क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पर आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार गायब हो जाएगा और लाइन नंबर आ जाएगा। यानी कि लाइन नंबर 17 एक्चुअल में ये वाली लाइन नहीं है। लाइन नंबर 17 एक्चुअल में इतना कंटेंट है, लेकिन ये आपको मल्टीपल लाइंस में दिखा रहा है ताकि आपको स्क्रॉल ना करना पड़े हॉरिजॉन्टली। इसको वर्ड रैप बोलते हैं, और बहुत सारे आईडीज़ और टेक्स्ट एडिटर में ये वर्ड रैप फंक्शनैलिटी हमको देखने को मिलती है। तो मैंने यहाँ पर वर्ड रैप को अपने इनेबल कर लिया है ताकि जो वर्ड्स हैं मेरे जो कि एक लाइन से पार जा रहे हैं, यानी कि वो लाइंस जो कि मेरी स्क्रीन की विड्थ से ज़्यादा लंबी है, वो इस तरह से शो हो जाएंगी। तो लाइन नंबर 17 एक्चुअल में इतनी बड़ी है, लाइन नंबर 18 इतनी बड़ी है, फिट हो जा रही है कि लाइन में। तो बड़ी लाइंस जो हैं वो रैप होकर मुझे उतनी ही स्क्रीन विड्थ में दिख जाएंगी और मुझे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। यानी कि जो लेटा वाला स्क्रॉल बार है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। ये वाला स्क्रॉल बार खड़ा वाला तो मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ पे आ गई बात कि
क्या होता है वाटर, आप क्यों आप लोग उसको यूज़ करना चाहेंगे। ठीक है, तो ये पैराग्राफ टैग हो गया। लॉरेम वाली ट्रिक मैंने आपको बताई। ये जो है जब भी आप लॉरेम लिखते हैं तो आप ये मत सोचना कि लॉरेम में लिखूंगा और लॉरेम 45 लिखूंगा नोट पैड में और मेरे पास 45 वर्ड्स की कोई रैंडम टेक्स्ट जनरेट हो जाएगा। ये एमेट है, ये एमेट प्लगइन के थ्रू है जो कि बिल्ट इन है VS कोड में। आपको एमेट इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, एमेट बिल्ट इन होता है VS कोड में। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। एक बात बोलना चाहूँगा, एमेट अगर आपका नहीं चल रहा है इसका मतलब आपने कोई बगी एक्सटेंशन इनेबल कर रखी है। बहुत बार ऐसा होता है कि आप लोग अगर कोई बगी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं, यानी कि कोई ऐसी एक्सटेंशन जो कि आपके एमेट को नोइंगली या एक्सीडेंटली डिसेबल कर दे, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे 99.99% केसेस में एमेट बहुत सही से काम करती है और ये चीज़ें जो है बहुत रेयर हैं कि आपकी एमेट काम नहीं कर रही है। VS कोड को रीइंस्टॉल मार लो यार अगर ऐसा हो रहा है तो। ठीक है, आई होप कि आप लोग समझ गए। और यहाँ पर हम लोग आएंगे वापस से अपने नोट्स में और एंकर टैग के बारे में पढ़ेंगे। एंकर टैग क्या है? एंकर टैग इज यूज्ड टू ऐड लिंक्स टू एन एग्जिस्टिंग कंटेंट इनसाइड एन HTML पेज। यानी कि एक HTML पेज में अगर आप लोग लिंक्स ऐड करना चाहते हैं, यानी कि आप लोग चाहते हैं कि एक पेज से दूसरे पेज में विद इन द साइट, यानी कि आपके साइट में रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज में आप यूज़र को लेकर जाना चाहते हो, या फिर आप लोग ग्लोबली अपने यूज़र को किसी दूसरी वेबसाइट पर लेकर जाना चाहते हो, तो आप एंकर टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है एब्सोल्यूट URL दे दिया codewithharry.com, तो यहाँ पर कोई भी क्लिक करेगा तो वो हैरी की वेबसाइट पर जाएगा। अगर मैं href=/about.html लिख दूँ और यहाँ पर मैं टैब दबाकर लिख दूँ go to about, ठीक है, तो क्या होगा, ये about.html में जाने की कोशिश करेगा। मैं एक about.html बना देता हूँ, बहुत ही सिंपल सी बनाऊंगा। मैं यहाँ पर जो टाइटल है उसको about लिख दूंगा, एक पैराग्राफ लिखकर lorem 45 लिख दूंगा और इसके बाद लिख दूंगा दिस इज़ about। ठीक है, सिंपल सी चीज़। index.html से मैं जैसे ही क्लिक करूँगा go to about पर, अब देखो मैं about.html पर आ गया। ये है हमारा रिलेटिव लिंक। तो मैं यहाँ पर एक चीज़ लिखता हूँ, एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट लिंक्स और एग्जाम्पल ऑफ एब्सोल्यूट लिंक, और इसको कमेंट आउट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये चीज़ जो है डिस्प्ले हो मेरी वेबसाइट पर। और इसके बाद एग्जाम्पल ऑफ रिलेटिव लिंक। ठीक है, और ये रिलेटिव लिंक का एग्जाम्पल है, यानी कि विद इन द पेज आप लोग बता रहे हो कि मेरे सर्वर में ही एक about.html एंड पॉइंट है, उस पर चले जाओ। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो HTTPS, यानी कि इंटरनेट पर codewithharry.com एक वेबसाइट है, उस पर चले जाओ। तो इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप ग्लोबली किसी के भी कंप्यूटर से जा सकते हो, यहाँ पर अगर आप अपने सर्वर में हो आप तभी जा सकते हो, यानी कि आपको रिलेटिव लिंक को यूज़ करना है तभी जब आप अपने सर्वर में हो। मैं एक्चुअली ये लाइव सर्वर यूज़ कर रहा हूँ, मुझे पता है कि एक about.html यहाँ पर पड़ी हुई है, तो इसलिए मैं about.html में जाऊँगा। अगर आप ये चीज़ किसी और को भेजोगे, आप कहोगे कि /about.html पर चला जा, तो वो मेरे इस कंप्यूटर में इस फाइल पर नहीं आएगा, या फिर मेरे किसी भी सर्वर में रखी हुई इस फाइल पर नहीं आएगा। आप अगर अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं तो हाँ, आपकी ये about.html पर वो ज़रूर आ जाएगा। आई होप यू गॉट द पॉइंट। कुल मिलाकर अगर आप कंफ्यूज हैं तो मैं बता दें, कंफ्यूज ना हो, सिंपल सी बात ये है कि एब्सोल्यूट लिंक का मतलब है कि आप पूरा पता दे रहे हैं, और रिलेटिव लिंक का मतलब है कि आप ये बता रहे हैं कि आप यहाँ से कहाँ जाना चाहते हैं। यानी कि सेम आपका सर्वर है, यानी मेरा सर्वर क्या है, अभी मेरे सर्वर का URL ये है और /about.html। ठीक है, तो ये /about.html में चला गया। मैं बैक बटन दबाकर सेम जगह पर आ सकता हूँ जहाँ पर मैं था। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया एंकर टैग और इसका href एट्रीब्यूट और एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव लिंक्स। अब बात करेंगे इमेज टैग्स की। इमेज टैग बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। इमेज टैग इस्तेमाल किया जाता है इमेजेस को ऐड करने के लिए आपके HTML पेज में, यानी कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके इमेजेस ऐड हों HTML पेज में, तो आप img टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका एक एट्रीब्यूट होता है src, जो कि ये बताता है कि कौन सा इमेज आप लोग ऐड करना चाहते हैं। तो img src इज इक्वल टू इमेज का नाम या फिर इमेज का कंप्लीट एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इमेज टैग यूज़ करना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इमेज टैग, और इसके बाद मैं कंट्रोल एंटर करके मैं दूसरी लाइन में आ रहा हूँ। बाय द वे, मुझसे बहुत सारे लोग कीबोर्ड शॉर्टकट्स के बारे में पूछते हैं, तो कंट्रोल एंटर करके मैं आ रहा हूँ। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, img लिखूँगा और src के अंदर मैं कोई एड्रेस डालूँगा, और src के अंदर मैं कोई भी इमेज का एड्रेस डाल देता हूँ। मैं इमेजेस सर्च करूँगा इंटरनेट पर, और कोई भी इमेज हम लोग सर्च कर सकते हैं, और मैं यहाँ पर करूँगा क्या, अनस्प्लैश पे जाऊँगा। बाय द वे, अनस्प्लैश एक बहुत अच्छी API है, मैं आप लोग को बताता हूँ क्यों। और उससे भी पहले मैं क्या करूँगा, इसका जो URL है इस इमेज का, उस पर मैं जाऊँगा और यहाँ पर src के अंदर इसको पेस्ट कर दूँगा,
और आप लोग देखो कि मेरी पेज पर ये इमेज आ गया है, ठीक है। तो कभी भी मुझे अपनी वेब पेज पर इमेज को लगाना है तो मैं इस तरह से लगा सकता हूँ। ऑब्वियसली बहुत अच्छा तो नहीं दिख रहा है, बट दिस इज़ हाउ वी ऐड इमेजेस, ठीक है। अब ऑल्ट क्या होता है, अगर मान लो ये गलती से या फिर किसी भी रीज़न से लोड नहीं हो पाया, तब आप कौन सा टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं, ठीक है। मान लो आप दिखाना चाहते हैं ह्यूमन इमेज, ठीक है। मुझे पता है बहुत अजीब सा ऑल्ट है, बट ऑल्ट का मतलब वो टेक्स्ट जो कि दिखाया जाए अगर आपकी जो इमेज है वो लोड ना हो पाई। तो अगर मैं इसको unsplash4.com कर दूं तो शायद ये इमेज लोड ना हो और मुझे यहाँ पर ह्यूमन इमेज यानी कि जो ऑल्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं अपने इस जो मैंने यहाँ पर unsplash4 लिखा था यानी कि URL को ख़राब करा था उसको मैं वापस से ठीक कर दूं, तो आप लोग देखो इसको मैं जैसे ही सेव करूँगा ये ऑल्ट मुझे अब दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि ऑल्ट के अंदर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो तभी दिखाई देता है जब आप लोग इमेज को लोड नहीं कर पाए, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, बहुत क्लियर है, बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ठीक है। नोट्स में आते हैं वापस से, और यहाँ पर मैंने ऑल्ट के बारे में नहीं बताया, बट यहाँ पर एमिट ने ऑटोमेटिकली मुझसे ऑल्ट जो एट्रीब्यूट है उसको फिल करने के लिए बोला। बाय द वे एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप जैसे ही अपना माउस एरो लेकर जाते हैं तो यहाँ पर देखो कि ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिखा रहा है और ये दिखा रहा है कि दी इमेज URL, क्या चीज़ आपको SRC के अंदर लिखनी है, क्या चीज़ आपकी पैराग्राफ है, आप MDN रेफरेंस खोलना चाहते हैं तो ये आपको developer.mozilla.org पर ले जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया कि किस तरह से आप डॉक्स वगैरह यहीं के यहीं खोल सकते हैं कुछ लिंक्स पर क्लिक करके। हम यहाँ पर जल्दी से आएंगे अपनी इस HTML की चैप्टर 2 के नोट्स की तरफ और देखेंगे बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स की तरफ। बाय द वे मैंने आप लोग को यहाँ पर रिलेटिव और एब्सोल्यूट URL के बारे में बताया, वो चीज़ इमेजेस के लिए भी होल्ड करती है। अगर मैं इसको सेव इमेजेस करूँ और इसको चैप्टर 2 वाले फोल्डर के अंदर सेव कर दूं विद द नेम image.jfif, इसकी जो भी एक्सटेंशन है वो खुद ऐड हो जाएगी, image.jfif। यहाँ पर ये देखो image.jfif आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक और इमेज टैग लिखूँगा और इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मैंने अपना रेप्लिकेट लाइन का शॉर्टकट बना रखा है Ctrl+D दबाकर यहाँ पर कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाकर। उसकी बात मैंने एक दूसरे वीडियो में करी हुई है जो कि लर्न VS कोड इन 1 वीडियो है, आप लोग उसको बाद में देख लेना। बट अभी यहाँ पर आप लोग देखोगे किस तरह से मैं ये SRC के अंदर /image.jfif डालूंगा और सेम इमेज को मैं वापस से रेंडर करा लूँगा। तो देखो यहाँ पर ये वाली जो इमेज है इसका SRC है, यहाँ पर ओपन इमेज इन न्यू टैप करूँगा तो इसका सोर्स ये है। लेकिन यहाँ पर इस पर अगर मैं ओपन इमेज इन न्यू टैप करूँगा तो यहाँ पर ये image.jfif आ गया। आप लोग देख सकते हो ये image.jfif डाउनलोड हो गई है, यानी कि इसका मतलब ये है कि image.jfif से आ रही है इमेज, यानी कि इसकी सोर्स जो है इमेज की वो ये वाली फाइल है image.jfif। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को कि कहाँ से इसकी सोर्स आ रही है और आप लोग किस तरह से रिलेटिव और एब्सोल्यूट लिंक यूज़ कर सकते हो इमेज को डिस्प्ले करने में। तो ये वाली जो हमारी इमेज की लिंक है वो है एब्सोल्यूट इमेज और ये है एब्सोल्यूट URL, एब्सोल्यूट सोर्स URL, ठीक है। और ये क्या है, ये आपका रिलेटिव URL है क्योंकि आप कह रहे हो /image.jfif यानी कि मेरे सर्वर में रखी हुई image.jfif, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो images.unsplash.com के इस वाले URL पर रखी हुई इमेज, ठीक है। तो ये URLs किस तरह से एब्सोल्यूट किस तरह से रिलेटिव लिखना है आई होप आपको समझ में आ गए। वापस से आएंगे यहाँ पर और बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स के बारे में बात करेंगे। हम लोग बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स को यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। तो मैं आपको बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन का एक बहुत अच्छा डेमो दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन टैग्स, ठीक है। और उसको ऑब्वियसली मैं यहाँ पर कमेंट आउट करूँगा और यहाँ पर मैं B टैग लिखूँगा दिस इज़ बोल्ड। इसके बाद मैं एक इटैलिक टैग लिखूँगा और मैं लिखूँगा यहाँ पर दिस इज़ इटैलिक, ठीक है। और इसके बाद मैं अंडरलाइन टैग लिखूँगा और लिखूँगा दिस इज़ अंडरलाइन, ठीक है। और सेव करने के बाद आप लोग देखो कि बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन टैग्स हमें यहाँ पर आ जाएंगे। दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक एंड दिस इज़ अंडरलाइन। दिस इज़ अंडरलाइन 2 बार आ गया शायद, मैंने सेव नहीं किया तो एक बार ही लिखा है दिस इज़ बोल्ड, ये बोल्ड आ गया, ये इटैलिक आ गया, ये अंडरलाइन आ गया। बाय द वे मैं एक चीज़ करता हूँ यहाँ पर, ये जो इमेजेस हैं ये दोनों टैग्स को मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। द रीज़न बीइंग कि यार ये बहुत सारी स्पेस खा जा रहे हैं, आप लोग इसको बाद में अनकमेंट करके देख लेना। हमारा पेज अभी बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। तो देखो यहाँ पर मैंने दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक और दिस इज़ अंडरलाइन लिख दिया है। क्या एक चीज़ देखिए आप लोगों ने, दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक और दिस इज़ अंडरलाइन एक ही लाइन में आया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर एक एंटर भी मार दूँ इस तरह से, न्यू लाइन भी दे दूँ, उसके बाद भी ये न्यू लाइन जो है वो डिस्प्ले नहीं होगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो न्यू लाइन डिस्प्ले नहीं हुई है। मैंने पेज को भी सेव कर लिया। तो न्यू लाइन में जितनी भी दे दूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है।
या फिर मैं एक्स्ट्रा स्पेसेस जितनी भी दे दूँ, यहाँ पर देखो मैंने कितनी स्पेसेस दी हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है दिस इज़ बहुत सारी स्पेसेस फिर इटैलिक, और यहाँ पर रेंडर क्या हुआ, सिर्फ एक स्पेस इटैलिक। इसका मतलब जो HTML है वो एक्स्ट्रा स्पेसेस और एक्स्ट्रा न्यू लाइंस को, यानी कि एक भी न्यू लाइन अगर है उसको इग्नोर करता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपने न्यू लाइन एक्सप्लिसिटली डाली हुई है अपने HTML कोड में। इसका कुल मिलाकर मतलब ये है कि आप यहाँ पर इस तरह से तो न्यू लाइन्स नहीं डाल सकते। तो कैसे डालेंगे न्यू लाइन, मैंने आप लोग को बता रखा है अपने नोट्स में, BR टैग की सहायता से। BR टैग इज़ यूज टू क्रिएट लाइन ब्रेक्स इन एन HTML डॉक्यूमेंट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि दिस इज़ बोल्ड, दिस इज़ इटैलिक और दिस इज अंडरलाइन, नई नई लाइन में आप BR टैग का इस्तेमाल करें। BR एक एम्प्टी टैग है और BR टैग को आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं और BR टैग को आप जहाँ जहाँ लिखेंगे वहाँ वहाँ एक नई लाइन आ जाएगी। तो देखो दिस इज़ बोल्ड के बाद एक नई लाइन में एक्सपेक्ट करूँगा, दिस इज़ इटैलिक के बाद एक्सपेक्ट करूँगा और दिस इज अंडरलाइन के बाद एक्सपेक्ट नहीं करूँगा। आप लोग यहाँ पर देखो कि दोनों जगह न्यू लाइन आ गई, यहाँ पर इसके बाद एक न्यू लाइन, इसके बाद एक न्यू लाइन, दिस इज अंडरलाइन के बाद न्यू लाइन नहीं आई है। इसको मैं प्रूव करने के लिए यहाँ पर एक और दिस इज अंडरलाइन 2 नाम से बनाऊंगा और ये सेम लाइन पर आएगा, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई, आप किस तरह से अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं विद इन द पेज। बिग एंड स्मॉल टैग्स, हमारे पास बिग और स्मॉल टैग्स होते हैं HTML में, हम लोग बिग और स्मॉल टैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी दिस इज़ बिग या फिर दिस इज़ स्मॉल, स्मॉल में मैं दिस इज़ स्मॉल कर दूंगा, दिस इज़ स्मॉल। और आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि बिग और स्मॉल जो है, थोड़ा सा बिग और थोड़ा सा छोटा यहाँ पर मुझे रेंडर होकर मिल गया है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे HTML के अंदर आप किस तरह से एक हॉरिजॉन्टल, जो मैं कहूँगा डिवाइडर आप लोग डाल सकते हैं। किस तरह से डालोगे डिवाइडर, उसके लिए एक HR टैग होता है। मान लो मैं जैसे जैसे टॉपिक्स आप लोग को बताता जा रहा हूँ, जैसे मैंने हेडिंग एंड पैराग्राफ्स आप लोग को एक टॉपिक बताया, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखूँगा हेडिंग एंड पैराग्राफ्स, ठीक है, और मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा। और हेडिंग एंड पैराग्राफ्स के बाद मैंने आपको बताया लिंक्स, तो मैं चाहूँगा कि इसको मैं सेपरेट कर दूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से। फिर इमेज टैग के बारे में मैंने आप लोग को बताया, मैं चाहता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से सेपरेट कर दूँ। फिर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन के बारे में मैंने बताया, मैं चाहता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मैं सेपरेट कर दूँ इसको। HR मैंने लिख दिया यहाँ पर, और आप लोग देखो HR लिखने से क्या हुआ, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस मुझे देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों मिल रही हैं मुझे देखने को, क्योंकि मैंने HR यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने ये इमेज जो है वो डिस्प्ले नहीं करा रखा है, मैं करा देता हूँ इसको डिस्प्ले, तो आप लोग को जो है यहाँ कहाँ गया मेरा इमेज, ये रहा, तब आप लोग को ये थोड़ा सा और प्रॉपर दिखेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये लिंक्स हो गए, ये मेरी इमेज हो गई, और इसके बाद ये बोल्ड इटैलिक वाला पार्ट हो गया। इमेज को मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, और मैं छोटा कर सकता हूँ विड्थ और हाइट एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करके। अगर मैं यहाँ पर विड्थ इज इक्वल टू 121 पिक्सल कर दूँ तो ये 121 पिक्सल विड्थ में आ जाएगा। देखो ये छोटा हो गया, और इस तरह से मैं इसकी विड्थ और हाइट सेट कर सकता हूँ। बट इट्स हाईली रिकमेंडेड कि आप लोग विड्थ और हाइट किसी भी इमेज की CSS की सहायता से, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स की सहायता से सेट करें। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपने अगले टैग्स के बारे में, जो कि है सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट टैग्स। वी कैन ऐड सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इन HTML एज फॉलोज। अगर आप लोग को सबस्क्रिप्ट ऐड करनी है, सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, सबस्क्रिप्ट जैसे मान लो आप लोग कोई भी एक केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 मैं लिखना चाहता हूँ, तो मैं किस तरह से लिखूँगा, मैं कुछ इस तरह से लिखूँगा। मैं सबसे पहले यहाँ पर सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा मैं सबसे पहले एक यहाँ पर लेटेस्ट से मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, और मैं लिखूँगा यहाँ पर C, और उसके बाद मैं लिखूँगा O, और इसके बाद मैं लिखूँगा एक सबस्क्रिप्ट, और इसके अंदर मैं 2 लिख दूँगा। तो CO2 कुछ इस तरह से रेंडर होगा। आप लोग देखो यहाँ पर CO2 कुछ इस तरह से रेंडर होगा। CO2 मैं स्पेस भी हटा दूँगा, तो CO2 चिपका रेंडर हो जाएगा, जो कि आइडियली दिख रहा है यहाँ पर बिल्कुल सही। तो CO2 आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई इक्वेशन लिखनी है और आपको लिखना है कुछ इस तरह से A² + B² + C, इस टाइप से कुछ लिखना है, तो आप लोग क्या लिख सकते हैं, एक A लिख सकते हैं, एक सुपरस्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और 2 लिख सकते हैं, और इस तरह से आप लोग A² लिख सकते हैं। और इसके बाद लेटेस्ट से आप लोग लिखना चाहते हैं +BX + C। ठीक है, आप लोग मान लो ये लिखना चाहते हैं, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, अगर आपने नहीं देखा। बाय द वे मैं यहाँ जूम कर रहा हूँ 500% मैंने जूम कर दिया, इसलिए इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है, मैंने और कोई जादू नहीं किया। A² + BX + C। ठीक है, AX² लिख देता हूँ इसको मैं,
कुछ भी लिख सकते हो यार, कोई भी क्वेश्चन हो सकती है, ठीक है। तो मैंने ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस तरह से लिख दिया। मैं इसको ज़रा कंट्रोल और स्क्रॉल दबाकर रीसेट करूँगा, रीसेट पर क्लिक करके, और ये रीसेट हो जाएगा अपने ओरिजिनल साइज़ में, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे प्री टैग के बारे में। अब प्री टैग क्या होता है? HTML हमेशा इग्नोर करता है एक्स्ट्रा स्पेस और न्यू लाइंस को, ये तो मैंने आप लोग को अभी भी दिखाई दिया। अगर हम चाहते हैं कोई ऐसा टेक्स्ट को डिस्प्ले करना जो कि हम चाहते हैं एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई कोड लेता हूँ, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पाइथन कोड, ठीक है। मुझे कोई भी पाइथन कोड मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो ये python.org से ही कोई कोड उठाते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन से कोड उठा लेते हैं यार, क्या जाता है पाइथन डॉक्स, और कोई भी छोटा सा मुझे यहाँ पर कोड मिल जाए, प्लीज़ मुझे छोटा सा कोड दे दो पाइथन। मान लो मैं ये ऐसे कैसे लिखना चाहता हूँ। मान लो मैंने ये कॉपी किया और इसके बाद मैंने इस उम्मीद में पेस्ट किया कि यार ये ऐसे के ऐसे ही डिस्प्ले हो जाएगा, यानी कि ये जो न्यू लाइन्स है वो ऐसे ही आ जाएंगी। मैं सेव करूँगा तो देखो मेरे ऊपर आएगा डिसअपॉइंटमेंट, क्योंकि ये सब कुछ एक ही लाइन में डिस्प्ले हो गया, ना ये न्यू लाइन्स आई, ना ये एक्स्ट्रा स्पेसेस आई, कुछ भी इसने प्रिजर्व नहीं करा। अगर मैं चाहता हूँ कि इस तरह की एक्स्ट्रा स्पेसेस और इस तरह की न्यू लाइन्स प्रिजर्व हो जाए, यानी कि मुझे टेक्स्ट एज इज रेंडर होकर मिल जाए, तब मैं क्या करूँगा? तब मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ प्री टैग का, यानी कि मैं इसके ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह से प्री का ओपनिंग टैग लिख दूंगा और क्लोजिंग टैग प्री का यहाँ पर लिख दूंगा। और आप लोग देखो इससे क्या होगा कि प्री ओपनिंग और प्री क्लोजिंग टैग के अंदर जो जो चीज़ें होंगी वो मुझे एज इट इज़ रेंडर होकर मिल जाएंगी। तो आप लोग देखो, दिस मीन्स दैट sys.get फाइल सिस्टम इनकोडिंग रिटर्न्स UTF-8, जो भी जितनी भी स्पेसेस थी, जहाँ जहाँ न्यू लाइन थी, वहाँ आपको न्यू लाइन्स वगैरह देखने को मिल रही हैं। अगर मैं यहाँ पर बहुत सारी न्यू लाइन्स भी डाल दूँ तो आप लोग देखो यहाँ पर बहुत सारी न्यू लाइन्स देखने को मिल गई। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो टेक्स्ट है वो एज इट इज़ रेंडर हो जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं प्री टैग्स को। प्री टैग्स का इस्तेमाल होता है कोड को डालने के लिए। कभी कभी आप लोग अगर कोड अपना रेंडर करना चाहते हैं HTML वेबसाइट पर तो आप प्री टैग का इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो न्यू लाइन्स हैं वो ऐसे कैसे प्रिजर्व हो जाए, ठीक है। सो दिस वॉज चैप्टर 2। आई होप आपको ये बेसिक टैग्स के बारे में समझ में आया। आने वाले चैप्टर्स में हम लोग और भी HTML के टैग्स वगैरह देखेंगे हम, लेकिन उससे पहले चैप्टर 2 की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट। सो गाइस अब आ चुका है चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का, और यहाँ पर चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट की PDF मैं खोलने वाला हूँ, और आप लोगों को चैप्टर 2 के प्रैक्टिस सेट की PDF जो कि यहाँ पर है उसको भी खोल लिया मैंने। चैप्टर 2 को डजंट मैटर, जो कि हमने अभी देखा, हमने काफ़ी चीज़ें देखी। हमने मेक, स्मॉल, प्री, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ये सारे के सारे टैग्स देखे, एंड आई थिंक इट वॉज फन बिकॉज हम लोगों ने एक पूरी वेबसाइट को बनाना अभी यहाँ तक सीख लिया है। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या कि कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे ताकि आप लोगों की पकड़ जो है वो मजबूत बने HTML पर, और जो भी टैग्स और प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स जो कि हमने टैग्स के देखे वो चीज़ आप लोग सही से समझ पाए। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा, इट्स क्रिएट एन HTML पेज विद अ हेडिंग, जो कि टाइटल होने वाला है, यानी कि पेज का टाइटल, नॉट दिस टाइटल बट द टाइटल हेडिंग। एक हेडिंग है जो कि पूरे पेज का टाइटल है, HTML डॉक्यूमेंट का टाइटल है, और उसके बाद एक प्राइमरी हेडिंग है, उसके बाद एक सब हेडिंग है, ठीक है। तो मैं करूँगा क्या यहाँ पर जल्दी से इसी को VS कोड में खोल लूँगा, जो कि खुला हुआ है हमारा फोल्डर, क्योंकि यार ये चैप्टर 2 की ही प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। मैं यहाँ पर चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट या फिर सिर्फ प्रैक्टिस सेट .html करके एक फाइल बना लूँगा, बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा, और यहाँ पर मैं लिख दूँगा चैप्टर 2 प्रैक्टिस सेट, यही रख देता हूँ नाम इसका मैं, ठीक है। और बॉडी के अंदर मैं करूँगा क्या कि डालने वाला हूँ वो कोड जो कि हम लोग अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके लिखने वाले हैं। तो अगर मुझे एक प्राइमरी हेडिंग डालनी है तो डेफिनेटली वो H1 होगी, और मान लो मैं माउंटेन्स के बारे में लिख रहा हूँ, और उसके बाद लेट्स से मैं एक सेकेंडरी हेडिंग डाल रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ वाई माउंटेन्स, ठीक है, वाई माउंटेन्स। और लेट्स से मैंने एक पैराग्राफ लिखा जिसमें कितने रखूँ मैं, 45 वर्ड्स है मान लो, और वर्ड रैप को मैं ऑन करूँगा। मैंने आप लोगों को बताया था वर्ड रैप को कैसे ऑन करते हैं, ताकि एक ही आई मीन टू से कि बिना स्क्रॉल बार के आप लोगों को टेक्स्ट दिखेगा, यानी कि लाइन नंबर 12 जो कि शायद एक लाइन में फिट नहीं हो पाती, अब यहाँ पर मुझे इस तरह से दिखाई पड़ रही है। सिर्फ एक लाइन है बट मुझे इस तरह से प्रेजेंट की जा रही है, और लाइन नंबर 13 यहाँ पर, ये वर्ड रैप की वजह से संभव हो पाया है। अब यहाँ पर वाई माउंटेन के बाद मैं एक इसके अंदर एक सब हेडिंग डालने वाला हूँ, और द मेन रीज़न, ठीक है। मान लो कुछ हम जो मेन रीज़न है उसको लिख रहे हैं,
और इसके बाद पैराग्राफ, और मान लो मेन रीज़न में हमने 45 वर्ड्स लिखे, तो हमारा पेज जब मैं लाइव सर्वर से आपको खोल के दिखाऊंगा कुछ इस तरह का दिखेगा। तो एक पेज हेडिंग है, ठीक है, और इसके बाद आपका वाई माउंटेन्स है, इसके बाद इसके अंदर एक और हेडिंग है जो कि सब हेडिंग है, और वो है द मेन रीज़न। तो यहाँ पर यही चीज़ हम लोग को करनी थी, एक HTML पेज बनाना था विद द हेडिंग जो कि डायरेक्ट हेडिंग होने वाली है, प्राइमरी हेडिंग और एक सब हेडिंग, वो हमने कर लिया है। कौन कौन से टैग्स आपने यूज़ किए? क्या मैं कोई और टैग यूज़ कर सकता था? डेफिनेटली मैं कोई और टैग ज़रूर यूज़ कर सकता था। और जब आप CSS पढ़ेंगे तब आप लोग को पता चलेगा कि यार आपके पास कितने सारे और ऑप्शन हैं इस चीज़ को करने के। क्योंकि यार देखो, जब आप CSS को पढ़ेंगे वहाँ पर आप ये देखेंगे कि आप किसी भी एलिमेंट का किसी भी तरह से साइज़ वगैरह छोटा बड़ा कर सकते हैं। और जब ऐसा हो पाता है आपसे, तो आप कभी कभी आप लोग बहुत ज़्यादा लालची हो जाते हैं इजी टैग्स, जैसे कि फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ को हेडिंग यूज़ कर लिया, उस तरह के काम करने में। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग उस तरह के लालच में पड़ें। मुझे पता है कि आपको अंदर से एक इंट्यूटिव फीलिंग आएगी कि यार ईजिली इसको निपटा देता हूँ, बना देता हूँ, बट एक्चुअल में क्या वो पेज रोबोट्स द्वारा पढ़ा जाएगा? क्या वो पेज SEO फ्रेंडली होगा? क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन उस पेज में ढंग से हो पाएगा? ये सारे सवाल भी आप लोगों को अपने आप से पूछने चाहिए जब आप इस तरह के काम कर रहे हैं। क्रिएट अ पेज विद 5 वॉलपेपर इमेजेस टेकन फ्रॉम द इंटरनेट से आप लोगों को 5 वॉलपेपर के इमेजेस लेने हैं और उनको आपको डिस्प्ले कराना है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ वॉलपेपर्स और इमेजेस में जाऊँ और आप लोग को सिर्फ डिस्प्ले कराना है अगर, तो आप लोग यहाँ पर वॉलपेपर के बहुत सारे वॉलपेपर इमेजेस जो है वो ढूंढ सकते हैं। देखो बहुत सारे वॉलपेपर इमेजेस आपको मिल गए, तो आप इनमें से कोई भी वॉलपेपर यूज़ करो यार, डजेंट मैटर आप कौन सा यूज़ करते हो। मैं अगर ये वाला वॉलपेपर यूज़ करूँ, राइट क्लिक करूँगा, ओपन इमेज न्यू टैब करूँगा और इस इमेज का URL कॉपी करूँगा और इसको यहाँ से जो है मैं वॉलपेपर को ले लूँगा। तो आपने सिंपली करना क्या है कि ये जो वॉलपेपर्स हैं इनमें से कोई भी एक चुनना है और चुनने के बाद आप लोगों को डिस्प्ले कराना है। और ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व नहीं करने वाला। द रीज़न इज़ कि आप लोगों को यार अच्छे से पता होना चाहिए यार कैसे ये चीज़ करते हैं, क्योंकि यार मैंने काफ़ी एग्जांपल्स आपको यहाँ पर दिखा दिए। अब तीसरा क्वेश्चन, BR और HR टैग्स को यूज़ करना है टू डिस्प्ले अ पीस ऑफ टेक्स्ट विद लाइन ब्रेक्स। ये भी आप ट्राई करेंगे। उससे मैंने BR और HR दोनों आप लोग को बता रखे हैं। मैं इस वीडियो को शॉर्ट एंड टू द पॉइंट रखना चाहता हूँ, इसलिए प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन दिए हैं ताकि आप लोग प्रैक्टिस खुद से करें, ठीक है। फोर्थ वाला क्वेश्चन है, ट्राई द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग HTML। आपको लिखनी है ये इक्वेशन HTML से, C+O2 फॉर्म CO2 कार्बन की ऑक्सीडाइजेशन की रिएक्शन है। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इसको लिखेंगे। मैं बताता हूँ एक पैराग्राफ के अंदर आप इसे कैसे लिख सकते हैं। आपको जैसे लिख सकते हैं C+O2 फॉर्म्स, अगर आप कुछ इस तरह से लिखते हैं CO और 2, तो अगर आप सिर्फ ऐसे लिखेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगी। आपको दिखाता हूँ मैं कुछ इस तरह से, जो कि अच्छे से नहीं दिखाई दे रही है। मुझे सबस्क्रिप्ट टैग्स चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से सब लिखूँगा और 2 लिख दूँगा, ये स्पेस हटा दूँगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर सब टैग का इस्तेमाल करूँगा, वापस से 2 लिखूँगा और इसको यहाँ से ये जो स्पेस है यहाँ से इसको हटा दूँगा। और अब देखना आप लोग कि यहाँ पर ये जो मेरी इक्वेशन थी वो बिल्कुल सही से आ गई है। C+O2 फॉर्म CO2 बहुत ढंग से दिखाई पड़ रही है मेरी जो रिएक्शन है, ठीक है। तो आइडियली आप चाहेंगे कि आपकी रिएक्शन ऐसे दिखाई पड़े, ठीक है। सो यहाँ पर एक चीज़ और आप लोग को बताना चाहूँगा। बात यहाँ पर हमने करी है केमिकल रिएक्शन की, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर HTML का जो एरो है वो आप लोग इंटरनेट से ला सकते हो। तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दूँ कि किस तरह से आप लोग इस तरह के एरोस को डिस्प्ले करा सकते हो। तो देखो यहाँ पर बहुत सारे कोड्स दिए हुए हैं HTML के, तो $RARR अगर आप लोग इस्तेमाल करोगे तो आप HTML का एरो सिंबल यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि हम HTML में यूज़ कर सकते हैं। मैं आप लोग को एक यूज़ दिखाता हूँ इस तरह के एरो का। तो देखो ये एरो इस तरह से दिखाई दे रहा है। HTML में आप लोग इस तरह के एरोस को यूज़ कर सकते हैं। और बहुत तरह के सिंबल्स होते हैं हमारे पास HTML में जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनका जो कोड है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया। तो कभी भी आपको इस तरह के एरोस के साथ काम करना है तो आप इंटरनेट पर देख सकते हो कि क्या HTML में इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं है, क्या HTML कोई सिंबल प्रोवाइड करता है इस चीज़ के लिए। मेरे केस में प्रोवाइड कर रहा था, मुझे यहाँ पर एक राइट एरो का सिंबल जो है मिला HTML में, इसलिए मैंने उसको यूज़ कर लिया। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा किस तरह से ये चीज़ करते हैं। ट्राई टू राइट अ विकीपीडिया आर्टिकल यूजिंग HTML। और मैं चाहता हूँ कि यार ये वाला क्वेश्चन तो आप कम से कम खुद से करें, क्योंकि एक विकीपीडिया आर्टिकल, लेटेस्ट से मैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग का विकीपीडिया पेज खोलना चाहता हूँ और इस पेज को मैं लेटेस्ट से रेप्लिकेट करना चाहता हूँ। तो कौन कौन सा टैग्स आप इस्तेमाल करोगे, ज़रा सोचो ये कौन सा टैग होगा। ये डेफिनेटली
हेडिंग टैग है, ठीक है, आप इंस्पेक्ट करके इसको देख लो, ये H1 टैग है, ये प्राइमरी हेडिंग है इस पेज की, तो ये H1 टैग ही होगी। किसी पेज में अगर मान लो आपको ये H1 नहीं भी मिलती तो उस पेज के डेवलपर ने गलती करी है, क्योंकि यार अगर आपकी हेडिंग जो है वो ही आपने हेडिंग टैग से नहीं लिखी, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर पेज। आपका पेज डिस्प्ले हो सकता है CSS की मदद से बिना हेडिंग टैग्स को यूज़ किए, लेकिन इट विल नॉट बी कॉल्ड बेस्ट प्रैक्टिस। आपको अच्छी प्रैक्टिस के साथ इस चीज़ को करना है। आपको अच्छी सॉफ्टवेयर टेक्निक्स को यूज़ करके अपने किसी भी तरह की वेबसाइट, ऐप या सॉफ्टवेयर जो है बिल्ड करेंगे तो आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको बंद करूँगा और हमारा चैप्टर 2 का प्रैक्टिस सेट खत्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए रखे थे ताकि आप लोग अपनी प्रैक्टिस को कम से कम कर पाएँ। जब आप इस चैप्टर 2 को पढ़ लें उसके बाद मैं इन नोट्स को कुछ इस तरह से बनाना चाहता हूँ कि यार एक बार ये नोट्स आपके हाथ लग गए तो आप लोग इस वीडियो प्लस नोट्स के साथ जब जाएंगे तो सिर्फ नोट्स कभी भी आप लोग देखेंगे पन्ना पलट के तो आपको दिमाग में एकदम से समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ आपको कब करनी है। और प्रैक्टिस सेट भी इसीलिए दिया है कि कभी रिवीजन करना चाहो तो नोट्स के कुछ पन्ने पलट के आपका काम हो जाए। अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 3 पर, और चैप्टर 3 में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग एक वेबसाइट को स्ट्रक्चर करते हैं, क्योंकि आप लोग एक वेबसाइट को अगर स्ट्रक्चर करना सीख गए तो आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ, मुझे पता है हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी अभी दिखाई नहीं पड़ रही है क्योंकि हम लोगों ने CSS इस्तेमाल नहीं किया है, बट अगर हम लोग सिर्फ ये सीख लें कि स्ट्रक्चर कैसे करते हैं अपनी वेबसाइट को तो इट विल बी अ गुड विन फॉर अस। लेट्स मूव टू चैप्टर 3 नाउ। सो यहाँ पर जल्दी से चैप्टर नंबर 3 की PDF को खोल लेते हैं, और चैप्टर नंबर 3 की PDF को खोल के हम लोग देखेंगे कि एक पेज लेआउट को किस तरह से बनाया जाता है। तो चैप्टर 3 इज़ अबाउट क्रिएटिंग अ पेज लेआउट। अब मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी हुई हैं जिनका मतलब बहुत ज़्यादा गहरा है, और इसलिए मैं उन बातों पर थोड़ा सा फोकस करूँगा, और मैंने नोट्स में जो कम से कम चीज़ आ सकती थी वो लिखी है। मैं बाकी टैब्स को बंद करूंगा। और मैंने यहाँ पर लिखा है व्हेन वी यूज़ द राइट टैग इन राइट प्लेस। हम एक सही जगह पर सही टैग का इस्तेमाल जब करते हैं तो एक बेटर पेज लेआउट हमारा बनता है, बेटर इंडेक्सिंग होती है सर्च इंजन द्वारा, और एक बेटर यूज़र एक्सपीरियंस मिलता है। और यहाँ पर शब्द बेटर का इसलिए इस्तेमाल किया गया है, बेटर का मतलब क्या होता है, बेहतर। बेहतर होगा काम, ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा। देखो, आप लोग अगर राइट टैग का प्रयोग नहीं करोगे और कुछ करके वेबसाइट बना दोगे तो आपकी वेबसाइट तो बन जाएगी, लेकिन क्या सर्च इंजन्स उसको इंडेक्स कर पाएंगे? क्या आपकी साइट गूगल पर आएगी? क्या आपके यूज़र को अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा? यूज़र एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो आप कोई थर्ड पार्टी जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी CSS फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हो सकता है कि उन लोगों ने कुछ पर्टिकुलर टैग्स को टारगेट किया हो, जैसे हेडर को या फुटर को, और आप तो वो लेआउट यूज़ ही नहीं कर रहे हो, तो आपको शायद उस लाइब्रेरी को यूज़ करने में दिक्कतें आएँ, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बेटर यूज़र एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि किस तरह से एक पेज का लेआउट बनाया जाता है। आइडियली आप लोगों की वेबसाइट में एक हेडर रहेगा, फिर उसके बाद एक मेन टैग रहेगा, एक फुटर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर जल्दी से आप लोगों को ये VS कोड में पेज खोल कर दिखाऊँ और उसके बाद एक index.html यहाँ पर मैं जल्दी से बना लूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो कि मैं सबसे पहले तो हमारा जो क्या बोलूँ इसको, बॉयलर प्लेट कोड बोलते हैं इसको, बॉयलर प्लेट कोड HTML का वो यहाँ पर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर चैप्टर 3 के नाम से इसको बनाऊँगा। अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि एक हेडर टैग हमारा होता है, हेडर टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किया, और उसके बाद मैं यहाँ पर एक मेन टैग यूज़ करूँगा, और यहाँ पर मैं एक पैराग्राफ डालूँगा और लिखूँगा दिस इज़ द मेन कंटेंट, और कंट्रोल एंटर करके मैं यहाँ पर नीचे आकर कंट्रोल एंटर करके मेन के बाहर एक फुटर बना लूँगा। और जैसे जैसे आप अपने टैग्स को बनाएंगे VS कोड आपको पूरा सपोर्ट करेगा। सपोर्ट करने का मतलब ये है कि आप जैसे भी कुछ लिखने की कोशिश करेंगे इसके अंदर आपको ऑटो कंप्लीट, एमिट एब्रीविएशंस, ये सब चीज़ देगा। आप किसी भी पर्टिकुलर टैग पर अपना एरो लेकर जाते हैं तो आपको MDN रेफरेंस का लिंक देगा। तो आप लोगों के लिए चीज़ों को समझना और किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के रेफरेंस तक जाना बहुत आसान बन जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, हेडर के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा है अभी, मैं अभी के लिए दिस इज़ हेडर लिख देता हूँ, और इसके अंदर दिस इज़ फुटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पर दिस इज़ फुटर सिंपली मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। सेव करके इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँगा, और ये लाइव सर्वर में खुल जाएगी मेरी ये पर्टिकुलर जो वेबसाइट है वो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज़ हेडर, दिस इज़ द मेन कंटेंट, दिस इज़ फुटर। और आप में से कई लोग ये भी सोच सकते हो कि यार हैरी भाई इसको करने की ज़रूरत क्या थी, ये तो मैं डायरेक्टली 3 पैराग्राफ लगा कर भी कर सकता था। देखो यार, हम क्या कर रहे हैं, एक इंसान को तो पता चल रहा है ये वेबसाइट किस तरह स्ट्रक्चर्ड है, लेकिन एक रोबोट को ये नहीं दिखेगा, एक रोबोट को ये दिखेगा, और वो किस तरह से पता लगाएगा ये या फिर ये देखकर कि आप लोग की वेबसाइट का मेन कंटेंट क्या है, आप लोग की वेबसाइट की हेडिंग क्या है, आप लोग की वेबसाइट में फुटर पार्ट क्या है। फुटर पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आपका हेडर पार्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितना कि मेन कंटेंट होता है। तो आपकी वेबसाइट का मेन कंटेंट यहाँ पर आप लोगों को इन दोनों टैग्स के बीच में डालना है। उससे क्या होगा कि सर्च इंजन भी समझ पाएंगे, आप भी समझ पाओगे, और आप भी चाहते हो कि यार सर्च इंजन आपके वेबसाइट के कंटेंट को समझ पाए।
ऐसा क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि यार आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए। अगर आप लोग एक ब्लॉगर हो या किसी भी तरह की चीज़ प्रोवाइड करते हो, आप चाहते हो कि यार लोग आएँ और उसको यूज़ करें, उसको देखें और आपकी मेहनत को अप्रिशिएट करें ऑब्वियसली। तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर 3 टैग्स देख लिए। अब हम आएंगे वापस से अपने इस चैप्टर 3 के नोट्स में और देखेंगे कि इन 3 टैग्स को किस तरह यूज़ करना है। तो हेडर के अंदर हम नेविगेशन बार डालते हैं, इसमें nav टैग हम लोग डालते हैं। इसके बाद मेन टैग के अंदर हम फर्दर इन 3 टैग्स को डालते हैं, सेक्शन, आर्टिकल और असाइड। और ये 3 मोस्ट कॉमनली यूज टैग्स हैं। आप लोग यहाँ पर डिव्स का यूज़ कर सकते हैं, डिव टैग के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टैग्स हैं जो कि आप लोग को पता होने चाहिए। ये मेन का ओपनिंग टैग, मेन का क्लोजिंग टैग। अब बेसिकली हमने यहाँ पर हेडर, फुटर और मेन के बारे में बात करी। हम ये मेन में डीप डाइव कर रहे हैं, हम मेन को समझ रहे हैं कि मेन के अंदर क्या आना चाहिए। मैंने तो मेन के अंदर पैराग्राफ डाल दिया, बट मेन के अंदर एक्चुअल में क्या आना चाहिए इसको मैं कमेंट आउट करूँगा। मैं जस्ट आप लोग को दिखाने के लिए डाल रहा था पैराग्राफ। मैं मेन के अंदर एक सेक्शन बनाऊंगा, और सेक्शन का क्या मतलब है, मैं सेक्शन का मतलब आप लोग को समझाता हूँ। जब भी आप एक सेक्शन टैग बनाते हैं, इसका मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट आपके पेज का आप लोग डिस्प्ले कराना चाहते हैं यूज़र को। जब आप आर्टिकल लिखते हैं तो हो सकता है आपने कोई एक पर्टिकुलर बात लिखी है अपने पेज में, तो वहाँ पर आप आर्टिकल टैग का यूज़ कर सकते हैं। असाइड के अंदर आप कौन सा कंटेंट डालेंगे? असाइड के अंदर आप वो कंटेंट डालेंगे जो कि आपकी मेन जो हेडिंग है पेज की, या फिर आपका जो मेन पेज का मुद्दा है उससे थोड़ा सा हटके है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग एड्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर आप लोग गूगल एड्स का यूज़ कर रहे हैं या फिर आप लोग फेसबुक एड्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोग असाइड टैग, जो कि देखा होगा आप लोगों ने साइड में एड्स चलते हैं, तो साइड में जो एड्स चलते हैं उस तरह का कंटेंट अगर आप लोग दिखाना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, तो साइड टैग के थ्रू आप लोग दिखा सकते हैं। और उसके बाद मेन का क्लोजिंग टैग आ जाता है। अब ये जो मैंने आप लोग को लेआउट बताया, इसको आप लोग अच्छे से फॉलो करते हैं तो आपका पेज एसईओ फ्रेंडली रहेगा, आपका पेज में यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मैंने इसकी तारीफ़ें ऑलरेडी बता दी हैं आपको कि इस तरह के लेआउट को बनाकर क्या क्या फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं। तो आप लोग कभी भी कोई सीरियस वेबसाइट बना रहे हैं, अब जैसे ये कोई सीरियस वेबसाइट नहीं है, मैं आपको जस्ट कुछ चीज़ दिखाने के लिए बना रहा हूँ। हो सकता है आप किसी कॉलेज के फेस्ट के लिए, या फिर लेट से आप लोग कोई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं अपने क्लासमेट्स की, या फिर किसी भी एक छोटे से ग्रुप की अपने कंपनी में, अगर आप इस तरह का काम कर रहे हैं तो वो एक सीरियस वेबसाइट नहीं है। बट अगर आप एक ब्लॉग स्टार्ट करें और आप चाहते हैं एक्चुअल में वो ब्लॉग आपको पैसे कमा कर दे, देन दैट्स अ सीरियस बिजनेस। और आपको वहाँ पर अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर करना होगा। अगर आप लोग कोई एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ई कॉमर्स वेबसाइट आप लोग बना रहे हैं, या फिर आप फेसबुक जैसा सोशल नेटवर्क बना रहे हैं, तो वहाँ पर आप लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग जो है अच्छी तरह से जो टैग्स हैं उनका प्रयोग करें। मैंने अमेजॉन लिखना चाह रहा था और AMA से ही अमेजॉन आ गया। तो अगर आप इस तरह की कोई वेबसाइट चाहते हैं तो आप लोग चाहेंगे कि सर्च इंजन आपकी वेबसाइट को अच्छी तरह से समझें, ठीक है। सो यहाँ पर क्रिएटिंग अ पेज लाइक दिस इज़ नॉट नेसेसरी, मैंने लिखी हुई ये बात, बट इट क्रिएट्स अ रीडेबल एंड स्ट्रक्चर्ड लेआउट। एक रीडेबल और स्ट्रक्चर्ड लेआउट आप लोग को देखने को मिलता है, जैसे मैंने आप लोग को दिखाया। और एसईओ फ्रेंडली भी होते हैं इस तरह के पेजेस, क्योंकि जब कंप्यूटर आपके पेज को समझ पाएगा, तो देखो यार ऐसा होता है, जो गूगल है वो भी चाहता है कि वो आपके पेज को इंडेक्स करे। आप अगर बताएंगे, मान लो आप सबको पूरी इंडिया को पार्टी दे रहे हो, ठीक है, आप कहते हो कि यार कोई भी आ जाए मैं उसको जो है अच्छे से अच्छा खाना खिलाऊंगा, अच्छे से अच्छी पार्टी दूंगा, अच्छे से अच्छा गाना सुनाऊंगा और नचाऊंगा, लेकिन पता कैसे चलेगा लोगों को कि आप इस तरह की पार्टी प्रोवाइड कर रहे हैं? आप लोगों को किसी ना किसी तरह से इन्फॉर्मेशन को देना पड़ेगा। उसी तरह आपके पेज में कुछ टैग्स ऐसे होने चाहिए जो बहुत ही ऑब्वियस हो, ठीक है। अगर कुछ चीज़ें ऑब्वियस होती हैं तो अच्छी तरह से आप लोग समझ जाते हो कि यार ये चीज़ ऑब्वियस है, इस इंसान के घर में पार्टी है, इट्स वेरी ऑब्वियस। या फिर अगर आप लोग इस तरह से अपने पेज को स्ट्रक्चर करते हो तो इट्स ऑब्वियस कि आपका मेन कंटेंट है, इट्स वेरी ऑब्वियस कि ये हेडर है, इसके अंदर nav टैग आता है। nav टैग के अंदर कुछ नेविगेशन आपकी हेडिंग्स होती हैं, जैसे कि होम हो गया और इसके बाद अबाउट हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये मुझे पता चल रहा है यहाँ पर कि नेविगेशन के लिए आपने बनाया है होम, अबाउट, या जो भी आप लिखना चाहते हैं ऊपर। तो यहाँ पर आपके जो रोबोट्स हैं या फिर कोई भी कंप्यूटर या फिर लेट अस से वेब ब्राउज़र ही क्यों ना, वेब ब्राउज़र भी तो एक तरह का प्रोग्राम ही है, वो भी कोई इंसान नहीं है। वेब ब्राउज़र भी, वो भी अगर आपके कंटेंट को डिस्प्ले कर रहा है तो वो उस इन्फॉर्मेशन का, उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन का जो कि आपने प्रोवाइड कराई है, कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि कहाँ पर आपका मेन कंटेंट है और कहाँ पर आपका हेडर है, कहाँ पर आपका फुटर है, उस मेन इन्फॉर्मेशन को वो यूज़ कर सके, ठीक है। तो आपका जो वेब ब्राउज़र है या फिर कोई भी कंप्यूटर पेज पर आएगा तो उसको समझ पाएगा। आगे बढ़ेंगे, हम लोग लिंक एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करेंगे। मैंने आप लोगों को लिंक्स के बारे में बताया था, और यहाँ पर जो लिंक्स होते हैं मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, href इज इक्वल टू लेट अस से मैं https codewithharry.com पर, ठीक है, codewithharry.com पर जाना चाहते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं harrys
वेबसाइट, ठीक है, मैंने हैरीज वेबसाइट लिख दिया यहाँ पर। अब आप लोग देखो यहाँ पर हैरीज वेबसाइट लिख कर आ गया। मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप लोग को यार अच्छे से दिखाई पड़े। हैरीज वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, आप हैरी की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। कोई भी इसमें नई चीज़ नहीं है, बट अगर आप लोग यहाँ पर एक एट्रीब्यूट लगा देंगे, आप लोग लिख देंगे यहाँ पर टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन, तो आप लोग यहाँ पर देखो टारगेट इज इक्वल टू अंडरस्कोर मेन लिखने से यही वेबसाइट न्यू टैब में खुलेगी। तो इस तरह के एट्रीब्यूट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं आप लोगों को किसी भी तरह की फंक्शनैलिटी को, एडिशनल फंक्शनैलिटी को ऐड करने में। तो बहुत सारे टैग्स अलग अलग तरह के एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड करते हैं। और यहाँ पर आप अगर यहाँ क्लिक करें और MDN रेफरेंस पे जाएँ इसके, तो आपको एंकर टैग के बारे में और भी चीज़ें पता चलेंगी। तो देखो यहाँ पर भी बहुत सारी चीज़ें पता चल रही हैं। तो कभी भी आप लोगों को किसी टैग के बारे में और देखना है तो आप MDN रेफरेंस पर जा सकते हैं और आप MDN रेफरेंस पर जाकर उसके बारे में सब कुछ पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग एक बहुत एडवांस यूज़र हैं तो आपको ये सब भी समझ में आएगा, बट अगर आप लोग बिगिनर हैं तो ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा डेमो दिया है, उसको देख लो या फिर उसको भी मत देखो। मैंने यहाँ पर आप लोगों को नोट्स में और इस वीडियो में सब कुछ कवर करके बता ही रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो टेंशन वाली तो कोई बात ही नहीं है और ना कभी थी और ना कभी होने वाली है। हम लोग यहाँ पर सारी टेंशन को, सारे ट्रबल्स को शूट करने के लिए मौजूद है। अब यहाँ पर आप लोग देखो लिंक एट्रीब्यूट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ओपन इन न्यू टैब किस तरह से करते हैं। और मैंने यहाँ पर आपको ये भी बताया वी कैन पुट एनी कंटेंट इनसाइड एन एंकर टैग, इमेजेस, हेडिंग्स एटसेट्रा। अभी तो मैंने सिर्फ टेक्स्ट रखा है, लेकिन अगर यहाँ पर एक इमेज भी होती तो उस इमेज पर भी क्लिक करके आप लोग पहुँच सकते थे कोड विद हैरी की वेबसाइट पर। तो अगर यहाँ पर मैं एक इमेज डाल दूँ, मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास एक इमेज थी यार, ये वाली इमेज थी, तो मैं अगर ये इमेज यहाँ पर डालूँ और लेटेस्ट से मैं इसका नाम CWH.jfif रख देता हूँ और मैं यहाँ पर आऊँ और इसके बाद हैरीज वेबसाइट ना लिखकर मैं क्या करूँ कि यहाँ पर एक इमेज टैग लगाऊँ। मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख दूँ, मैं यहाँ पर IMG लिखूँगा और SRC इज इक्वल टू लिख दूँगा CWH.jfif और इसके बाद ऑल्ट में मैं एक काम करूँगा, यही लिख दूँगा हैरीज वेबसाइट। तो इसको मैं कॉपी करूँगा, कट करता हूँ, इनफैक्ट कॉपी नहीं करता हूँ, और सेव कर दूंगा, ठीक है। और इसका मैं विड्थ एट्रीब्यूट भी डाल देता हूँ, विड्थ इज इक्वल टू 123 कर देता हूँ। और विड्थ और हाइट दोनों एट्रीब्यूट्स होते हैं इमेज के, हम लोग अभी इसके बारे में बात करेंगे। बट जो पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ वो मैं आपको सबसे पहले दिखा दूँ कि ये जो इमेज है इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो आप लोग देखो मैं कोड विद हैरी की वेबसाइट पर पहुँच गया। तो चाहे टेक्स्ट हो चाहे इमेज हो, कुछ भी हो, आप लोग क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि नई टैब में ये खुल गया है, आप लोग ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि दिस वॉज ईजी। अब यहाँ पर अगर मैं हाइट भी डाल दूँ, मैं यहाँ पर नोट्स में आप लोग को लेकर चलता हूँ, मैंने एक बात लिखी हुई है यहाँ पर, और इफ़ द पेज इज इनसाइड अ डायरेक्टरी वी नीड टू मेक श्योर दैट वी लिंक टू द करेक्ट पेज, ठीक है। और यहाँ पर जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इमेज के बारे में भी बताऊंगा। तो ये दो बातें जो कि हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो पहले डायरेक्टरी वाली बात को समझ लेते हैं, या फिर पहले इमेज की हाइट वाली बात मैं बता देता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो क्या होता है कि अगर आप लोग विड्थ और हाइट दोनों सेट कर दो, मान लो मैं इसकी हाइट 34 कर दूँ, तो इसका एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ जाएगा। एस्पेक्ट रेशियो क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक ऐसा इमेज है जिसकी एस्पेक्ट रेशियो बिगड़ी हुई है, यानी कि अगर कोई ऐसी वेबसाइट आपने बनाई है जो कि आपने लेटे में ले रखी है फ़ोटो, यानी कि आपने लैंडस्केप मोड में ले रखी है, और अगर वही इमेज आप अपने फ़ोन से पोर्ट्रेट में लोगे और उसको लैंडस्केप में दिखाने की कोशिश करोगे तो हो सकता है कि आपकी इमेज कुछ इस तरह से फट जाए, ठीक है। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइट या विड्थ में से कोई एक एट्रीब्यूट को सेट करते हैं और उसके बाद दूसरा वाला एट्रीब्यूट ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पर हाइट लिखूँ, विड्थ ना लिखूँ, तो ये हाइट 34 रखते हुए विड्थ को ऑटोमेटिकली सेट कर देगा, सच दैट इस इमेज का एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रहे, ठीक है। एस्पेक्ट रेशियो के बारे में आप लोग और पढ़ सकते हो ऑनलाइन, और एस्पेक्ट रेशियो रेशियो, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हो एस्पेक्ट रेशियो के बारे में। और मैं भी जो है आई होप आप में से 90% लोगों को इसी समझ में आ गई हो। और अगर आप उन 10% में से हैं जिसको एस्पेक्ट रेशियो वगैरह समझ में नहीं आता है, जस्ट गूगल यार, कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोग ये मत सोचना कि यार मैं तो बेकार हूँ, नहीं, हर किसी को कोई ना कोई चीज़ नहीं आती है। आप लोग जितनी जल्दी उन चीज़ों को सीख कर बेटर करें अपनी नॉलेज को, उतना ही अच्छा है। तो यहाँ पर हम लोग जो है अब अगली चीज़ के बारे में देखेंगे जो कि मैंने आप लोग के लिए लिखी है। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि इफ अ पेज इज इनसाइड अ डायरेक्टरी वी नीड टू मेक श्योर दैट द लिंक वी आर यूजिंग इज फॉर द करेक्ट पेज, ठीक है। मेरे कहने का क्या मतलब है, देखो यार, मैंने ये CWH.jfif यूज़ की, मान लो ये IMG नाम के फोल्डर में है, मान लो मैंने सारी इमेजेस अपने IMG नाम के फोल्डर में डाल दी। लेट अस से मैं 100 इमेजेस यूज़ कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट में। मैं थोड़ा ना चाहूँगा यहाँ पर रायता फैल जाए इमेजेस का, मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस फैल जाए मेरे डायरेक्टरी में, अच्छा थोड़ी ना लगता है कोई। तो मैं क्या करूँगा, सारी इमेजेस को IMG फोल्डर में पैक कर दूँगा। लेकिन एक दिक्कत आएगी, देखना क्या, ये कह रहा है कि यार ये इमेज तो है ही नहीं। आप लोग राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करोगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि फेल टू लोड, यानी कि आपने CWH.jfif यूज़ करने की कोशिश करी लेकिन
वो हमें मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि यार CWH.jfif, अब CWH.jfif यहाँ पर नहीं है, img के अंदर है। तो आप लोग को कुछ इस तरह से देना पड़ेगा इसका URL, img/CWH.jfif, यानी कि इमेज फोल्डर के अंदर। बाय द वे img ना हो के कुछ भी हो सकता था, कोई ऐसा नहीं है कि img के नाम से ही रख के इमेज देना है। आप इसका नाम हैरी भी रख सकते हो। मैंने img इसलिए दिया है क्योंकि यार img देख के पता चलता है इसके अंदर इमेजेस है, ठीक है। और ये जो एरर है वो चला जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो कोई भी दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं यहाँ पर। ये चीज़ मैं आप लोग को बताना चाहता था क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। आप किसी भी फ्रेमवर्क में कोड कर लें, आप फ्लास्क यूज़ कर लें, जेंगो यूज़ कर लें, एंगुलर यूज़ कर लें, व्यू यूज़ कर लें, इस तरह की चीज़ों का सामना आपको करना ही पड़ेगा। ये सारे के सारे फ्रेमवर्क्स बेसिकली HTML को ही रेंडर करते हैं एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। सो हमने ये बात देख ली, हमने ये देख लिया कि इमेज टैग हम लोग एंकर टैग के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमने ये देख लिया कि हम लोग हाइट या विड्थ में से कोई एक एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं और दूसरा ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। हमने पहले ये भी देखा था सिंगल और डबल में से कोई भी कोड यूज़ कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंसी अच्छी लगती है कोड में, क्योंकि यार कोई दूसरा डेवलपर जब आपका कोड देखेगा तो आप नहीं चाहते कि वो आपको बुरे शब्दों में याद करे। आप चाहेंगे आपको वो अच्छे टर्म्स में याद रखें, तो आप चाहेंगे अच्छा कोड लिखें, और उसके लिए जितनी आसानी आप लोग बना सकते हैं आप बनाएं। और अगर आप खुद ही मेंटेन कर रहे हैं कोड को तो यार आप लोग को और भी एक रीज़न है, आपके पास एक रीज़न बढ़ जाता है अपने कोड को अच्छे से मेंटेन करने का। डिव टैग के बारे में बात करेंगे, और डिव टैग यूज़ किया जाता है एज अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स। क्या मतलब है इस बात का? डिव को हम लोग यूज़ करते हैं एज अ कंटेनर। कभी कभी हमें कुछ चीज़ों को एक कंटेनर के अंदर डालना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मुझे एक पैराग्राफ और एक हेडिंग इनको पैक करना है एक पर्टिकुलर लेट अस से सेक्शन में। मान लो मैं एक दूसरा सेक्शन बना रहा हूँ और मुझे हेडिंग और पैराग्राफ को अलग से डालना है। मान लो मुझे एक H1 चुनना है और मुझे यहाँ पर लिखना है वाई, और उसके बाद मैं लिखूंगा लव HTML, ठीक है। और इसके बाद मैं पैराग्राफ लिख दूंगा। मैं कहूँगा यार HTML तो जो है बहुत ही बढ़िया लैंग्वेज है और इसने तो मेरी ज़िंदगी बना दी, और ऐसे वैसे ये सब बातें लिखूंगा। कोई भी HTML डेवलपर यार जिसको HTML से बहुत प्यार है वो इस तरह की चीज़ें लिखेगा। उसके बाद मैं H1 लिखूंगा वाई यूज़ बूटस्ट्रैप, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पर वाई यूज़ बूटस्ट्रैप लिखता हूँ और मैं यहाँ पर लॉरम 12 लिख देता हूँ, एक छोटा सा पैराग्राफ। तो मैं इन दोनों को सेपरेट रखना चाहता हूँ। हो सकता है मैं CSS से इस पर्टिकुलर डिव का मतलब क्या है, एक डिवीजन काइंड ऑफ हमने कर दिया, डिवाइड कर दिया इन दोनों सेट ऑफ हेडिंग पैराग्राफ्स को। तो ये हेडिंग पैराग्राफ्स का जो सेट है इनको मैंने डिवाइड कर दिया है, ये अलग है, ये अलग है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ जाए तो मैं बढ़ा सकता हूँ CSS से। कैसे बढ़ाते हैं ये CSS अगर आपको नहीं आती तो आप लोग बाद में देख लेना, मैंने ही CSS के वीडियोस बना रखे हैं। अभी आप HTML पर फोकस करो। और इस वाले पर्टिकुलर डिव में लेटर से मैं चाहता हूँ इसका कलर रेड हो जाए, तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, बट ओवरवेल मत होना, ये मत सोचना कि यार ये तो मुझसे होगा ही नहीं। सेव करता हूँ इस पेज को, ऑटोमेटिकली चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और इसको रीसेट कर देता हूँ कंट्रोल स्क्रॉल दबाकर। अब मान लो मैं इस वाले पर्टिकुलर डिव का बैकग्राउंड जो है चेंज करना चाहता हूँ रेड, तो मैं यहाँ पर बैकग्राउंड रेड करूँगा। ये मैं कैसे कर रहा हूँ आप लोग को बिल्कुल नहीं सोचना है, मैं आपको CSS ऐड करके दिखा रहा हूँ जस्ट ये समझाने के लिए कि किस तरह से आप लोग एक डिव की सहायता से बैकग्राउंड्स को चेंज कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर डिव का बैकग्राउंड मैंने पर्पल कर लिया, एक पर्टिकुलर डिव का बैकग्राउंड मैंने रेड कर दिया। तो इस तरह से मैं स्टाइल्स ऐड कर सकता हूँ, और स्टाइल्स ऐड करने के लिए मैंने इनको डिवाइड कर दिया कि यार ये दोनों एक साथ हैं और ये दोनों एक साथ हैं, इस तरह के काम कर दिए। अब हम लोग बात करेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की, कि इनलाइन एलिमेंट क्या होता है और ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। तो देखो यार इनलाइन एलिमेंट क्या होता है। इनलाइन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसको अगर आप लोग यूज़ करते हो अपने पेज में तो वो सिर्फ उतनी जगह लेता है जितनी जगह उसको लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस से मैं यहाँ पर इस SD कार्ड को कहीं पर रखना चाहता हूँ। इस SD कार्ड को अगर मैं कहीं पर रखना चाहता हूँ तो ये टेबल में सिर्फ उतनी जगह ले लेगा जितनी जगह इसको चाहिए, ठीक है। और मैं इसके साइड में इस माउस को भी रख सकता हूँ, ठीक है। और मैं उसके साइड में इस पेन को भी रख सकता हूँ, ठीक है। मैं सारी चीज़ें रख सकता हूँ साइडों में। लेकिन ज़रा सोचो कि अगर कुछ ऐसा नियम होता कि ये SD कार्ड बोले कि यार मैं जहाँ पर रखा जाऊँ उस पर्टिकुलर लाइन में कोई और नहीं आएगा, वो होता है ब्लॉक एलिमेंट। मैं आप लोग को समझाता हूँ मेरे कहने का क्या मतलब है। अगर मैं एक डिव लिखूँ, मैं आपको डिव दिखाता हूँ और फिर इसके बाद मैं आपको स्पैन दिखाऊंगा। डिव एक कंटेनर है, स्पैन भी एक कंटेनर है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ आई एम अ स्पैन टैग, और इसके बाद मैं एक दूसरा स्पैन बनाऊंगा और उसके अंदर मैं लिखूंगा आई एम अनदर स्पैन, ठीक है। और अब डिफरेंस देखना इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है।
मैं राइट क्लिक करूँगा, इंस्पेक्ट करूँगा। मैंने आप लोग को ये चीज़ बता रखी है कि आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर सकते हैं। इस एरो पर क्लिक करूँगा और आप लोग देखो कि जो मेरा डिव टैग था ना, देखो ये मेरा पैराग्राफ टैग है। मैं अपने डिव टैग पर जाऊँगा, यहाँ से भी मैं इसको क्लिक कर सकता हूँ। मेरा जो डिव टैग है वो मेन के अंदर था, मैंने सेक्शन के अंदर डाला था डिव। ये वाला डिव आप लोग देखो कि इसको जगह कितनी लेनी चाहिए थी, इसको जगह सिर्फ इतनी लेनी चाहिए थी, और ये जगह कितनी ले रहा है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ले रहा है जगह। ये कह रहा है कि भाई ये एरिया मेरा हो गया। तो डिव या फिर डिव जैसे ब्लॉक एलिमेंट्स को आप लोग कुछ ऐसा समझ सकते हो कि ये जहाँ पर पाँव रख देते हैं उसके लेफ्ट में और उसके राइट में जगह इनकी हो जाती है। ये कहते हैं कि यार ये जगह हमारी यहाँ पर और कोई नहीं आएगा। और स्पैन एक सीधा साधा बच्चा होता है। स्पैन को आप कुछ ऐसे समझ सकते हो, वो कहता है कि यार मेरे को सोने से मतलब है, मुझे किसी से पंगा नहीं लेना है। और स्पैन क्या करता है, सिर्फ उतनी जगह लेता है जितनी जगह इसको चाहिए। मैं यहाँ से पैराग्राफ हटा देता हूँ क्योंकि पैराग्राफ एक ब्लॉक एलिमेंट है और मैं सिर्फ स्पैन यहाँ पर लिखता हूँ। पैराग्राफ जो है वो एक ब्लॉक एलिमेंट है, स्पैन जो है वो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो स्पैन सिर्फ उतनी जगह लेगा जितनी चाहिए। आप लोग देख सकते हो मैंने नीचे एरो रखा है तो ये चीज़ हाईलाइट हो रही है यहाँ पर। स्पैन सिर्फ इतनी जगह ले रहा है और इसके राइट में एक दूसरा स्पैन भी आ गया है क्योंकि स्पैन एक सीधा साधा बच्चा होता है, यानी कि ये एक इनलाइन एलिमेंट होता है। इन लाइन के शब्द में है इन और लाइन। इन लाइन का मतलब एक ही लाइन में, तो एक इनलाइन एलिमेंट है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है, इस चीज़ को लिख देता हूँ, स्पैन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इनलाइन एलिमेंट, ठीक है, एलिमेंट, ठीक है। और मैं इसको कमेंट आउट करूँगा ऑब्वियसली। और उसके बाद मैं लिखूँगा डिव इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। मैं इसको भी कमेंट आउट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देखो Ctrl// यूज़ कर रहा हूँ कमेंट आउट करने के लिए। बहुत ही सिंपल सा शॉर्टकट है, ठीक है। तो इस तरह से इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स भी हम लोगों ने देख लिए हैं, ठीक है। तो चैप्टर 3 में हम लोगों ने ये सब चीज़ें देखी। डिव और स्पैन, हमारे पास दो तरह के कंटेनर्स होते हैं। डिव एक ब्लॉक एलिमेंट है और स्पैन एक इनलाइन एलिमेंट है। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, डिव टैग इज ऑफन यूज्ड एज अ कंटेनर फॉर अदर एलिमेंट्स। डिव इज़ अ ब्लॉक लेवल एलिमेंट। स्पैन इज़ एन इनलाइन कंटेनर, यानी कि एक ही लाइन में जितनी विड्थ इसको चाहिए होती है उतनी ले लेता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्पैन टैग जो होता है वो एक इनलाइन कंटेनर होता है और जो डिव टैग होता है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब है कि ये उतनी जगह लेता है जितनी इसको चाहिए भी नहीं, यार पूरी विड्थ ले लेता है। और इनलाइन कंटेनर का मतलब है या फिर इनलाइन एलिमेंट्स का मतलब है कि ये इतनी विड्थ लेता है जितनी नेसेसरी है, ठीक है, यानी कि जितना कंटेंट इसके अंदर है। एक चीज़ आप लोग को याद रखना है कि अगर आप एक इनलाइन कंटेनर में एक ब्लॉक लेवल कंटेनर डाल देते हैं तो जो ब्लॉक लेवल कंटेनर है वो पूरी स्पेस ले लेगा। तो स्पैन के अंदर इसीलिए मैंने पैराग्राफ नहीं डाला था, मैंने डायरेक्टली टेक्स्ट डाला, या फिर कोई दूसरा इनलाइन एलिमेंट आप लोग डाल सकते हैं। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने आप लोगों के लिए इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स की लिस्ट जो है वो दे दी है। इस पेज में आप लोगों को मिल जाएंगे ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन एलिमेंट्स की लिस्ट। कुछ टैग्स को हम लोग देखेंगे अभी आगे। हमने सब टैग को देखा, हमने स्पैन टैग को देखा, ये सारे हमारे इनलाइन एलिमेंट्स हैं। और हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स तो हम लोगों ने देख ही लिए, जैसे कि डिव हमारा एक होता है और उसी के साथ साथ हमारा यहाँ पर असाइड होता है, आर्टिकल होता है, फुटर होता है। तो ये सारे के सारे जो टैग्स हैं वो हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो इस लिस्ट को आप लोग यूज़ कर लेना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस जो मैंने कोलेक्ट कर रखे हैं आप लोगों के लिए उनको सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से उन क्वेश्चंस को यूज़ किया जा सकता है आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो कराने के लिए। तो मैंने इसलिए कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए क्यूरेट करके रखे हुए हैं। आई विल सी यू इन चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट। सो गाइस अब टाइम आ चुका है चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने का और यहाँ पर मैंने अपना ब्राउज़र जो है वो खोल लिया है। चैप्टर 3 के प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ को मैं जल्दी से लेकर आता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि कौन से क्वेश्चंस जो कि हमें सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है क्रिएट एन एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट यूजिंग HTML। और जब मैं कहता हूँ एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट यूजिंग HTML, आप लोग डर मत जाना इस चीज़ को देखकर। आप लोग ये मत सोचना कि यार एसईओ तो हमें आता ही नहीं है, हम कैसे बनाएंगे एसईओ फ्रेंडली वेबसाइट। When I say SEO friendly website, I mean to say कि आप लोगों को ये वाली वेबसाइट बनानी है with these tags with a systematic page layout, यानी कि आपका जो पेज लेआउट होने वाला है वेबसाइट का उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होगा, यानी कि उसमें हेडर होगा, फुटर होगा, उसमें मेन टैग होगा, मेन टैग के अंदर इंटर्न उसके अंदर सारे के सारे सेक्शन, आर्टिकल, साइड, इस तरह के टैग्स होंगे। इन टैग्स को सिमेंटिक टैग्स भी कहते हैं। तो आप लोग को इस टैग को इस्तेमाल करके एक वेबसाइट बनानी है। सो इफ़ आई वर टू मेक दिस काइंड ऑफ वेबसाइट, मैं क्या करूँगा कि आ जाऊँगा यहाँ पर और मैं चैप्टर 3 प्रैक्टिस सेट के नाम से एंड आई शुड एड .html एज वेल। तो मैं यहाँ पर राइट क्लिक करके इसको रीनेम करूँगा और यहाँ पर मैं .html और यहाँ पर मैं एमिट एब्रीविएशन जो है उसको यूज़ करूँगा और टैब और यहाँ पर मैं सबसे पहले तो एक हेडर बनाऊँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर फुटर बनाऊंगा। ठीक है, मेरा जो फुटर होगा
वो मेरा यहाँ पर बन जाएगा। इसके बाद मेरा एक मेन सेक्शन होगा। सेक्शन मैं यहाँ पर बनाऊंगा एक, लेटस से मैं एक दूसरा सेक्शन बनाऊँ, लेटस से मैं एक डिव बना रहा हूँ जिसके अंदर मेरा एक असाइड है, ठीक है, और इसको मैं CSS से इधर उधर कर दूंगा। या फिर असाइड के अंदर अगर मैं डिव डालूँ तो दैट इज़ इवन मोर बेटर, क्योंकि मैं असाइड के अंदर अपने डिव को डाल लूँ। मैं बता रहा हूँ कि यार असाइड के अंदर जो चीज़ भी है वो कंटेंट से डायरेक्टली रिलेट नहीं करती है। तो ये बात जो है, ये इन्फॉर्मेशन जो है मैं सप्लाई कर रहा हूँ अपनी HTML के थ्रू उन लोगों को, नॉट इनफैक्ट लोगों को, इनफैक्ट बॉट्स को, और लोगों को भी डेफिनेटली समहाउ लोगों को भी मैं इनडायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ब्राउज़र के थ्रू मेरा जो मैसेज है वो लोगों तक पहुंच रहा है। लोग जो है इस कोड को नहीं देखेंगे। अगर मैं इसको राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करूं तो लोग इस कोड को नहीं देखेंगे, लोग इसको देखेंगे, मेरे इस वेब पेज को। तो मैं लोगों तक भी जो है मैसेज पहुंचा रहा हूँ। एंड मेरा इसे SEO फ्रेंडली वेबसाइट, आप लोगों को जो टाइटल टैग है उसको भी जो है अच्छे से सेट करना है। तो मैं लेटर से एक रेस्टो, मान लो मेरे रेस्टो का नाम बियर रेस्टो है, ठीक है, रेस्टो, एंड लेट्स सी कि ये जो बियर रेस्टो है ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। आई एम जस्ट सीइंग, जस्ट मैं अपने उसके लिए बियर रेस्टोरेंट है कहीं ना कहीं, चलो ठीक है इसको बंद कर देते हैं। आई जस्ट वांट टू सी कि यार कभी कभी मैं दिमाग से अपने नाम बनाता हूँ, वो एक्चुअल में मौजूद भी है इंटरनेट पर कि नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, और अगले क्वेश्चन में मैंने आप लोग को बोला है क्रिएट एन HTML पेज विच ओपन्स गूगल व्हेन क्लिक्ड ऑन एन इमेज। एक इमेज डाउनलोड करो, IMG का SRC टैग का इस्तेमाल करो, और उस SRC टैग का इस्तेमाल करके आप लोग गूगल को खोलो। जब भी आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं जिसमें इमेज पर क्लिक करके आपको एक नए लिंक पर ले जाया जाता है, इट्स ऑलवेज अ गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आप लोग छोटी जगह पर अपने यूज़र से क्लिक करवाएंगे, मे बी वो मिस कर जाए। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है छोटी जगह पर माउस पर क्लिक करने की। तो वो जो बिगिनर लोग हैं जो कि आपकी वेबसाइट को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप कह लो कि वो ओल्ड एज के जो लोग होते हैं जो कि अच्छे से क्लिक वगैरह नहीं कर पाते इमेज पर, वो अच्छे से क्लिक कर पाएंगे। तो ये उस चीज़ की मैं प्रैक्टिस आप लोगों से करवाना चाहता था। नंबर 3 जो क्वेश्चन है हमारा वो है क्रिएट अ वेबसाइट विच हैज़ योर 5 टॉप यूज्ड वेबसाइट्स बुक मार्क्ड, द लिंक्स शुड ओपन इन अ न्यू टैब। एंड ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो हम सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि इसी को कंटिन्यू करूँगा, और यहाँ पर मैं एक UL बनाऊँगा और एक LI बनाऊँगा। यहाँ पर लिखूँगा होम, फिर उसके बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर अबाउट। मैं बस एक अच्छी सी वेबसाइट बना रहा हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, इस वाले सेक्शन को पॉपुलेट करूँगा, पहले वाले सेक्शन को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ahref = https google.com, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा ओपन गूगल, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि हमें नई टैब में खोलना है इसलिए टारगेट = _blank, ठीक है। और आप लोग को मैं दिखाता हूँ यहाँ पर क्या होता है। बियर्स रेस्ट्रो को मैं टाइटल चेंज करके यहाँ पर माय फेवरेट साइट्स कर देता हूँ, ठीक है। माय फेवरेट साइट्स मैंने कर दिया है, इसको रिलोड करूँगा और यहाँ पर देखो होम अबाउट, ओपन गूगल पे क्लिक करूँगा, गूगल खुल गया नई टैब में। सिमिलरली मैं बना सकता हूँ ओपन फेसबुक, मुझे 5 बनाने, 1 2 3 4 5 हो गए टोटली। अब मैं यहाँ पर ओपन फेसबुक कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ भी रैंडम वेबसाइट्स ले लेता हूँ। मैं लेट्स से एक रैंडम वेबसाइट लेता हूँ, कौन सी रैंडम वेबसाइट लूँ यार, मैं याहू ले लेता हूँ। एक रैंडम वेबसाइट कोई भी ले लेता हूँ यार, कोड विद हैरी क्यों नहीं ले रहे हम, इतना टाइम हो गया। कोड विद हैरी भी तो एक वेबसाइट है, और यार कोड विद हैरी को मैं सबसे ऊपर प्रमोट करूँगा, ठीक है। इसके बाद facebook.com, और इसके बाद आपका याहू का जो URL है उसको भी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। और लेटेस्ट से मैं इसके बाद जो है विकीपीडिया इसको खोल लेता हूँ। विकीपीडिया के वैसे होम पेज पर शायद ही कोई जाता होगा, लोग सर्च करके ही जाते हैं, बट डालने में क्या जाता है यार, ठीक है। इसको सेव करूँगा और ये ऑटोमेटिकली रिलोड हो जाएगा। यहाँ पर देखो ओपन गूगल करने से गूगल खुला, ओपन फेसबुक करने से फेसबुक खुल जाएगा, ओपन याहू पर क्लिक करने से याहू खुल जाएगा। खुल गया। ओपन wikipedia.com रीडायरेक्ट्स टू wikipedia.org, तो ये रीडायरेक्ट कर देती है। रीडायरेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी साइट से दूसरी साइट पर किसी यूज़र को भेजना चाहते हैं तो आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की सहायता से, या फिर आप रीडायरेक्ट कर सकते हैं बैकएंड के थ्रू भी, आप लोग वहाँ से भी रीडायरेक्ट कर सकते हैं। रीडायरेक्शन जैसे ही आप करेंगे आप नई वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कि हमने सारी की सारी वेबसाइट्स जो है वो खोल दी है। अब आप लोगों से अगर मैं पूछूँ कि अगर आप इनको नई लाइन में देखना चाहते हैं तो कैसे करते हैं, एंड दैट्स रियली वेरी सिंपल। आप लोगों को क्या करना है, मैं ऑल्ट दबा के मल्टीपल कर्सर्स बनाऊंगा सारे एंकर क्लोजिंग टैग्स के बाद। इतने सारे मल्टीपल कर्सर्स बनाने के बाद मैं जो है यहाँ पर BR लगा दूंगा, BR, ठीक है।
और यहाँ पर देखो कोड विद एरी, गूगल, फेसबुक, याहू, विकीपीडिया, ठीक है। तो यहाँ पर wikipedia.org है, फिर यहाँ पर कोड विद एरी है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो होम, अबाउट, ये सारी चीज़ें जो है लिखी हुई हैं, और उसके बाद कोड विद एरी, गूगल, याहू, फेसबुक और विकीपीडिया, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए हैं और अच्छी तरह से इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे जब भी आप अपनी वेबसाइट्स बनाएंगे तब, ठीक है। वैसे एसईओ की एक बहुत ही अच्छी गाइड मैंने इस वीडियो के एंड में ऐड कर रखी है, तो वहाँ पर आपको एसईओ के बारे में और अच्छी चीज़ें पता चल जाएंगी। सारा सोर्स कोड आप लोगों को मिल जाएगा इस वीडियो में, जो भी मैं लिख रहा हूँ, जैसे भी लिख रहा हूँ, सब आपको मिल जाएगा। उसकी तो चिंता कभी करनी नहीं है आप लोगों को। आई होप चैप्टर 3 की प्रैक्टिस में आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आया, और अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 4 में, जहाँ पर हम लोग देखेंगे फॉर्म्स के बारे में, और हम लोग देखेंगे टेबल्स के बारे में, किस तरह से यूज़ कर सकते हैं हम HTML के कुछ और टैग्स को। लेट्स मूव टू चैप्टर 4 नाउ। सो गाइस ये रहा हमारा चैप्टर 4, और यहाँ पर मैंने जो फाइल के नाम है ना वो थोड़ा अच्छे से डाल दिए हैं। जैसे चैप्टर 4 का मैंने नाम HTML कोर्स चैप्टर 4 करके रख दिया है, ताकि समझ में आ जाए कि यार कौन सी फाइल किस चैप्टर के करस्पॉन्डिंग है। चैप्टर 4 इज गोइंग टू बी स्पेशल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट, टेबल्स और फॉर्म्स के बारे में। लिस्ट क्या होती है, कभी भी आप लोगों को कोई एक्चुअल लिस्ट जो होती है उसको डिस्प्ले कराना होता है तो आप HTML के अंदर लिस्ट का प्रयोग करते हैं, और कभी आप लोगों को टेबल का यूज़ करना होता है, जैसे कि कोई भी टेबल स्ट्रक्चर वाला डेटा आप लोगों को डिस्प्ले कराना होता है, आप टेबल का यूज़ करते हैं। और आप लोगों ने वेब फॉर्म्स तो बहुत सारे देखे होंगे, इनफैक्ट एक वेब फॉर्म मेरी अपनी वेबसाइट पर codewitheri.com पर भी है। उस तरह के फॉर्म्स अगर आप लोग सबमिट करना चाहते हैं भरकर, तो उनका जो लेआउट डिज़ाइन किया जाता है वो HTML फॉर्म्स के थ्रू होता है। उन फॉर्म्स की जो डिज़ाइनिंग होती है वो आप CSS के थ्रू कर सकते हैं, और उन फॉर्म्स की जो बैकएंड में डेटाबेस डालने वाली फंक्शनैलिटी होती है वो आप लोग बैकएंड लैंग्वेज से कर सकते हैं। सिर्फ HTML से एक फॉर्म को फंक्शनल नहीं बनाया जा सकता, इस बात की समझ हमको रखनी है। बट द वेरी फर्स्ट स्टेप जो कि फॉर्म की डिज़ाइनिंग है वो हम लोग HTML से कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर लिस्ट से, और लिस्ट से स्टार्ट करते हुए मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो फोल्डर है उसको VS कोड में खोलूँगा। तो मैंने यहाँ पर इस फोल्डर को VS कोड में खोल दिया है, और यहाँ पर मैं एक जल्दी से index.html करके फाइल ज़रूर बना लूँगा, ताकि क्या होना कि यार ये जो index.html फाइल है ना ये मेरी बन जाए, और इसमें मैं एमिट एब्रीविएशन यूज़ करूँगा। और यहाँ पर मैं थोड़ा कीबोर्ड अपना आगे बढ़ा लेता हूँ। जब भी मैं माइक यूज़ करता हूँ और मेरा कीबोर्ड सामने होता है तो पता नहीं क्यों मेरा बैलेंस सा बिगड़ जाता है। और एनीवेज हम लोग यहाँ पर जल्दी से टाइटल को डालेंगे, जो कि हमारा होने वाला है HTML लिस्ट। और इनफैक्ट हाउ अबाउट नेमिंग दिस फाइल एज list.html। अगर मैं इसका नाम ही list.html रख दूँ तो कितना अच्छा रहे, ताकि हम लोग यहाँ पर लिस्ट की बात करें। कभी भी आप लोगों को एक लिस्ट को डिस्प्ले कराना होता है तो आप लोग जो है UL का इस्तेमाल करके आप लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बना सकते हैं। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने नोट्स में आप लोगों के लिए कुछ मसाला लिखा हुआ है, लिस्ट आर यूज्ड टू डिस्प्ले कंटेंट विच रिप्रेजेंट्स अ लिस्ट। तो लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है HTML में UL और OL टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, और UL अनऑर्डर्ड लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। UL हम लोग लिखते हैं, और जिसकी फुल फॉर्म होती है अनऑर्डर्ड लिस्ट, और LI की फुल फॉर्म होती है लिस्ट आइटम। तो UL स्टैंड्स फॉर अनऑर्डर्ड लिस्ट, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम, और उसी के साथ साथ OL स्टैंड्स फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट, LI स्टैंड्स फॉर लिस्ट आइटम। लेट्स सी कि यहाँ पर हम लोग किस तरह से जो है UL और OL का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेटर से मैंने यहाँ पर होम लिखा, और उसी के साथ साथ मान लो मैंने 2-3 और यहाँ पर आइटम्स डाल दिए। मैंने यहाँ पर अबाउट डाल दिया। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, एक HTML पेज का नेविगेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोगों ने ये सब तो देखे ही होंगे यार। होम होता है, अबाउट होता है, सर्विसेज होता है, और फिर सर्विसेज के साथ साथ कॉन्टैक्ट जैसा भी कुछ देखने को आप लोग को मिल जाता है। होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों को जो है देखने को मिल जाती हैं। इस तरह से हम लोग अनऑर्डर्ड लिस्ट अगर यूज़ करते हैं। लेट मी ओपन दिस यूजिंग लाइव सर्वर एंड यू विल सी कि यहाँ पर हमारे पास सारे के सारे लिस्ट आइटम इस तरह से देखने को मिल जाते हैं। इसका पेज सोर्स आप लोग को दिखाऊं तो देखो यहाँ पर होम, अबाउट, सर्विसेज, कॉन्टैक्ट, ये इस तरह से आ गया जिस तरह से मैंने लिखा। आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये वाला जो कोड है, ये स्क्रिप्ट आ गई तो हमने लिखा ही नहीं है, ये कहाँ से आ रहा है। बेसिकली ये जो कोड है वो लाइव सर्वर इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने का मतलब है कि ये कुछ जावास्क्रिप्ट यहाँ पर डाल देता है जो कि लाइव रिलोडिंग में आप लोगों के लिए सहायक होती है, ठीक है। तो लाइव रिलोडिंग आप लोग कर पाएँ इसलिए यहाँ पर ये स्क्रिप्ट टैग जो लाइव सर्वर है वो डाल देता है ऑटोमेटिकली। अगर आप इस एक्सटेंशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये टैग आपको नहीं दिखेगा। व्हाट आई मीन बाय दैट इज़ कि अगर आप डायरेक्टली list.html को खोलेंगे और इसके बाद व्यू पेज सोर्स करेंगे तो वो चीज़ आप लोग को दिखाई नहीं पड़ेगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि
जो ये वाला पेज है जो कि मैंने लाइव सर्वर से खोला है वहाँ पर ये मुझे दिखाई पड़ी। एनीवेज दैट डजंट मैटर, ठीक है, मैं जस्ट आपको बता रहा था। अब यहाँ पर यूएल जो होती है इसमें एक हमारे पास टाइप एट्रीब्यूट होता है, और अगर आप लोग यहाँ पर लिखें टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, आप लोग यहाँ पर देखें यूएल टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, यहाँ पर मुझे स्क्वायर दे देगा। अगर मैं यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू सर्कल कर दूंगा और मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पर देखो सर्कुलर लिस्ट टाइप मेरे पास आ गया है, ठीक है। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में इस तरह के टाइप्स होते हैं, मैं लिखूंगा अनऑर्डर्ड लिस्ट टाइप्स MDN, ठीक है। तो मुझे MDN का रेफरेंस मिल जाएगा, और MDN में यहाँ पर मुझे, मैं टाइप को ज़रा सर्च करता हूँ टाइप, और यहाँ पर आप लोग देखो आप सर्कल, डिस्क और स्क्वायर ये सब आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने एक वार्निंग दे रखी है, डू नॉट यूज दिस एट्रीब्यूट, इट हैज़ बीन डेप्रिकेटेड, यूज़ द CSS लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी इंस्टेड, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ वार्निंग्स ये लोग दे रहे हैं। बेसिकली क्या होता है कि अगर आप लोग HTML में इस एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करते हैं तो आप लोग अगर CSS में लिस्ट स्टाइल टाइप को कुछ और सेट कर देते हैं तो एक कॉन्फ्लिक्ट सा आ जाता है कि यार आपके HTML टाइप को, अगर मान लो मैंने यहाँ पर इस पेज में HTML में कह दिया टाइप इज इक्वल टू सर्कल, और उसी के साथ साथ मैंने अपनी CSS में ये कह दिया, बेसिकली CSS आप अभी मत सोचो क्या है, आप बस ये समझ लो कि मैं HTML में कह रहा हूँ सर्कल लगा दो, CSS में मैं कह रहा हूँ स्क्वायर लगा दो, तो वो कौन सी बात मानेगा। ये प्रॉब्लम आ रही थी HTML डेवलपर्स में, और प्रॉब्लम ये थी कि एक्चुअल में जो HTML डेवलपर्स थे वो ये चाहते थे कि जितनी भी स्टाइलिंग वाला पार्ट है वो CSS को ही करने दो। आपको कैसा लगेगा कि अगर आपके घर में प्लम्बर कारपेंटर का काम करेगा, अगर प्लम्बर जो है किसी टेबल को खोल देगा या फिर आपकी किसी भी डोर वगैरह में काम करेगा, आप ये बोलेंगे ना ये काम कारपेंटर को ही करने दो, वो बोलेगा नहीं मुझे भी आता है काम करना। आप प्लम्बर से यही बोलेंगे प्लम्बर आप अपना काम करो, कारपेंटर को उसको काम करने दो, ठीक है। तो उसी तरह से CSS कुल मिला के ये कहती है कि यार मुझे मेरा काम करने दो, मेरा काम डिज़ाइनिंग है, मुझे डिज़ाइनिंग करने दो, आप जो है जो पेज का लेआउट है उसको स्ट्रक्चर करो, ठीक है। तो HTML का काम करे, डिज़ाइनिंग CSS से हो, इसलिए इस एट्रीब्यूट को डेप्रिकेट कर दिया गया। और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, इनको डेप्रिकेट कर दिया गया है। हाँ ये काम तो कर जाते हैं बट अगेन वी शुड नॉट यूज़ देम, ठीक है। बट ये एग्जिस्ट करते हैं, मैंने आप लोगों को जस्ट बताना था तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, ये मुझे बता रहा है कि आपकी जो लाइव सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है पोर्ट नंबर 5500 पर। तो यहाँ पर देखो ये पोर्ट नंबर 5500 पर स्टार्ट हो गया। एनीवेज यूज टू ऑर्डर अनऑर्डर्ड आइटम्स हमने देख लिया। अब अगर मैं इसको ऑर्डर्ड लिस्ट में बदल दूँ, अगर मैं OL में बदल लूँ, तो आप लोग यहाँ पर देखो OL लिखने के बाद मैं यहाँ पर OL का टाइप इज इक्वल टू सर्कल नहीं लिखूंगा। इनफैक्ट मैं काम करूँगा कंट्रोल D करूँगा और यहाँ पर ये टाइप इज इक्वल टू हटा दूंगा। टाइप एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज़ जो है वो डेप्रिकेट हो गया है। और कभी भी आप लोगों को किसी भी तरह का रेफरेंस चाहिए, आप यहाँ क्लिक करें, होवर करें, इनफैक्ट नॉट क्लिक, और यहाँ क्लिक करें MDN रेफरेंस पर, इस लिंक को ओपन करें और ऑर्डर लिस्ट का आपको रेफरेंस यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर देखो आप लोग कि टाइप इज इक्वल टू आई, टाइप इज इक्वल टू, ये सब आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगेन यहाँ पर जो OL का टाइप है इसके डेप्रिकेशन की बात नहीं की गई है तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट अगेन यहाँ पर हम CSS से जितनी स्टाइल करें उतना बेटर है, ठीक है। ये मैं आप लोग को एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। ये 1 2 3 4 है। अगर मैं इसको टाइप इज इक्वल टू, क्लिक हो जाओ भाई, टाइप इज इक्वल टू लिखूँ, टाइप इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पर देखो जैसे मैंने टाइप इज इक्वल टू लिखा, इसने मुझे कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट किए। ये कह रहे हैं ये सारे ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हो। अगर मैं टाइप इज इक्वल टू कैपिटल आई लिखूंगा तो रोमन नंबर्स में मुझे इस तरह से ये डिस्प्ले करके दे देगा ये सारी की सारी चीज़ें। और मैं अलग अलग तरह के जो मेरे लिस्ट टाइप्स हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट के टाइप्स हैं, उनको मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे कि जाएंगे नोट्स में दोबारा से, और ये सबको मैं बंद कर देता हूँ। ज़्यादा टैब्स मैं नहीं खोलना चाहता, रैम बहुत ज़्यादा खाती हैं टैब्स, जितनी कम टैब्स खोलें उतना अच्छा है। मैंने देखा कुछ लोग इतनी सारी टैब्स खोल देते हैं, इतनी छोटे छोटे टैब्स बन जाते हैं उनके। डोंट बी दैट पर्सन, ठीक है। और वो बोलते हैं मुझे सारी टैब्स यूज़ करनी है। मैं उनसे बोलता हूँ, कभी कभी मैं अपने फ्रेंड्स के पास जाता हूँ और वो इतने सारे टैब्स खोले होते हैं और मैं उनसे बोलता हूँ कि ये वाली टैब बंद कर दूँ, कहते हैं ना 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 ये वाली टैब बंद मत करो, ये वाली टैब बंद मत करो। अरे भाई इतनी टैब्स का क्या करना है? और वो लोग बोलते हैं एक एक टैब वो यूज़ कर रहे हैं, जबकि इट्स नॉट पॉसिबल यार कि इतनी सारी टैब्स को यूज़ करें। एनीवेज बैक टू ऑर्डर्ड लिस्ट, हमने देख लिया अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड लिस्ट को। अब हम लोग टेबल टैग को देखेंगे कि किस तरह से HTML के अंदर हम लोग टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से एक फ़ाइल बनाऊँगा table.html और यहाँ पर मैं एक बेसिक एमिट एब्रीविएशन लगाऊंगा। और बेसिक एमिट एब्रीविएशन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा, एमिट एब्रीविएशन लगाने का मतलब है मैंने बॉयलर प्लेट कॉपी किया, ठीक है। एमिट एब्रीविएशन तो इसको बोलते हैं, जो भी जैसे मैंने डिव लिखा ये एमिट एब्रीविएशन है, ठीक है। इस पर क्लिक करूँगा, ये डिव टैग मुझे दे देगा। मैंने बेसिकली एक्सक्लेमेशन लगाकर HTML की बॉयलर प्लेट को
जल्दी से टाइप कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग टेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे एंड इट्स नॉट अ गुड आइडिया कि हम लोग टेबल को डायरेक्टली लिख दें। एक डिव के अंदर तो कम से कम डाल ही दे रहे हैं टेबल को, ताकि हम लोग कभी CSS यूज़ करें तो इस डिव के अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़, बैकग्राउंड कलर, ये सब चीज़ें डाल लें। हाँ, मुझे पता है ये ट्यूटोरियल है और ये एक स्ट्रक्चर नहीं है वेबसाइट का, मैं डायरेक्टली टेबल टैग भी यूज़ कर सकता था, बट अगेन आदत डालें कंटेनर्स बनाकर उसके अंदर चीज़ों को डालने की। मैंने टेबल टैग डाला यहाँ पर। अब देखो टेबल टैग क्या होता है, थोड़ा जूम इन करेंगे नोट्स में, क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से फोटो लिया है इसका। टेबल टैग इज़ यूज टू डिफाइन टेबल्स इन HTML, दैट्स सो ऑब्वियस यार। इट इज़ यूज टू फॉर्मेट एंड डिस्प्ले टेबुलर डेटा, ये तो आपको पता ही है। अब TR, TD और TH टैग्स के बारे में बात करते हैं। तो देखो क्या होता है ना HTML के अंदर, TR का मतलब होता है टेबल रो, TD का मतलब होता है टेबल डेटा और TH का मतलब होता है टेबल हेडर्स, ठीक है। अब आप लोग क्या कर सकते हो कि टेबल रो और टेबल डेटा को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ ये चीज़ कैसे काम करती है। मान लो मैंने यहाँ पर टेबल रो बनाई है, ठीक है, ये टेबल रो है। इसके बाद मैं एक टेबल हेडर बनाऊंगा, ठीक है, और मैं यहाँ पर मान लो लिख देता हूँ सीरियल नंबर, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ, मान लो सीरियल नंबर लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ प्लेयर नेम, ठीक है, और इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि उस प्लेयर का मैक्स स्कोर क्या है और मैक्स स्कोर कौन से गेम में है, ठीक है। ये मैंने जो है ये वाली जो रो है इसके अंदर हेडर्स डाल दिए, इसलिए मैंने TH यूज़ किया। अब इसके बाद जितने भी मैं TRs डालूंगा उसके अंदर मैं डेटा डालूंगा, ठीक है, उसके अंदर मैं एक्चुअल में डेटा डालूंगा। तो यहाँ पर देखो मैं क्या करूँगा, मल्टीपल कर्सर्स बनाऊंगा और यहाँ पर ऑल्ट दबाकर, यहाँ पर देखो मैं ऑल्ट दबाकर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा और इतने सारे कर्सर्स बना लूँगा। और थोड़ी जल्दी टाइप करने के लिए मैंने बैक स्पेस दबाकर D रख दिया। आप किसी भी तरह से अगर आप एटम वगैरह में, ब्रैकेट्स वगैरह में या फिर किसी ऐसे टेक्स्ट एडिटर में काम कर रहे हैं जिसके शॉर्टकट्स आपको पता नहीं है, अगर ऐसा है तो अच्छी बात नहीं है ये। आपको अगर कोई टेक्स्ट एडिटर मालूम है तो उसकी सारी फंक्शनैलिटीज़ मालूम होनी चाहिए, बट अगर आप लोग मैनुअली भी कर लेते हो उस चीज़ को तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसको हम लोग अब लाइव सर्वर में खोलेंगे, ओपन विद लाइव सर्वर करेंगे और table.html आप लोग देखो यहाँ पर टैबुलर फॉर्म में डेटा मुझे दिखा दिया है। मुझे यहाँ पर जो है अब एक्चुअल डेटा डालना है क्योंकि TD है। मान लो मैं सीरियल नंबर को 1 करता हूँ, प्लेयर नेम मैं कर देता हूँ सचिन, मैक्सिमम स्कोर कर देता हूँ मैं 123 और गेम कर देता हूँ क्या, फौजी, ठीक है। अब यहाँ पर 1 सचिन 1 2 3 और फौजी, ठीक है, 1 सचिन 1 2 3 और फौजी। इस तरह से मैं बहुत सारे TRs डाल सकता हूँ। मान लो यहाँ पर मैं 2 लिखता हूँ और इसके बाद राहुल लिखता हूँ, इसके बाद मैं वापस से 3 लिखता हूँ और लेटर से मैं यहाँ पर विराट लिखता हूँ। मान लो मैं वापस से यहाँ पर 4 लिखता हूँ और मान लो यहाँ पर मैं लिखता हूँ किसी प्लेयर का नाम क्यों नहीं आ रहा मेरे दिमाग में, आ गया, शार्दुल, ठीक है। और यहाँ पर मान लो शार्दुल का स्कोर 34 है, विराट का 543 है और गेम फौजी ये सब का मान लेते हैं। तो ये देखो ये इस तरह से टैबुलर डेटा शो हो गया। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि यार ये ऊपर वाली जो रो है वो डार्क में क्यों आ रही है, बोल्ड में क्यों आ रही है, मैंने तो बोल्ड टैग यूज़ किया भी नहीं है। तो यार ये बोल्ड में इसलिए आ रही है क्योंकि आप लोग देखो यहाँ पर कि मैंने TH यूज़ किया यहाँ पर TD की जगह पर। तो जब आप TD की जगह पर TH को यूज़ करते हैं तो HTML ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि हाँ यार आप लोग, मैंने 43 कर दिया गलती से, माय बैड। तो मैं कह रहा था कि HTML ऑटोमेटिकली समझ जाता है कि ये चीज़ जो है वो एक टेबल की हेडिंग है, ठीक है। तो इसलिए ये टेबल की जो हेडिंग वाले कॉलम्स हैं उनको इस तरह से बोल्ड कर देता है, ये दर्शाने के लिए कि ये इसकी हेडिंग है। तो इस तरह से आप टेबुलर डेटा को डिस्प्ले कर सकते हो HTML के अंदर। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है वी कैन डिफाइन एज मेनी टेबल रोज एज वी वांट, जितनी चाहें आप लोग टेबल रोज इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो ये था हमारा टेबल रोज के बारे में। टू ऐड अ कैप्शन टू द टेबल वी यूज़ कैप्शन टैग इनसाइड द टेबल। तो आप कैप्शन टैग का कुछ इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो। और अब यहाँ पे मैक्स स्कोर्स बाय डिफरेंट प्लेयर्स इन फौजी, ठीक है। और यहाँ पर देखो कि ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली आप इसको CSS की मदद से और अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ पर CSS वगैरह से तो हम लोग स्टाइलिंग बाद में सीख लेंगे किस तरह से करते हैं। अभी हम लोग यहाँ पर इस तरह से जो है टेबल को स्ट्रक्चर करते हैं, ये चीज़ समझ लेंगे, ठीक है। अब टी हेड और टी बॉडी टैग के बारे में मैं आप लोग को बताता हूँ क्या होता है टी हेड। जो टी हेड होता है इट इज़ यूज टू रैप टेबल हेड, कैप्शन और TR और TH जो भी टेबल का हेड है। यहाँ पर मेरी टेबल का हेड क्या है, कैप्शन, TR और ये पूरा TD तक, यानी कि ये वाली TR। तो मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर टी हेड जो है वो कहाँ से कहाँ तक आएगा। जो टेबल का हेड है वो आएगा मेरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है।
तो टी हेड का इस्तेमाल किया जाता है टेबल के हेड को मार्क करने के लिए। आप इसका MDN रेफरेंस भी देख सकते हो। अगर कोई भी आप लोगों को यहाँ पर कोई भी डाउट आ रहा है MDN रेफरेंस खोल सकते हो। तो देखो यहाँ पर टी हेड जो है उसके अंदर आप कैप्शन को ले सकते हो, TR को ले सकते हो, और कैप्शन को इन्होंने बाहर रखा हुआ है टेबल के, बट कैप्शन को टी हेड के अंदर भी आप लोग ले सकते हो। बहुत सारे लोग जो है कैप्शन को टी हेड के अंदर भी लेते हैं, कुछ लोग बाहर भी लेते हैं, बट अगैन इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। अगर मैं कैप्शन को बाहर भी ले लेता हूँ टेबल के हेड से, तो ये देखो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगी, ठीक है। सो बाकी का जो हमारा नीचे का कंटेंट है उसको मैं टी बॉडी कुछ इस तरह से कर देता हूँ, Ctrl+X करता हूँ, और टेबल ख़त्म होने से पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि टी बॉडी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। सो सेव करते हैं इसको और देखते हैं किस तरह से हमें दिखाई पड़ रही है। आप लोग बोलोगे कि यार ये टी हेड और टी बॉडी लिखकर फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पर कुछ हमें नया देखने को तो मिला नहीं। तो मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या होता है। अगर आप लोग सारी टेबल्स के लिए, जैसे आपके पेज में 50 टेबल्स हैं और आप उन 50 टेबल्स के जो हेड है, यानी कि जो टी हेड है, यानी कि ये वाला जो कंटेंट है, मान लो आप इसके बैकग्राउंड कलर को रेड करना चाहते हो फॉर सम रीज़न, तो आप लोग क्या कर सकते हो, CSS की सहायता से सिर्फ एक लाइन में ये काम कर सकते हो। बट अगर आपके पास बहुत सारी टेबल्स होंगी तो आप लोग को ये काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। अगर आप इसको डिव के अंदर रैप करोगे तो दैट्स नॉट इवन अ गुड आइडिया। आप टी हेड और टी बॉडी के अंदर रैप करते हो उसको। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, अगर आप लोग राइट क्लिक करते हो और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करते हो तो आपका जो फॉर्मेटिंग है डॉक्यूमेंट की वो VS कोड ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा कर देता है। इस काम को करने के लिए कुछ एक्सटेंशंस भी आती हैं VS कोड की, जैसे कि प्रिटियर है एक, जिसके बारे में मैं यहाँ पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि प्रिटियर जो है वो एक कोड फॉर्मेटर है, और अभी हम लोग इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। बस इसमें आपको बताना चाहता हूँ प्रिटियर के बारे में। अगर आपको देखना है तो आप प्रिटियर एक्सटेंशन में जा सकते हो, उसके डॉक्स देख सकते हो किस तरह यूज़ करना है। इट्स अ गुड एक्सटेंशन, ये मैं आप लोग को बता सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा टैग था। कॉल स्पेन एट्रीब्यूट के बारे में बात करूँगा। कॉल स्पेन क्या होता है, मान लो मैं किसी TH में, यानी कि किसी टेबल हेडर में कॉल स्पेन इज इक्वल टू, लेट से मैं मैक्स स्कोर में कॉल स्पेन इज इक्वल टू 2 कर दूँ, ठीक है, और ये वाले गेम वाले हेड को हटा दूँ, तो ये पता है क्या करेगा, ये 2 कॉलम्स में स्पैन कर जाएगा। तो आप देखो ये जो मैक्स स्कोर है ये 2 कॉलम में स्पैन कर गया। अगर मैं इसका कॉल स्पेन इज इक्वल टू 3 कर दूँ, लेट से मैं इसका कॉल स्पेन इज इक्वल टू 3 कर दूँ, और इस वाले हेड को मैं जो है कमेंट आउट कर दूँ, तो आप लोग देखो कि मैक्स स्कोर यहाँ पर आ गया, यानी कि ये 3 कॉलम्स को, यानी कि टेबल डेटा के 3 कॉलम्स के ऊपर आएगा। तो बेसिकली जो हेडिंग है वो यहाँ पर कभी कभी हमें चाहिए होती है 3 कॉलम्स के ऊपर, ठीक है, और नीचे हमारे 3 अलग अलग कॉलम्स होते हैं। तो इस तरह का काम आपको करना है तो आप कॉल स्पेन का यूज़ कर सकते हो। कॉल स्पेन का मतलब कि ये वाला जो TH है, यानी कि टेबल हेडर है, वो 3 कॉलम्स को घेरेगा, ठीक है। क्या करेगा, 3 कॉलम्स की जगह को घेरेगा। तो देखो ये जो मैक्स स्कोर है वो 1 2 3 इन 3 कॉलम्स की जगह को घेर रहा है। तो कभी भी आपको इस तरह की सेटिंग चाहिए तो आप कॉल स्पेन एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ अगेन, अगर आपको इसका एक्सपर्ट बनना है, मैं तो बोलूँगा यार अगर आपको इसका एक्सपर्ट बनना है तो वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर दो। अलग अलग तरह की थोड़ी बहुत CSS सीख कर आप अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बना सकते हो। मुझे पता है कि CSS सीखना कुछ लोगों के लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो जाता है, उन्हें लगता है कि यार CSS तो कभी आएगी ही नहीं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट की थी अपनी जर्नी मुझे भी लगता था मुझे CSS कभी आएगी ही नहीं, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता था CSS में सब कुछ। बट आई विल गारंटी यू कि अगर आप लोग थोड़ी थोड़ी CSS सीख के वेबसाइट्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस से आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे। और MDN रेफरेंस तो है ही यार, MDN रेफरेंस तो कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है। आपके लिए सदाबहार सुबह शाम, सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम, इवन रात को भी तैयार बैठा है, ठीक है। सो आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अब यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप लोग अगर टेबल के बारे में और जानना चाहते हैं, मैं कहूँगा आप टेबल के MDN रेफरेंस में जाएँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टैग्स होते हैं जो कि यूज़ नहीं किए जाते हैं, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं ऐसे जो कि यूज़ नहीं किए जाते हैं। मैंने आप लोगों को मोस्टली यूज़ बता दी है। अब यहाँ पर बहुत सारे डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट्स हैं, उनके बारे में तो हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो डेप्रिकेटेड एट्रीब्यूट्स के बारे में मैं बात करना नहीं चाहता हूँ। और MDN रेफरेंस कभी कभी बहुत अच्छी होती है, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, बट अगैन पूरा पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि आ जाएंगे यहाँ पर वापस से अपने फॉर्म्स में, HTML फॉर्म्स, इसके बारे में बात करेंगे। एक HTML फॉर्म क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। एक HTML फॉर्म इज़ यूज टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूज़र। फॉर्म टैग इज़ यूज फॉर द सेम, यानी कि इस काम को करने के लिए हमें फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। क्या होता है फॉर्म टैग? तो देखो यार, कभी भी हमें HTML में फॉर्म बनाना होता है तो हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से एक नई फाइल बनाऊंगा form.html, और इस form.html में हम लोग सारा काम करेंगे, और ये सारा का सारा कोड ना मैं आप लोग को दे दूंगा एक ज़िप फाइल में। सब कुछ डाउनलोड आप लोग कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर आने वाली नहीं है, ठीक है।
सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को फॉर्म के बारे में बताना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, कम से कम एक डिव लगाने की आदत डाल लो। और यहाँ पर आप लोग देखो, फॉर्म टैग आप लिखोगे तो फॉर्म का एक एक्शन होगा, और वो एक्शन होगा जो आपके बैकएंड में जाएगा। तो मान लो मेरा फॉर्म का एक्शन है form.php, और लेट अस से हम PHP एज अ बैकएंड यूज़ कर रहे हैं, जो कि मैं आप लोग को PHP इस वीडियो में नहीं सिखाने वाला। बट एज्यूम कि इस फॉर्म का डेटा सबमिट होकर form.php में जाता है, और उसके बाद PHP की जिम्मेदारी बन जाती है उस डेटा को हैंडल करने की, ठीक है। बट किस तरह से हम लोग अलग अलग तरह के एलिमेंट्स यूज़ करते हैं इस फॉर्म में, ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। इसको हम लोग सेव करते रहेंगे टाइम टू टाइम, और यहाँ पर मैं आप लोग को फॉर्म के कुछ एलिमेंट्स के बारे में बताता हूँ। तो HTML फॉर्म इज यूज टू कलेक्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर, फॉर्म टैग इज यूज फॉर द सेम। हमने फॉर्म टैग को देख लिया किस तरह से यूज करते हैं। देयर आर डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूजर इनपुट। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के इनपुट के लिए अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं, और हम लोग सबसे पहले इनपुट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे। इनपुट एलिमेंट कैन बी ऑफ टाइप टेक्स्ट, चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड सबमिट। यू ऑल्सो हैव अ फाइल टाइप, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि ये क्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर जो हमारा इनपुट एलिमेंट है उसको देखेंगे। अब देखो, जैसे ही मैंने इनपुट लिख के एंटर मारा, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट आ गया, और मैं इसको सेव कर दूँ अगर यहाँ पर, तो आप लोग देखोगे कि टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट सेव करके मैं अगर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ, और बाकी के सारे जो टेबल वगैरह के हमने खोले थे इसको बंद कर देता हूँ। आप लोग देखो यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। लेट अस से इस फॉर्म के अंदर, इनफैक्ट इस डिव के अंदर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्रैवल फॉर्म फॉर अ ट्रिप, ठीक है। लेट अस से आप स्कूल ट्रिप के लिए जा रहे हो और आप एक ट्रैवल फॉर्म बना रहे हो, तो आप लोग क्या करोगे कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट डालोगे, और आप लोग यहाँ पर एक प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो और लिख सकते हो एंटर योर नेम, ठीक है। और एंटर योर नेम पे आप जैसे क्लिक करोगे, कुछ लिखना स्टार्ट करोगे तो ये इस तरह से दिखाई पड़ेगा। सो इस तरह से आप लोग जो है एंटर योर नेम लिख सकते हो। इसके बाद एक और टाइप होता है हमारे पास इनपुट के अंदर, और वो होता है टाइप इज इक्वल टू रेडियो। अब रेडियो बटन क्या होता है, यहाँ पर मान लो मैं लिख दूंगा सेक्शन, ठीक है। सेक्शन आप बताओ आपका कौन सा है। अब यहाँ पर मैं लिख दूंगा इसको वैल्यू इज इक्वल टू, और वैल्यू इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दूंगा सेक्शन ए। तो यहाँ पर प्लेस होल्डर इज इक्वल टू मैंने ये लिखा। इनफैक्ट इसमें हम प्लेस होल्डर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पर वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। वैल्यू इज इक्वल टू सेक्शन ए मैंने लिख दिया, और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू मैं सेक्शन लिख दूंगा, ठीक है। तो नेम इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर सेक्शन लिख दिया, और वैल्यू इज इक्वल टू सेक्शन ए लिख दिया। और यहाँ पर अगर मैं DF लिखूंगा या कुछ भी लिखूंगा, तो देखो इसके बराबर में यहाँ पर कुछ इस तरह से DF लिख कर आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरह के काम को करने के लिए हम लोग लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं, और लेबल के अंदर फॉर इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं एक ID, ठीक है। यहाँ पर मान लो मैंने सेक्शन ID लिख दिया। अब ID क्या होता है ये मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। ID किसी भी एक HTML एलिमेंट का यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जैसे आप लोग का यूनिक आइडेंटिफायर आपका नाम है, उसी तरह जो HTML टैग का यूनिक आइडेंटिफायर होता है वो क्या होता है, ID। तो ये इनपुट टैग है अगर, तो इसका नाम क्या है, सेक्शन ID। मैंने इसका नाम रख दिया है। इस नाम का कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता। हमारे रियल वर्ल्ड में तो एक्चुअल में हो सकता है, बट मतलब आइडेंटिफायर कुछ ऐसा समझ लो जैसे आपके स्कूल में रोल नंबर होता है, ठीक है। आप 2 शुभम हो सकते हैं क्लास में, लेकिन 2 रोल नंबर 5 वाले स्टूडेंट्स नहीं हो सकते। ID को आप रोल नंबर की तरह समझ लो कि यार एक ID का मतलब वो एक एलिमेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। हाँ, आप लोग ID इज इक्वल टू सेम डाल सकते हैं 2 एलिमेंट्स में, बट वो गुड प्रैक्टिस नहीं होगी, वो इनफैक्ट करेक्ट प्रैक्टिस ही नहीं होगी, वो गलत है। ID आप यूनिक डालें हर एलिमेंट में। तो हम लोग लेबल टैग का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम कहते हैं लेबल फॉर इज इक्वल टू सेक्शन ID। हम कहते हैं यहाँ पर बेसिकली कि हम सेक्शन ID को लेबल कर रहे हैं इस लेबल टैग की सहायता से। फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करूँगा, और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करने से ये लेबल अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेक्शन A, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं क्या करूँगा, सेक्शन B लिखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर नेम इज इक्वल टू मैं सेम रखूँगा सेक्शन, और यहाँ पर वैल्यू इज इक्वल टू सेक्शन B रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को MDN रेफरेंस पर लेकर जाऊँ इनपुट फॉर्म एलिमेंट की, तो यहाँ पर आप लोग देखो अलग अलग तरह के टाइप्स मुझे देखने को मिल गए। मैं आप लोगों को रेडियो से मिलवाना चाहता हूँ। रेडियो, अच्छा, अब इनको रेडियो बटन क्यों बोलते हैं, इसकी एक बहुत अच्छी कहानी है। इनको रेडियो बटन इसलिए बोलते हैं,
रेडियो बटन इसलिए बोलते हैं क्योंकि रेडियो में होता था ना कि एक बटन दबा दो तो वो दब जाता था, दूसरा बटन दबा दो तो बाकी सारे निकल जाते थे। अगर आप लोगों ने कोई पुराना रेडियो देखा है तो आप लोग को पता होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी यही होता है। मैंने यहाँ पर टाइप इज इक्वल टू रेडियो बनाया, वैल्यू इज इक्वल टू सेक्शन ए रखी इसकी, नेम इज इक्वल टू सेक्शन रखा, और मैं अब क्या करूँगा कि एक दूसरा रेडियो बनाऊँगा, ठीक है, और उसके लिए एक अलग मैं सेक्शन आईडी इस्तेमाल करूँगा। यहाँ पर मैंने जस्ट यहाँ तक इस तरह से बनाया था। अब मैं क्या करूँगा कि सेक्शन बी के लिए सेक्शन आईडी बी कर दूंगा, इसको सेक्शन आईडी ए कर दूंगा। जैसे मैंने बताया कि आईडी सेम नहीं हो सकती रो टैग्स की, इसलिए इसकी आईडी यहाँ पर ए कर दी, इसकी बी कर दी। यहाँ पर भी मैं ठीक कर देता हूँ, और नेम इज इक्वल टू मैंने सेक्शन रखा यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। जब मैं कहता हूँ नेम इज इक्वल टू सेक्शन, इस रेडियो बटन का भी है और इस रेडियो बटन का भी है, तब क्या होता है कि जब दो रेडियो बटन के नाम सेम हो जाते हैं तो एट अ टाइम उनमें से सिर्फ एक चेक हो सकता है, या फिर 3 रेडियो बटन के भी अगर नाम सेम हो जाते हैं तो उनमें से सिर्फ एट अ टाइम एक ही क्लिक होगा, ठीक है, यानी कि ऑन रहेगा। अगर मैं इस तरह से आप लोग को दिखाऊं तो पता चलेगा आपको। मैं इसको रिलोड करता हूं। सेक्शन ए पर मैं क्लिक करूं, सेक्शन ए हो गया, सेक्शन बी पर क्लिक करूं, सेक्शन बी हो गया, सेक्शन ए बी, ए बी। अब यहाँ पर बी पर मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये एक्शन नहीं ले रहा है, यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो एक्शन ले रहा है। देखते हैं हमारे कोड में क्या कुछ गड़बड़ है। फॉर इज इक्वल टू मैंने ए लिखा हुआ है, और यहाँ पर आई डी इज इक्वल टू सेक्शन आई डी ए लिखा है, यहाँ पर सेक्शन आई डी बी लिखा है, और ये चीज़ें भी मैच हो रही हैं। इसको हम लोग कंट्रोल ऐसे सेव भी कर लेते हैं, और हाँ देखो अब अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। सेक्शन बी पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये चेक हो जा रहा है, सेक्शन ए पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये चेक हो जा रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक तीसरा लेवल और डाल देता, मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं फॉर्मेट करके सेव करता हूँ इसको। अगर मैं तीसरा लेवल और डाल देता यहाँ पर और उसको सेक्शन सी कर देता, और यहाँ पर सेक्शन आई डी सी करता, एंड ऑब्वियसली यहाँ पर भी मैं सी करता और यहाँ पर सी कर देता, यानी कि ये चीज़ मैच होनी चाहिए। फॉर और आई डी सेम मैच होनी चाहिए, यानी सेम होनी चाहिए, और नेम तीनों रेडियो बटन्स का सेम होना चाहिए जिनको आप एक साथ ऑपरेट करना चाहते हैं। अब इन तीनों में से सिर्फ एट अ टाइम एक चेक रहेगा, तो आप इन तीनों में से एक ही चुन सकते हैं। एक बच्चा सिर्फ एक ही सेक्शन में हो सकता है स्कूल का, सेक्शन ए, बी या सी। और एक चीज़ और बताऊँ मैं यहाँ पर आप लोगों को, इसके बाद अगर मैं एक बी आर टैग यहाँ पर डाल दूँ तो यहाँ पर ये नई लाइन में भी आ जाएगा, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, आप इन तीनों में से कोई भी चुन सकते हो। तो ये हमारा रेडियो बटन हो गया। इसके बाद हमारे पास एक चेक बॉक्स भी होता है। अगर आप इनपुट टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स लिखोगे, यहाँ पर मैं इनपुट कोलन चेक बॉक्स अगर लिखूंगा तो टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स आ जाएगा। मान लो नेम इज इक्वल टू वांट फूड, मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, वांट फूड कैंटीन कार्ड, ठीक है। अगर आपको चाहिए फूड कैंटीन कार्ड तो आप इसको चेक कर दो, और यहाँ पर फूड कैंटीन इसकी आईडी डाल देता हूँ। और आईडी का मतलब होता है यूनिक आइडेंटिफायर, हर एलिमेंट की एक अपनी आईडी होगी। आईडी के साथ साथ एक क्लास भी होती है, आप किसी भी एलिमेंट में क्लास एट्रीब्यूट भी डाल सकते हैं। और मान लो आप क्लास इज इक्वल टू रेड डालते हैं, क्लासेस क्यों इस्तेमाल होती हैं और आईडी क्यों इस्तेमाल होती है ये पहले समझ लेते हैं। चेक बॉक्स को समझने से पहले, आईडी तो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, यानी कि उसकी सहायता से आप लोग किसी भी एलिमेंट को मार्क कर सकते हैं। वो आप ऐसा समझ लो कि अगर ये पूरा HTML पेज जो है वो एक क्लास है, बच्चों की क्लास है, तो ये सारे के सारे टैग्स जो हैं, जो एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, ये मान लो बच्चे हैं, तो इन बच्चों का जो रोल नंबर है वो आईडी है। रोल नंबर 2 लोगों का सेम नहीं हो सकता, ठीक है, सबका अपना अपना रोल नंबर होगा। क्लास आप कुछ ऐसा समझ लो कि उनका हाउस होता है ना स्कूल में, कि किसी का ग्रीन हाउस होता है, किसी का रेड हाउस होता है। कुछ लोग मतलब प्लूटो, मरकरी, नेपच्यून इस नाम से भी हाउस के नाम रखते हैं। किसी का हाउस जो होता है वो कभी कभी फ्लावर्स के नाम होते हैं, कि लिली हाउस से हो आप ब्लॉसम हाउस से हो, आप रोज़ हाउस से हो। तो हाउस जो होते हैं वो कुछ ऐसा समझ लो। या फिर आप अगर किसी क्लब के पार्ट हैं अपने स्कूल में, तो एक से ज़्यादा बच्चा क्लब का पार्ट हो सकता है। तो अगर ये वाला जो हमारा एलिमेंट है, ये अगर क्लास इज इक्वल टू रेड रख सकता है, तो ये भी क्लास इज इक्वल टू रेड रख सकता है, और एक से ज़्यादा क्लास भी रख सकता है, और एक से ज़्यादा क्लास हम स्पेस देके लगाते हैं। तो आईडी और क्लास का जो महत्व है वो आपको CSS सीखने के बाद पता चलेगा। मैं अपनी CSS स्टाइल शीट में जाकर डिफाइन कर सकता हूँ कि रेड क्लास वाले सारे एलिमेंट्स को रेड कर दो बैकग्राउंड में। तो मैं जैसे ही ऐसा डिफाइन करूँगा, ये रेड हो जाएगा और ये वाला भी रेड हो जाएगा। और ये सारी चीज़ें हम CSS में पढ़ लेंगे, बस मैं आप लोग को एक आइडिया देना चाहता था आईडी और क्लासेस का। अब टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स को देखते हैं हम। यहाँ पर देखो टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स को आप इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर आप लोग देखो आपको टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इनपुट के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छी तरह से बेसिक एग्जाम्पल दे रखे हैं। बटन कुछ इस तरह से होता है, चेक बॉक्स कुछ इस तरह से होता है,
टाइप इज इक्वल टू कलर आप करेंगे तो आप कलर चूज़ कर सकते हैं। टाइप इज इक्वल टू डेट करेंगे तो आप डेट चूज़ कर सकते हैं। डेट टाइम लोकल कर सकते हैं तो करेंगे तो आप इस तरह से पूरा डेट टाइम ही चूज़ कर सकते हैं, लाइक विच इज़ कूल। और ईमेल अगर आप लोग यूज़ करेंगे तो वो भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को इनपुट टाइप इज इक्वल टू ईमेल भी दिखाऊंगा, बट चेकबॉक्स आप लोग जो है इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एमडीएन की रेफरेंस पे सारा कोड लिखा हुआ है और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद से इन सब चीज़ों को ट्राई करें। टाइप इज इक्वल टू चेकबॉक्स करना है, आईडी देनी है और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है कुछ इस तरह से इसको डाल देना है, इसका कोई नेम दे देना। और नेम क्यों देते हैं हम, नेम का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या रीज़न है कि हम सबका नेम देते हैं। जितने भी फॉर्म एलिमेंट्स हैं हम जो भी नाम देंगे, जो भी नेम इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इन फॉर्म एलिमेंट्स का, बैकएंड में जाने के बाद, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बैकएंड में जाने के बाद कौन सा एलिमेंट क्या है इसको पहचानेगा आपका बैकएंड नेम से। लेट मी एक्सप्लेन। मान लो मैंने यहाँ पर नेम इज इक्वल टू सेक्शन लिखा हुआ है, तो आपका जो बैकएंड है वो पूछेगा कि फॉर्म के सेक्शन की वैल्यू क्या है। मान लो आपने सेक्शन ए में चूज़ किया है तो आपको सेक्शन ए मिल जाएगी। फिर उसके बाद वो पूछेगा कि नेम इज़ इक्वल टू सेक्शन वाला, या फिर नेम इज़ इक्वल टू, मैं इसका भी नेम जल्दी से डाल देता हूँ यहाँ पर और मैं कैंटीन डाल देता हूँ। मैं कहूँगा नेम इज़ इक्वल टू कैंटीन वाले फॉर्म एलिमेंट की क्या वैल्यू है। तो इस तरह से आप लोग जो है अपने बैकएंड में जो डेटा है वो भेज सकते हो और आपका बैकएंड कौन से डेटा में क्या फिल किया गया है ये नेम से पता लगाएगा। ठीक है, अगर आपको बैकएंड लैंग्वेज कोई नहीं आती है तो हो सकता है ये चीज़ आपको सेंस ना बनाए, बट ये चीज़ आपको जल्दी सेंस बनाने लग जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग जो है लेबल फॉर इज इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लेबल लिखूँगा, फॉर इज इक्वल टू फूड कैंटीन लिखूँगा और इसके बाद यहाँ पर मैं कैंटीन लिख दूँगा और यहाँ पर इसका नेम मैं ना थोड़ा अच्छा लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर नेम इसका वांट फूड कैंटीन लिख दिया। नेम मैंने जो है यहाँ पर 2 बार लिख दिया इसका, माई बैड। नेम सिर्फ मैं सिंपल सा रखूँगा, 1 बार रखूँगा और यहाँ पर देखो ये कुछ इस तरह से अभी दिखाई देगा, वांट फूड कैंटीन। और मैं इस तरह से जो है येस या नो इसको चेक कर सकता हूँ। और मैं वांट फूड कैंटीन पे यहाँ पर भी अगर क्लिक करूँगा तो भी ये चेक हो जाएगी। और ये क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने फॉर इज इक्वल टू कैंटीन लिखा है। अगर मैं यहाँ पर फॉर इज इक्वल टू फूड कैंटीन डी लिख दूंगा तो मुझे इस पर जाकर ही क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा। मैं यहाँ क्लिक करूँगा अगर तो ये वर्क नहीं करेगा, यहाँ पर ही क्लिक करेगा। इसलिए फॉर इज इक्वल टू सेट करना यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से अच्छा है। ठीक है, और यूज़र एक्सपीरियंस मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जितना अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस आप लोग प्रोवाइड करेंगे उतनी आपकी वेबसाइट सर्च में अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रोवाइडेड की बाकी चीज़ें कंटेंट वगैरह अच्छे से आपने सेट किया हुआ है वेबसाइट का। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट यार, आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और टेक्स्ट एरिया एलिमेंट को देखेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पेज पर जाकर, और मैं क्या करूँगा कि जो इनपुट फॉर्म एलिमेंट है इसका लिंक वैसे देने की यार ज़रूरत है नहीं। मैं बताता हूँ क्यों, क्योंकि यार आप जैसे ही जाओगे यहाँ पर इनपुट में तो आप एमडीएन रेफरेंस पर क्लिक करके वैसे ही चले जाओगे। बट अगेन आई एम स्टिल गिविंग यू द लिंक टू दिस पेज ताकि आप लोग इसको एक्सप्लोर करो। मैं इस वीडियो को नेसेसरीली लेंदी नहीं बनाना चाहता और मैं नेम इज़ इक्वल टू एक्सप्लेन वाई यू वांट टू जॉइन। ठीक है, और ये चीज़ मैं यहाँ पर नहीं लिखूँगा, मैं इसको प्लेस होल्डर में लिखूँगा। प्लेस होल्डर पे मैं लिखूँगा इसको, प्लेस होल्डर इज इक्वल टू एक्सप्लेन वाई यू वांट टू जॉइन। और ये किस तरह से डिस्प्ले होगा ये आप लोग देखना। कॉलम्स इज इक्वल टू 30, रोज इज इक्वल टू 10 लिख दिया। नेम इसका डाल देता हूँ एक्सप्लेन, आईडी भी डाल देता हूँ एक्सप्लेन। तो मैं यहाँ पर IN डाल देता हूँ एक्सप्लेन और यहाँ पर भी एक्सप्लेन। ठीक है, नेम और आईडी को कुछ लोग सेम रख देते हैं विच इज़ काइंड ऑफ फाइन मतलब, और नेम और आईडी को सेम रखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखो एक्सप्लेन वाई यू वांट टू जॉइन, और जैसे ही लिखना स्टार्ट करा प्लेस होल्डर गायब हो गया। तो प्लेस होल्डर कभी कभी ये बताता है कि आप लोगों को क्या लिखना है इस जगह पर, ये जो ब्लैंक स्पेसेस में आपको क्या लिखना है। एंड येस यार, आप लोग CSS से तो अपना फॉर्म अच्छी तरह से स्टाइल कर ही सकते हो, बट फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पर BR टैग्स लगा देता हूँ ताकि सब कुछ नई लाइन में हमें देखने को मिले। तो यहाँ देखो वांट फूड कैंटीन, मैंने लगता है गलत जगह पर BR लगा दिया। कहाँ पर मैंने गलत जगह पर BR लगाया, लेट मी सी। मेरे चेक बॉक्स के बाद मुझे BR नहीं लगाना चाहिए था। एंड नाउ इट लुक्स फाइन, मुझे वांट अ फूड कैंटीन के बाद BR लगाना चाहिए था। नाउ इट लुक्स गुड। ठीक है, हाँ मुझे पता है थोड़ा घिच पिच हो गया, बट अगेन CSS अभी हम लोग नहीं देख रहे हैं, अभी हम स्टाइलिंग नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप नाम भर सकते हैं, सेक्शन A सेक्शन B में से चूज़ कर सकते हैं। सेक्शन A B C आप जब चूज़ करेंगे तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर BRs आएँ, तो मैं यहाँ से BRs हटा देता हूँ कम से कम। और सेक्शन C के बाद हाँ मैं एक नया टैग देखना चाहता हूँ, न्यू लाइन टैग देखना चाहता हूँ, BR इसलिए मैंने लगा दिया वहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हो यहाँ पर नेम आ गया, सेक्शन A B C में से कुछ भी चूज़ कर लो, वांट फूड कैंटीन चेक कर दो या नो कर दो, या और फिर इसके बाद एक्सप्लेन कर दो आई वांट टू मीट माय फ्रेंड, और
मैं यहाँ पर लिख दूंगा ज्योति, दैट्स वाई आई नीड टू गो टू दिस ट्रिप, माई पेरेंट्स विल नेवर अलाउ टू गो विद ज्योति अलोन। ठीक है, एनीवेज इसको भी बंद करते हैं, आप लोग फॉर्म वगैरह खुद से भर लेना। और अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सेलेक्ट एलिमेंट को। और यहाँ पर मैं आप लोगों को सेलेक्ट एलिमेंट के बारे में बताता हूँ क्या होता है। सेलेक्ट एलिमेंट जो है वो आप लोगों को यूज़ होता है अगर आप बहुत सारे ऑप्शंस देना चाहते हो। मान लो मैं यहाँ पर नेम इज इक्वल टू कार लिखता हूँ, आईडी इज इक्वल टू कार लिखता हूँ, सेलेक्ट के अंदर लिखता हूँ सेलेक्ट योर कार। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट के अंदर कुछ ऑप्शंस को डालूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन टैग का इस्तेमाल करूँगा, वैल्यू इज इक्वल टू ओमनी लिखूंगा, ओमनी लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ओमनी। ठीक है, मान लो मैंने यहाँ पर ओमनी लिखा, मान लो ओमनी 2 लिखा, और आप लोग यहाँ पर देखो कि ओमनी और ओमनी 2 जो है इस तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ सेलेक्ट टैग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट योर कार लिखा, मैं इसको भी एक ऑप्शन बना देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन रहेगा मेरा, मैं वैल्यू इज इक्वल टू नो कार लिख देता हूँ, सेलेक्ट योर कार। तो यहाँ पर देखो सेलेक्ट योर कार लिख कर आ रहा है, ओमनी या ओमनी 2 में से आप सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी कार, और अगर आप इसमें और कार से ऐड करोगे तो वो भी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आप डिज़ायर सेलेक्ट कर सकते हो, फिर आप इसके बाद यहाँ पर i10 सेलेक्ट कर सकते हो, आप i20 सेलेक्ट कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि यहाँ पर भी आप इन वैल्यूज़ को अपडेट कर दें, विच इज़ गोइंग टू बी अ गुड प्रैक्टिस। ठीक है, ओमनी ये क्या कर दिया मैंने, ओमनी को कॉपी करा, ओमनी 2 को कॉपी करा, पेस्ट किया, और इनको यूजुअली स्मॉल केस में लिखते हैं, वैसे कैपिटल भी आप लोग लिख सकते हैं बट स्मॉल केस में भी लिखें आप लोग तो चलेगा। तो कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करेंगे, आप बैकएंड में इस वैल्यू को भेज सकते हैं। किस तरह से भेजना है, ये आपका जो बैकएंड है उससे आप लोग जो है जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं बैकएंड की, उसमें अलग अलग तरीके होते हैं इस डेटा को फैच करने के। आप अपने चॉइस की बैकएंड लैंग्वेज चूज़ करके देख सकते हैं किस तरह से ये काम किया जाता है। प्लेन एंड सिंपल HTML में ये चीज़ इस तरह से ही की जाती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में देख लिया, और एक नोट लिखा हुआ है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट, यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल द टैग्स, यू विल ऑटोमेटिकली मेमोराइज दैम विद प्रैक्टिस। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आप लोग ऑटोमेटिकली इन टैग्स को मेमोराइज करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस के साथ आप लोग मेमोराइज करते जाएंगे। एम्बेडिंग वीडियोस की बात करते हैं। अगर आप लोग कोड विद हैरी पर जाएं और कोड विद हैरी का कोई भी वीडियो उठा लें, आप कोई भी वीडियो उठा लें, कोई भी एक रैंडम वीडियो उठा लें कोड विद हैरी का, अगर आप लोग शेयर पे क्लिक करें और इसके बाद एम्बेड पर क्लिक करें तो आप लोग देखो कि यहाँ पर आपको एक यूट्यूब वीडियो एम्बेड करने का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, आप इसको कॉपी करें, और मैं एक नई फाइल और बना लेता हूँ यहाँ पर जल्दी से, उसका नाम मैं video.html रखूँगा, और एक बॉयलर प्लेट कोड डालता हूँ उसमें, और उसी के साथ साथ एक div डालता हूँ। div के अंदर अगर मैं ये चीज़ पेस्ट कर दूँ, एंड अगेन यार मैं वर्ड रैप को टॉगल करूँगा, ये तो GeForce एक्सपीरियंस खुल गया यार, कोई बात नहीं, Alt-Z ही दिया था शायद वर्ड रैप को टॉगल करने का, बट अगेन कोई बात नहीं, कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं शॉर्टकट्स, चलेगा, मैं कमांड पैलेट से देख के डाल दूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि इस पेज पर जब मैं आऊँगा, मैं इस पेज को बंद करता हूँ और मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ, तो लोग देखो मैं यहाँ पर इस वीडियो को एम्बेड कर पा रहा हूँ। तो YouTube में वीडियो एम्बेडिंग जो होती है वो YouTube एक सर्विस प्रोवाइड करता है। नीचे आप शेयर पे क्लिक करें तो आप इस तरह से वीडियोस को एम्बेड कर सकते हैं, विच इज़ कूल। बट HTML में अगर आपके पास एक वीडियो सोर्स फाइल है तो उसको आप लोग अलग तरीके से एम्बेड करते हैं। बाय द वे आप लोग की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि जो YouTube वाले हैं वो iframe टैग का इस्तेमाल करते हैं, और iframe टैग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, iframe में हम src डाल सकते हैं, और src जैसे ही हम डालेंगे तो क्या होगा कि वो सोर्स जो है वेबसाइट का वो यहाँ पर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं जल्दी से आप लोग को iframe का एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। iframe src इज इक्वल टू लेट अस से https, और मान लो www.bing.com मैंने यहाँ पर लिखा, तो आप लोग देखो यहाँ पर bing.com जो है वो लोड हो गई। मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर iframe को विड्थ भी दे सकता हूँ, और मैं यहाँ पर विड्थ इज इक्वल टू 122 पिक्सल्स देता हूँ, और यहाँ पर आप लोग देखो कि 122 पिक्सल्स में मुझे ये देखने को मिल जा रही है। ठीक है, एक BR टैग लगाऊंगा यहाँ पर, और इसको मैं ज़रा 122 नहीं 892 पिक्सल्स करता हूँ। अच्छे से मुझे यहाँ पर देखो माइक्रोसॉफ्ट बिंग दिखाई पड़ रहा है, और मैं इस वेबसाइट को यूज़ कर सकता हूँ यहीं से। तो iframe दूसरी वेबसाइट्स को आपकी वेबसाइट पर ले आते हैं, बट अगेन कुछ लोग जो है कुछ वेबसाइट जो है एम्बेड होना अलाउड नहीं करती हैं। जैसे कि अगर मैं एम्बेड करना चाहूँगा डायरेक्टली google.com को कुछ इस तरह से,
google.com को, तो गूगल अलाउ नहीं करती है एम्बेडिंग को। आप देखो यहाँ पर रिफ्यूज़ टू कनेक्ट आ गया। उसका रीज़न ये होता है कि यार कुछ लोग हो सकता है कि अपनी वेबसाइट में गूगल को एम्बेड करके दिखा दें और बोलेंगे हम असली गूगल है, और कोई इस तरह का डोमेन खरीद लें G00GLE.com, समझ लो आप, अगर इस तरह के डोमेन खरीद लिए उन्होंने और इस तरह के डोमेन खरीदने के बाद वो यूज़र को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें, देन दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एनीबडी। मतलब ना यूज़र के लिए और उस इंसान के लिए भी इतना उसके इंसान के लिए क्या ही फ़ायदेमंद रहेगा यार ये सब काम करना। तो कुल मिला के इस प्रैक्टिस को डिस्करेज करने के लिए google.com रिफ्यूज़ टू कनेक्ट। ठीक है, ये बात हो गई आई फ्रेम की। अब हम लोग बात करेंगे कि डायरेक्टली हम वीडियो को कैसे एम्बेड कर सकते हैं। तो यूट्यूब वीडियो की एम्बेडिंग हो गई। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक वीडियो सोर्स फाइल लेकर आऊँगा जल्दी से। तो मैं यहाँ पर एक वीडियो सोर्स फाइल ले आया हूँ जिसका नाम vid.mp4 है। और यहाँ पर जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं src इज इक्वल टू इस वीडियो का नाम दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर वीडियो टैग का प्रयोग करना स्टार्ट करूँ और src इज इक्वल टू vid.mp4 डाल दूँ तो ये जो वीडियो है वो यहाँ पर मेरे आ जाएगा और मैं यहाँ पर इसको प्ले कर सकता हूँ। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि ये वीडियो जो है यहाँ पर आ गया है और मैं यहाँ पर जो है इस वीडियो को प्ले वगैरह कर सकता हूँ। बट यहाँ पर मुझे ऑप्शंस नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और इन ऑप्शंस को इनेबल करने के लिए मुझे कुछ टैग्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो एक तो मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सॉरी नॉट टैग्स। एक तो मैं यहाँ पर कंट्रोल्स का इस्तेमाल करूँगा। तो मैं जैसे यहाँ पर कंट्रोल्स लिख दूंगा तो यहाँ पर मुझे वीडियो को प्ले वगैरह करने के कंट्रोल्स। एनीवेज हम लोग यहाँ पर जल्दी, अब मैं यहाँ पर से टाइट क्लिक करके यहाँ पर प्ले कर सकता हूँ इस वीडियो को और आगे भी बढ़ा सकता हूँ वीडियो को। हाउ अबाउट नेम, देख रहे हो आप लोग, दिस फाइल इज। तो मैंने अभी जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था थोड़ी देर पहले का वही वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इट माइट बी स्ट्रेंज बट ठीक है यार। एक मैं यहाँ पर दिख रहा हूँ आपको, एक मैं नीचे दिख रहा हूँ यहाँ पर, आपको तो अजीब लग रहा होगा आपको, कोई बात नहीं। ठीक है, सो जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो वीडियो है मैं इस तरह से एम्बेड कर सकता हूँ और कुछ एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकता हूँ। अब पूरी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट के लिए आप लोग MDN रेफरेंस पर जा सकते हैं और यहाँ पर आप लोग विड्थ वगैरह सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको इमेज के केस में बताया था कि अगर आप लोग विड्थ सेट करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पर विड्थ इज इक्वल टू 123 पिक्सल्स करूँ तो इसकी हाइट जो है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पर इसको रीसेट कर देता हूँ। इनफैक्ट यार एक काम करते हैं यार, इसको कम से कम 523 पिक्सल तो करते हैं ना कि दिखाई दे। अब मैं यहाँ पर इसको इस तरह से प्ले कर सकता हूँ, यहाँ पर इसको ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ, वॉल्यूम वगैरह कम ज़्यादा कर सकता हूँ, म्यूट कर सकता हूँ, फुल स्क्रीन कर सकता हूँ, छोटा कर सकता हूँ, यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता हूँ, पिक्चर इन पिक्चर कर सकता हूँ। कई चीज़ें अलाउ करता है हमारा यहाँ पर जो ब्राउज़र है और HTML भी सपोर्ट करता है इस चीज़ को। तो ये है तरीका वीडियोस को एम्बेड करने का। मैंने यहाँ पर आप लोग को विड्थ एट्रीब्यूट के बारे में बताया। आप ऑटो प्ले और लूप भी यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर ऑटो प्ले लिख दूँ, कंट्रोल्स के साथ साथ मैं ऑटो प्ले लिख दूँ तो यहाँ पर आप इस तरह के सारे एट्रीब्यूट्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर ऑटो प्ले के साथ साथ मैं यहाँ पर लूप भी अगर इसको कर दूँ तो आप लोग यहाँ पर देखोगे कि जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वीडियो, जैसे ही ख़त्म हो गया वीडियो तो आप लोग देखना कि ये वापस से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखो ये वापस से स्टार्ट हो गया। तो लूप का मतलब होता है कि बार बार आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। देखो ऑटो प्ले यहाँ पर लिखा हुआ है, बूलियन एट्रीब्यूट्स इफ स्पेसिफाइड द वीडियो विल ऑटोमेटिकली बिगिन। अब देखो नोट यहाँ पर लिखा हुआ है कि साइट्स दैट ऑटोमेटिकली प्ले ऑडियो कैन बी एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, सो शुड बी अवॉइडेड व्हेन पॉसिबल। क्योंकि यार आप कोई वेबसाइट खोलते हो और ज़रा सोचो गाना बजने लग गया, मेरे दिल का दर्द, कैसा लगेगा आपको? बहुत बुरा लगेगा। क्योंकि हो सकता है आपके साइड में मम्मी पापा बैठे हों, हो सकता है कि आप किसी के घर में कोई फंक्शन अटेंड करने आए हो और ऐसी जगह पर हो जहाँ पर एकदम साइलेंट आपको बैठना चाहिए और अचानक से गाना बजता है दिल का दर्द, दैट विल बी एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस। इसी की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। सो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस यूज़र को देता है ऑटो प्ले एट्रीब्यूट, इसलिए यूज़ कम से कम करना चाहिए। कभी कभी जो है यूज़ करना भी पड़ जाता है, इसलिए फंक्शनैलिटी को प्रदान किया जाता है HTML द्वारा, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स फॉर वीडियोस अगर आप लोग को और पढ़ने हैं MDN रेफरेंस में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी नोट्स में लिख रखी हैं, बट कॉम्प्रिहेंसिव जो डॉक्यूमेंटेशन जिसको कहते हैं एक्चुअल डॉक्यूमेंटेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन है वेब डॉक्स MDN के, वो आप लोग देख सकते हो और आप लोगों को अच्छी तरह से जो जो चीज़ जब जब देखनी है यहाँ से समझ में आ जाएगी, ठीक है। सो दिस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन HTML के लिए। कौन सा ब्राउज़र क्या कब कैसे सपोर्ट करता है ये भी इन्होंने बता रखा है, कौन से एट्रीब्यूट्स रेप्लिकेट हो गए ये भी इन्होंने बताया हुआ है। इसी के साथ हमारा ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 4। ये सारे नोट्स कोड वगैरह सब कुछ जिप जाप करके मैं आप लोगों को दे दूंगा। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर 4 समझ में आया। मैंने आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को कोलेट कर रखा है। सो लेट्स गो टू चैप्टर 4 प्रैक्टिस सेट नाउ और थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
सो गाइस टाइम आ चुका है अब हमारे पास चैप्टर 4 के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर लेने का। और चैप्टर 4 का प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यार इसमें आप लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो कि आपने चैप्टर 4 में सीखे हैं उन सब की प्रैक्टिस करने वाले हैं एक साथ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या है। और HTML पेज आप लोगों को बनाना है एक वीडियो जिसके अंदर एम्बेडेड हो, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी ईजी, क्योंकि हमने जब चैप्टर 4 को पढ़ा था तो ये एक्सरसाइज हमने कर ही ली थी यार। जो दूसरा वीडियो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है रिप्लेस दिस वीडियो इन वन विद यूट्यूब वीडियो। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि यूट्यूब वीडियो को एम्बेड करना बहुत ही आसान है। कोई भी यूट्यूब वीडियो आप लोग ले लें और कोई भी यूट्यूब वीडियो हो, लेट अस से ये वाला वीडियो, और आप लोग क्या करें कि यहाँ शेयर पे क्लिक करें, एम्बेड पे क्लिक करें और इस कोड को आप लोग यूज़ कर लें। अगर आप चाहते हैं बीच से आपका वीडियो प्ले हो तो आप लोग यहाँ स्टार्ट एट कोई भी टाइम, जो भी टाइम है वो आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हैं और आपका उसी टाइम पर वीडियो प्ले होगा जब कोई भी इंसान आपके आई फ्रेम के थ्रू इस वीडियो को प्ले करेगा। फिर यहाँ पर इनेबल प्राइवेसी इनहांस मोड भी आता है यहाँ पर, जिसमें कि इसके बारे में इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वेबसाइट की विजिटर्स की वगैरह वो हम नहीं लेंगे। API रेफरेंस पे आप जा सकते हैं, डेवलपर सैम्पल पे आप लोग जा सकते हैं। कई चीज़ें यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर बता रखी हैं आपको, ठीक है। तो ये सब पढ़ सकते हैं आप, कई कंट्रोल्स हैं, ठीक है। और प्लेबैक स्पीड, ये वो कई चीज़ें इन लोगों ने बता रखी हैं, ठीक है। सो लेट अस नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन हमारा है वो है क्रिएट एन HTML फॉर्म फॉर अ ट्रैवल वेबसाइट टू बुक अ वैकेशन। मान लो आप लोगों को एक वैकेशन बुक करनी है बाहर कहीं यूरोप वगैरह में, ठीक है। एक्चुअल में बुक करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर, मान लो कि बुक करनी है। तो आप लोग मान लो एम्स्टर्डम वगैरह घूमना चाहते हैं, या फिर लेट अस से आप पेरिस जैसी बढ़िया सिटीज़ में घूमना चाहते हैं, एफिल टावर वगैरह देखना चाहते हैं। तो उन जगहों पर आप लोग अगर घूमना चाहते हैं तो आपको लेट अस से एक ट्रैवल वेबसाइट भरनी पड़ती है, उसके अंदर सारी डिटेल्स डालनी पड़ती हैं। तो आपको HTML फॉर्म को भरना है, वो आप HTML फॉर्म डिज़ाइन करें इस क्वेश्चन में। और मैं यहाँ पर वापस से फॉर्म को डिज़ाइन नहीं करूँगा क्योंकि यार देखो, हम लोगों ने इतने सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, अलग अलग तरह के हमारे फॉर्म के जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, फिर उन एलिमेंट्स के एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ा, उन सबको आप लोग यूज़ कर सकते हो। दिस प्रैक्टिस सेट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। मैं चाहता हूँ कि आप लोग की प्रैक्टिस हो, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। नाउ चैप्टर 4 इज क्रिएट अ टेबल डिस्प्लेइंग स्कोर ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स इन अ मैच यूजिंग HTML। तो रिसेंटली अभी या फिर हम एक काम करते हैं, रिसेंट मैच को छोड़ो आप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक है, 2019 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड लेटेस्ट, ठीक है। हम इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो स्कोर है उसको एक हम कुछ इस फॉर्म में रखना चाहते हैं, टैबुलर फॉर्म में रखना चाहते हैं। तो आप क्या करें कि इस डेटा को यहाँ से उठाएं और इस डेटा को उठाने के बाद आप लोग इसी डेटा को टैबुलर फॉर्म में डिस्प्ले करें। आई नो थोड़ा सा आप लोगों को हियर एंड देयर थोड़ा सा आप लोगों को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, या फिर आप लोगों को बहुत सारा देख देख के लिखना पड़ेगा बार बार, बट लेट मी टेल यू कि आपकी टेबल्स की बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट को जो है यहीं पर ख़त्म करता हूँ। मैं इन सारे क्वेश्चंस को रिपीटेडली दोबारा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप लोग प्रैक्टिस करें, एंड आई एम डैम श्योर कि अगर आप लोगों ने चैप्टर 4 सही से देखा है, ये क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। सो विद दिस विल मूव ऑन टू चैप्टर 5 विच इज़ गोइंग टू बी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और यार वो चैप्टर बड़ा धमाकेदार होने वाला है। लेट्स मूव ऑन टू चैप्टर नंबर 5। सो गाइस अब टाइम आ चुका है कि हम लोग बात करें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। ये जो SEO का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 जो है, उसमें मैंने आप लोग को SEO के बारे में समझाया हुआ है। और काफ़ी बढ़िया चैप्टर है क्योंकि यार SEO कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी पॉइंट पर अगर आप लोग एक वेब डेवलपर है ज़रूर सीखना चाहेंगे। लेट मी टेल यू SEO के बारे में मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ में। एक बहुत ही छोटी सी बात बोलूँगा और वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बात होगी, ध्यान से सुनना। मेरे हिसाब से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कुछ लेवल तक लगाना तो अच्छा है, बट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप लोग इस तरह की वेबसाइट को, लेट मी शो यू किस तरह की वेबसाइट की बात की जा रही है। आप इस तरह की वेबसाइट को, ऐसा नहीं है कि अगर मैं यहाँ पर इसको ओपन विद लाइव सर्वर करूँ तो ऐसा नहीं है कि इस तरह की वेबसाइट को आप वीडियो सर्च करोगे इंटरनेट पर। अगर मान लो मैं गूगल पे वीडियो सर्च करूँगा तो कभी भी ये वेबसाइट ऊपर नहीं आएगी, ठीक है। मैं कितना भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर लूँ, क्या रीज़न, क्या है इसका रेलेवेंस। ज़रा सोचो, आप गूगल हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, ज़रा सोचो आप गूगल हो और आपको वेबसाइट्स को ऊपर लेकर आना है, आपको रैंक करना है बेसिकली वेबसाइट्स को। तो अगर आप लोगों को रैंक करना है वेबसाइट्स को, तो आप लोग क्या करोगे? अगर आपको वेबसाइट्स को रैंक करना है तो आप लोग सबसे अच्छी वेबसाइट्स को क्यूरेट करोगे और एक कीवर्ड के करस्पॉन्डिंग जो सबसे अच्छी वेबसाइट है वो आप लोग दिखाना चाहोगे।
अब मान लो कि YouTube वाले जो हैं, जो YouTube वेबसाइट है जो कि youtube.com है, उन्होंने मान लो बिल्कुल भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया, लेट अस एज्यूम, ठीक है, कि नहीं किया है, और आप लोग इंटरनेट पर लिखते हो YouTube, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अगर आपने एक YouTube जैसी वेबसाइट बनाकर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कर दिया सिर्फ बिना किसी वैल्यू को प्रोवाइड किए, क्या आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट YouTube सर्च करने पर ऊपर आएगी? डेफिनेटली नॉट। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एग्जिस्टिंग रैंकिंग्स को थोड़ा बहुत इम्प्रूव करने का एक तरीका है। मैं तो कहूँगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन्स को, मेरी बात ध्यान से सुनना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च इंजन्स को आपकी वेबसाइट खोजने में मदद करने का तरीका है। तो बेसिकली आप ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हो, आप गूगल वालों को बता सकते हो कि भाई मेरी भी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में ये है, इस वेबसाइट का मेन कंटेंट ये है और ऐसे है, ठीक है। अगर आपने अच्छी से अच्छी वेबसाइट इस इंटरनेट पर बना दी और उसके बाद आप लोग ये सोचते हो कि मेरी वेबसाइट जो है वो ऊपर आ जाए, और मान लो आपने कंटेंट भी अच्छा लिखा हुआ है, तो सर्च इंजन वाले भी कहते हैं, गूगल, बिंग, याहू, ये लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, लोग कहते हैं यार हमें भी तो बताओ तुम्हारी वेबसाइट में क्या है, हमें बताओ तुम्हारी वेबसाइट का मेन कंटेंट क्या है, हमें बताओ तुम्हारी वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन क्या है। जैसे codevidhari.com एक वेबसाइट है, ये किसके बारे में, अगर कोई भी सर्च करे, लेट अस से कोई सर्च करे फायर्स, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस यूज़र के लिए जो कि फायर को सर्च कर रहा है। तो सर्च इंजन वाले पूछते हैं आप लोगों से कि यार आप इस तरह का अगर हमको डिस्क्रिप्शन बता दो अपनी तरफ से, तो हम लोग को इस तरह से इसको शो करने में आसानी होगी पेज को। अगर आप टाइटल अच्छा सा बता दो तो हमें आसानी होगी आपके पेज टाइटल को यहाँ पर डिस्प्ले करने में, और उस यूज़र को वैल्यू मिलेगी जो कि आ रहा है इस तरह के सर्च इंजन्स में सर्च करने के लिए वेबसाइट्स को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, वो आती भी नहीं है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में, कोर्स एसईओ में आती भी नहीं है, वो मेरे हिसाब से वैल्यू प्रोवाइड करना। वैल्यू एक्चुअल में आपका कंटेंट कितना यूज़फुल है। अगर कोई वेबसाइट एक्चुअल में यूज़फुल है, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अगर मैं मान लो बिल गेट्स ब्लॉग लिखूं यहाँ पर, ठीक है, बिल गेट्स ब्लॉग लिखूं, तो क्या आपको लगता है कि इसमें अच्छे से ऑप्टिमाइजेशन हुआ होगा? इसमें मे भी हुआ है ऑप्टिमाइजेशन, बट लेट अस से कोई भी ऐसा ब्लॉग जो कि किसी एक इंसान का है। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स देखी होंगी जिसमें लोग बिल्कुल भी बहुत ही बेसिक सा पेज बना देते हैं HTML में, ऐसे ऐसे करके टेक्स्ट चल रहे होते हैं, उसके बाद भी वो वेबसाइट्स ऊपर आती हैं। रीज़न इज़ रेलेवेंस, उस वेबसाइट पे एक्चुअल में वो कंटेंट होता है जो कि यूज़र सर्च करना चाह रहा है, ठीक है। ज़्यादा मैं यहाँ पर SEO के बारे में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने यहाँ पर चैप्टर 5 में आप लोगों के लिए सिर्फ उतना SEO बताने की मैंने कोशिश किया आप लोगों को, जितना आप लोग HTML अगर सीख रहे हैं तो आपको एक समझ होनी चाहिए कि यार कि SEO किस तरह से किया जाता है। तो देखो, वी विल फोकस ओनली ऑन HTML स्टैंड पॉइंट ऑफ SEO। हम लोग SEO की डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि आज SEO में तो बहुत चीज़ें आ जाती हैं। वी विल नॉट बी लुकिंग इनटू कीवर्ड बिल्डिंग इन कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन एस्पेक्ट ऑफ SEO। हम लोग कीवर्ड बिल्डिंग कैसे करते हैं, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, कितने कंटेंट कितनी बार सर्च किया जा रहा है उसके हिसाब से कंटेंट लिखना, ये सब भी SEO में आता है। बट हम लोग उस एस्पेक्ट को नहीं देखेंगे। हम देखेंगे कि एग्जिस्टिंग पेज जो लिखा जा चुका है उसके अंदर SEO कैसे लगा, यानी कि उसके अंदर कैसे हम लोग कुछ HTML टैग्स में भी या फिर कुछ अदर ऑप्टिमाइजेशंस लगाकर उसी वेबसाइट की रैंकिंग्स को कैसे हम लोग इंप्रूव करेंगे, एंड नॉट बाय एनी लीगल मीन्स। हम एक्चुअल में यूज़र को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। कैसे करेंगे? या तो उसका लोड टाइम कम करेंगे हम लोग, पेज का जो लोड टाइम है, लोडिंग टाइम, अगर 10 सेकंड लग रहे हैं किसी पेज को लोड होने में तो उसको गूगल शायद ही ऊपर दिखाना प्रीफर करेगा। अगर कोई दूसरा पेज होगा उसमें लेट अस से फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड लग रहा है, डेफिनेटली गूगल उसको ऊपर दिखाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ SEO की बात कर लेते हैं। दो तरह के SEOs होते हैं हमारे पास, एक तो ऑन पेज SEO होता है, एक ऑफ पेज SEO है। हम ऑन पेज SEO की बात करेंगे जो कि HTML डेवलपर्स के द्वारा किया जा सकता है। ऑफ पेज SEO का क्या मतलब होता है? ऑफ पेज SEO का मतलब आप लोग लिंक बिल्डिंग करें, और लिंक बिल्डिंग जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं लिंक बिल्डिंग से कोई फ़ायदा नहीं होता। लिंक बिल्डिंग का मतलब मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अगर आपकी वेबसाइट पर कोई दूसरी वेबसाइट लिंक कर रही है, पॉइंट कर रही है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर किसी वेबसाइट पे पॉइंट कर रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ, मान लो मैंने फेसबुक का अपना URL दे दिया, तो एक्चुअली में मैंने फेसबुक को एक लिंक दे दिया, तो फेसबुक पर बहुत सारे लोग पॉइंट कर रहे होंगे, तो सर्च इंजन्स को पता चलेगा कि facebook.com एक ऐसी वेबसाइट है इस पर बहुत सारे लोग पॉइंट कर रहे हैं, इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। तो बेसिकली वो चीज़ होती है लिंक बिल्डिंग। ये सब चीज़ें ऑफ पेज में आती हैं। मैं ऑन पेज की बात करूँगा जो कि HTML डेवलपर्स द्वारा की जा सकती है। और ऑन पेज SEO के अंदर यहाँ पर आप लोगों को बता दूं कि आप लोग HTML की सहायता से ही SEO कर सकते हैं। HTML डेवलपर्स कैन इम्प्लीमेंट SEO यूजिंग द फॉलोइंग टेक्निक्स। कुछ टेक्निक्स की बात करेंगे, एंड अगेन दिस इज नॉट अ कॉम्प्रिहेंसिव गाइड टू SEO कि यार ये देख लो और SEO खत्म। मैं कभी SEO का कोर्स भी बना दूंगा, बट आई जस्ट वांटेड टू ऐड अ चैप्टर जिसमें आप लोगों को पता चले कि एक्चुअल में SEO किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहली जो SEO की टेक्निक मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ वो है कि सेट द टाइटल वेरी नाइस एंड टू द पॉइंट। एक बहुत ही बढ़िया और टू द पॉइंट टाइटल आप लोग ऐड करो, और उसके बाद सेट अ मेटा डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन, एक डिस्क्रिप्शन मेटा टैग आप लोग ऐड करो। अच्छा, टाइटल क्यों अच्छा ऐड करें? क्योंकि यार टाइटल ही वो चीज़ है जो कि यहाँ पर सर्च में दिखती है। अगर आप लोग को कोई अच्छा टाइटल दिखेगा तो देयर इज़ अ हाई चांस कि आप उस पर क्लिक करेंगे, क्योंकि एक्चुअल में जो पहला स्टेप होता है वो होता है क्लिक करना। उसके बाद ही कंटेंट यूजफुल होगा तो आप लोग पढ़ोगे। अगर आप लोग क्लिक ही नहीं करोगे, CTR ही नहीं है, क्लिक थ्रू रेट ही नहीं है, तब क्या फ़ायदा? तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि जो क्लिक होता है, देखो ये लोडिंग टाइम या तो साइट ज़्यादा ले रही है, मेरे इंटरनेट को कुछ हो गया है। अगर ये साइट की प्रॉब्लम है देन दिस साइट माइट बी लूजिंग ऑन ट्रैफिक, क्योंकि यार ये साइट बहुत स्लो काम कर रही है। देखो ये वाली वेबसाइट तो लोड हो गई, और कोई और पेज देखता हूँ, ये पेज भी शायद लोड हो गया। हाँ देखो ये वेबसाइट काम नहीं कर रही है। तो इस तरह की वेबसाइट जो है देखो अभी काम कर गई। तो कभी कभी वेबसाइट स्लो हो जाती हैं तो वो काम नहीं करती हैं, और उनको जो है फिर उसके बाद गूगल जो है फर्स्ट पेज से हटा देता है। ठीक है, इस तरह के पॉपअप्स भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस नहीं है, बट अगेन लोग फिर भी दिखाते हैं क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलता है। और एनीवेज हम इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन, सेट दी मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन का मतलब है कि आप एक मेटा टैग ऐड करें। मैं यहाँ पर आप लोग को बताता हूँ मेटा टैग किस तरह ऐड किया जाता है। तो ज़रा इसको VS कोड में खोल लेते हैं, इस वाले हमारे फोल्डर को, और दूसरे वाले फोल्डर को ऑब्वियसली बंद करूँगा। और यहाँ पर मैं SEO.html के नाम से एक फ़ाइल बनाऊंगा। ऑब्वियसली इसमें एक बॉयलर प्लेट HTML कोड डालूंगा, और यहाँ पर मैं SEO लिखूँगा, और इसके बाद यहाँ पर मैं लेटर से एक हेडर डालता हूँ, और इसके बाद इसमें एक nav टैग डालता हूँ, और इसमें एक UL डालता हूँ, इसमें एक LI डालता हूँ, उसमें होम लिखता हूँ। फिर सिमिलरली मैं क्या करूँगा, होम के बाद अबाउट लिखूँगा, और इस तरह से लेटर से मैं एक अपनी वेबसाइट को बना रहा हूँ। ठीक है, अबाउट, और अबाउट के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉन्टैक्ट। तो एक बेसिक वेबसाइट पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट तो होता ही होता है। ठीक है, ये अब लेटेस्ट से कि इसका जो मेन कंटेंट है उसके अंदर मैंने एक सेक्शन ऐड किया, और सेक्शन ऐड करने के बाद लेटेस्ट से मैं उसके अंदर एक डिव डाल रहा हूँ, और इस कंटेनर के अंदर मैं पैराग्राफ डाल रहा हूँ जिसमें मैंने लॉरम 34 डाल दिया, यानी कि कुछ सैम्पल टेक्स्ट डाल दिया। इसको लाइव सर्वर में जल्दी से ओपन करके आपको दिखाता हूँ, और ये आ गई हमारी वेबसाइट। ठीक है, मैं ज़रा ये सारे के सारे जो लिंक्स मैंने खोले हुए इनको बंद करूँगा, और यहाँ पर देखो ये इस तरह से शो हो रही है मेरी वेबसाइट। अब लेट्स से कि मैं इस वेबसाइट में मेटा टैग डालना चाहता हूँ। देखो मैंने टाइटल तो डाल दिया, अब अगर मैं सिर्फ SEO डालूंगा इसमें, एंड लेटर से मैं SEO के बारे में बता रहा हूँ, तो दिस इज़ नॉट एट ऑल एन ऐप टाइटल। क्योंकि यार आप लोग अगर SEO के बारे में बता रहे हो तो आप लोग कुछ इस तरह से लिखो, SEO अ बिगिनर्स गाइड, SEO इन 2021, अ बिगिनर्स गाइड, या फिर SEO इन 2022, अ बिगिनर्स गाइड। तो एक्चुअल में अगर कोई भी सर्च करता है हाउ विल SEO चेंज इन 2021, और आपका जो आर्टिकल है वो उस कंटेंट को प्रोवाइड कर रहा है, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि यूज़र क्लिक करेगा इस टाइटल पर। तो हम एक वेरी क्लिकेबल टाइटल, और एक्चुअल में जो आप टाइटल में लिख रहे हो वो आपके पेज पर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि इस पेज में नहीं है SEO के बारे में, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल, बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख दो और ऊपर आ जाएगा आपका जो पेज है, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर मेटा टैग डालेंगे। अब देखो यहाँ पर ऑलरेडी व्यू पोर्ट का मेटा टैग सेट है, मैं यहाँ पर मेटा लिखूँगा, और इसके बाद DESC लिखूँगा, और यहाँ पर देखो मैं SEO के बारे में लिख दूँगा, SEO इज़ लाइक, मान लो मैं कुछ भी लिखता हूँ, दिस इज़ अ नाइस आर्टिकल ऑन SEO। ठीक है, और मुझे पता है कि ये ऐसी मैंने लिखा है, बट आप करीब 80 से 100 वर्ड्स तक का एक अच्छा कंटेंट लिख सकते हैं, और आराम से इसको लिख सकते हो। गूगल जो है फिर अगर आपने ज़्यादा लिखा तो उसको चॉप ऑफ कर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने SEO लिखा जो कि एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव नाइश है, यहाँ पर आप देख सकते हैं SEO स्टैंड्स फॉर, ये इन्होंने अपने मेटा डिस्क्रिप्शन में डाला होगा। देखो अगर मैं इस वेबसाइट को खोलूँ तो देयर इज़ अ हाई चांस कि इन्होंने मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड किया होगा, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इन्होंने एक मेटा टैग ऐड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन के लिए। हमारे पास बहुत सारे मेटा टैग्स होते हैं, बट डिस्क्रिप्शन का एटलीस्ट आप लोग मेटा टैग ज़रूर सेट करें, वो डिस्क्रिप्शन आपका यहाँ पर आएगा। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि यहाँ पर आपका वो डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ आ जाएगा। अगर गूगल को लगा कि आपकी मेटा डिस्क्रिप्शन को वो यूज़ करे तब करेगा, वरना नहीं करेगा, ऐसा भी होता है। ठीक है, ये सब मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने जितनी भी वेबसाइट्स बिल्ड करी हैं और उनमें से जितनी भी गूगल पे आई हैं, मैंने ये चीज़ नोटिस करी है। अब यहाँ पर सेट अ नाइस URL स्लग, इसका क्या मतलब है? देखो जब भी आप किसी बैकएंड के साथ काम कर रहे हो, मान लो आप लेटेस्ट से आप लोग फ्लास्क यूज़ कर रहे हो, चैंगो यूज़ कर रहे हो, PHP भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, तो आपको अपने पेजेस को कुछ ऐसा नाम देना चाहिए कि यहाँ पर देखते ही, जैसे इन्होंने व्हाट इज़ SEO दे रखा है, देखो आप लोग को कुछ ऐसा नाम देना है कि अगर शेयर किया जाए आपका URL, अगर आपका URL शेयर किया जाए किसी के साथ, तो वो URL देख कर ही बता देगी इसके अंदर क्या कंटेंट है। अगर आप लोग को मैं एक URL देता हूँ bounce.com/learn/SEO/ ये कैसा लगेगा आपको? आप कहोगे ये क्या है यार? आप कहोगे हाँ इसमें SEO के बारे में हो सकता है, बट क्या SEO के बारे में क्या ये लगेगा आपको?
बट अगर मैं आप लोग को इस तरह का एक ये दे दूँ, व्हाट इज़ एसईओ, व्हाट डैश इज़ डैश एसईओ, तो आप लोग कहोगे हाँ यार इसके बारे में इन्होंने बता रखा है यूआरएल में ही कि व्हाट इज़ एसईओ। इसमें देयर इज़ अ हाई चांस, देयर इज़ अ 99% चांस कि ये यूआरएल एसईओ के बारे में बात कर रहा है और हमको एक्सप्लेन कर रहा है व्हाट इज़ एसईओ। तो इसलिए हमको एक अच्छा यूआरएल स्लग, जो कि इस चीज़ को कहते हैं व्हाट इज़ एसईओ, इनका स्लग है, एक अच्छा सा यूआरएल स्लग हम लोग को चाहिए, ताकि यूआरएल देखकर ही कोई भी बता दे कि इस पेज के अंदर क्या है। और कभी भी गूगल आपके पेज को इंडेक्स करेगा या फिर कोई भी सर्च इंजन इंडेक्स करेगा तो वो वहाँ पर ये ज़रूर बता देगा देखकर कि हाँ यार इस बंदे ने अच्छे से अपना स्लग सेट किया हुआ है, तो ये बंदा एक्चुअल में हेल्प करना चाहता है लोगों की, ये बंदा सिर्फ गूगल रैंकिंग्स नहीं कमाना चाहता, ये एक्चुअल में लोगों को मदद करना चाहता है। तो वो चीज़ जो है गूगल देखती है। और यहाँ पर सेट द मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया, नाइस यूआरएल स्लग हो गया। इसके बाद आप कीवर्ड्स का मेटा टैग जो है वो ऐड करें। अब कीवर्ड्स का जो मेटा टैग है वो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं ऐड, बट आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंड्स यार, ये इट डिपेंड्स। मैं बता रहा हूँ कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो कीवर्ड्स का मेटा टैग है उसको एक स्पैम के तौर पर ट्रीट किया जाता है, बट आप लोग कीवर्ड्स मेटा टैग को कुछ इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और मैंने आप लोग को बता दिया मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड लिखता हूँ मैं, और मैं यहाँ पर लिखूँगा मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, और इसके बाद कंटेंट इज इक्वल टू एसईओ सर्च एसईओ 2021। इस तरह से आप लोग मेटा टैग्स लगा सकते हैं, सॉरी कीवर्ड्स लगा सकते हैं। बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि ये प्रैक्टिस अच्छी नहीं है, इससे स्पैम बढ़ता है, लोग इससे कीवर्ड स्टफिंग करते हैं। तो आप मेटा टैग कीवर्ड्स का कुछ इस तरह से लगा सकते हैं। तो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा था कि लोगों को जिस लिए दिया गया था ये मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स, उन्होंने इसको यूज़ से ज़्यादा एब्यूज़ किया। लोगों ने इसको कुछ लोगों का जितना बड़ा पेज नहीं था उन्होंने उतने ज़्यादा कीवर्ड्स भरना शुरू कर दिए पेज में, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। तो इस चीज़ को सर्च इंजन्स ने क्या किया कि डिस्करेज करना शुरू कर दिया, और सर्च इंजन्स ने कहा कि यार ये जो मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स है इसको अगर हम यूज़ ना ही करें तो बेहतर है। तो ये चीज़ यहाँ पर आई निकल कर, और मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड्स का कोई भी MDN लिंक भी नहीं है। अगर आप लोग इस पर होवर करेंगे तो आपको कोई MDN रेफरेंस भी नहीं मिलेगा। मेटा एलिमेंट का ज़रूर मिल जाएगा, मेटा नेम इज इक्वल टू कीवर्ड का नहीं मिलेगा, और यही रीज़न है कि MDN वालों ने भी इसको जो है नहीं रखा हुआ है अपने पेज पर। तो ये एक कीवर्ड डिस्क्रिप्शन के बारे में मैंने बात बतानी थी आप लोगों को। तो सेट द मेटा कीवर्ड्स टैग के साथ साथ आप कुछ ऐसा समझ लो, डू नॉट सेट द मेटा कीवर्ड्स टैग, क्योंकि इसको लोगों ने अब्यूज़ किया, MDN पर भी ये नहीं है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप लोग एक बहुत ही स्वीट सा कीवर्ड्स टैग लगाते हो, एक छोटा सा टैग लगाते हो जिसमें आप 2 से 3 कीवर्ड्स डालते हो, देन इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम इन माय ओपिनियन। तो यहाँ पर अगला जो पॉइंट है वो है मेटा ऑथर टैग को सेट करना। और ऑथर टैग को सेट इसलिए करना चाहिए आप लोगों को क्योंकि अगर आप लोग एक ब्लॉग वगैरह लिख रहे हैं तो आप लोग बताना चाहेंगे कि ये किसने लिखा है, किस ऑथर ने लिखा है, और आपका यूज़र जो है वो इस चीज़ को जानना ज़रूर पसंद करेगा कि इसको किसने लिखा हुआ है, क्योंकि मे बी वो अपने फेवरेट ऑथर का कंटेंट पढ़ने में इंटरेस्टेड हों। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट अ फैव आइकॉन, और फैव आइकन क्या होता है ये मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देता हूँ। मैं यहाँ पर फैव आइकॉन जनरेटर यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर देखो कि ये बता रहे हैं कि आप किस तरह से अपना फैव आइकन बना सकते हैं। मान लो मैं इस वेबसाइट पर जाता हूँ और मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया एक फैव आइकॉन, तो आप लोग देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये डाउनलोड होने के बाद मैं इसको यहाँ पर अनजिप करूँगा और यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट टू फैव आइकॉन कर लूँगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इसने मुझे कुछ आइकन्स दे दिए और मैं इन आइकन्स को यूज़ कर सकता हूँ एज अ फैव आइकॉन। ठीक है, तो मैं favicon.ico वाली फाइल जो है इसको कॉपी करूँगा, और इसको कॉपी करने के बाद मैं इसको यूज़ करना चाहूँगा अपने लेटर से यहाँ पर। तो मैं क्या करूँगा कि इस वाले फोल्डर को खोल दूंगा, मैं यहाँ पर लिखूंगा रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर दूंगा, और इसके बाद मैं यहाँ पर लिंक फैव आइकॉन में जाऊँगा इस तरह से, और मैं यहाँ पर favicon.icon लिख दूंगा। और यहाँ पर देखो आप लोग कि मेरा जो आइकन है वो यहाँ पर आ जाना चाहिए। Ctrl+Shift+R अगर मैं करूँ तो यहाँ पर देखो मेरा फैव आइकन आ गया। तो ये होता है फैव आइकॉन। आप इस वेबसाइट का यूज़ कर सकते हो या फिर किसी भी वेबसाइट का और यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि आप लोगों को फैव आइकन बनाने में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर देखो इन्होंने अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है। मैं यहाँ पर पैडिंग देखना चाहूँगा थोड़ी सी, क्योंकि मुझे लगता है टेक्स्ट कुछ ज़्यादा चिपक गया है इनके बाउंड्रीज से। बट अगेन आप दूसरा फैव आइकन यूज़ कर सकते हो, फैव आइकन जनरेटर, या फिर आप लोग कोई एडोबी फोटोशॉप जैसे प्रोग्राम को यूज़ कर सकते हो। दैट्स अप टू यू। बट एक बार आपके पास .ico फाइल आ गई तो आप इस तरह से इसको सेट कर सकते हो। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। और बहुत सारे मेरे पेजेस में एक एरर भी आ रहा था जो कि था कि फैव आइकन नहीं मिला, फैव आइकन नहीं मिला। अब वो एरर भी जा चुका है। ठीक है, सो फैव आइकन आप इस तरह से सेट करोगे तो एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस होगा। यूज़र को लगेगा कि वो एक्चुअल में एक जेन्युइन वेबसाइट पर है, विच इज़ गुड। ठीक है, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है कंप्रेस इमेजेस एंड अदर रिसोर्सेज। अगर आप इमेज कंप्रेसर लिखोगे
तो क्या होगा, इंटरनेट पर आप लोगों को कुछ इमेज कॉम्प्रेसिंग वेबसाइट्स मिलेंगी, इसमें आप इमेज अपनी अपलोड करके उनको कॉम्प्रेस कर सकते हो, यानी कि उनके साइज़ को कम कर सकते हो विदाउट हैविंग टू लूज़ अ लॉट ऑफ क्वालिटी। ठीक है, आपकी क्वालिटी ज़रूर कम होती है इमेज में अगर आप लोग उसे कॉम्प्रेस करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कॉम्प्रेशंस ऐसे होते हैं जो कि आपको मिनिमम क्वालिटी कम करके बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेशन दे सकते हैं। हो सकता है आपके 25 MB की इमेज जो है सिर्फ 2 MB की रह जाए और आपको जो है ज़्यादा उसमें क्वालिटी का लॉस भी ना भुगतना पड़े। अब ज़रा सोचो, अगर आप एक इमेज को छोटा सा दिखा रहे हो सिर्फ इतने पोर्शन में और आपकी इमेज है 100 MB की, तो कोई पॉइंट ही नहीं बनता यार। आप इसको छोटा कर सकते हो, देयर इज़ अ हाई चांस कि आप लोग इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। तो इस तरह की चीज़ें आप लोगों को जो है यूज़ करनी है और आप इस पर अपनी फाइल्स अपलोड करें, वापस से डाउनलोड करें कॉम्प्रेस्ड फाइल्स को और उनको यूज़ करें। फिर उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होती है मिनीफाई एंड कॉम्प्रेस जावास्क्रिप्ट, CSS, HTML, ये तीनों आप मिनीफाई और कॉम्प्रेस कर सकते हो और बहुत सारे टूल्स होते हैं। यहाँ पर देखो एक वेबसाइट है कि आप यहाँ पर अपना कोई भी JS या CSS फाइल डाल दो और वो एक्चुअल में आपकी मिनिमाइज़ हो जाएगी। तो मैं एक सैम्पल CSS लिखूँगा, मैं लिखूँगा बैकग्राउंड रेड और इसको मैं कुछ इस तरह से क्लोज कर दूंगा और मैं इसको मिनीफाई करूंगा। तो आप देखो इसने सारी स्पेसेस, न्यू लाइंस और ये सब चीज़ें हटा दी। एक बड़ी CSS फाइल में अगर बहुत सारे स्पेसेस और ये सारी चीज़ें होती है तो उसका साइज़ बढ़ जाता है, तो ये फालतू कैरेक्टर्स हटा देते हैं। और एक्चुअल में हम ये जो इस फॉर्मेट में लिखते हैं जब भी अपने कोड को, चाहे वो HTML कोड हो चाहे वो CSS कोड हो, हम एक्चुअल में न्यू लाइंस एंड स्पेसेस इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम लोग को इसको रीड करना होता है, हमको रीडेबिलिटी को बढ़ाना होता है। हम फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करके रीडेबिलिटी को बढ़ाते हैं ताकि यार हम जब या फिर हमारा कोई दूसरा फेलो प्रोग्रामर जब इस पेज को रीड करे, इस कोड को रीड करे और इस कोड को इम्प्रूव करने की कोशिश करे तो उसको ये ना लगे कि यार ये क्या लिखा हुआ है, उसको ऐसा ना लगे कि यार ये तो बिल्कुल ही बेकार है, इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड करना चाहते हैं। इसीलिए क्या होगा कि जब आप कंप्यूटर जब रीड करता है तो उसको आप कंप्रेस करके भी दे सकते हो इस फाइल को, यानी कि आप न्यू लाइन, स्पेसेस, ये सब चीज़ें हटा सकते हो फाइल में से और ये टूल्स यही करते हैं। तो आप लोग मिनीफाई एंड कंप्रेस करोगे अपनी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और इन सब चीज़ों को, तो आप लोग जो है डेफिनेटली थोड़ा बहुत बूस्ट तो पाओगे SEO में, थोड़ा बहुत आपके लोड टाइम कम होगा। क्योंकि यार अगर आप 100 MB की जहाँ पर इमेज डाउनलोड करवा रहे थे अब आप उसकी जगह पर 2 MB ही डाउनलोड करवा रहे हो तो यार डेफिनेटली आपका जो लोड टाइम है वो तो कम होगा। तो इमेज कंप्रेस करने से जो लोडिंग टाइम होता है वेबसाइट का वो कम होता है और उसके बाद HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को कंप्रेस या फिर अनयूज्ड फाइल्स को रिमूव करने का फ़ायदा भी यही होता है कि आप फालतू फाइल्स को डाउनलोड नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद ऐड ऑल्ट टेक्स्ट टू इमेजेस। मैंने आप लोग को एक ऑल्ट एट्रीब्यूट के बारे में बताया था इमेज के, जिसमें कि अगर इमेज सही से डाउनलोड नहीं हो पाती है तो ऑल्ट जो है वो टेक्स्ट डिस्प्ले होता है एंड इट्स अ गुड प्रैक्टिस, क्योंकि अगर आपका इमेज डाउनलोड नहीं हो पाया फॉर एनी रीज़न तो यूज़र को वो ऑल्ट दिखेगा। उसी के साथ साथ जो लोग ब्लाइंड होते हैं उन लोग को भी ये काफ़ी हेल्प करता है अगर वो आपकी वेबसाइट पे आते हैं पढ़ने के लिए कंटेंट को। तो बहुत सारे जो डिवाइसेस हैं वो ऑल्ट टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं उन लोग को ये समझाने के लिए कि आपकी इमेज किस चीज़ के बारे में। सो आई होप कि यू गॉट द पॉइंट। अभी आप लोग को HTML अच्छे से आ गया होगा। मैं यहाँ पर जो चैप्टर्स हैं ये सारे के सारे इनको जिप करके आप लोग को दे दूंगा ऐसे के ऐसे ही, और ये सारा कोड, नोट सब आप जो है यहाँ पर इसको एक्सेस कर लेना। उसी के साथ साथ बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि यार अलग अलग चैप्टर्स के जो नोट्स हैं उनको एक PDF बनाकर दे दो। वैसे आप लोग कोई PDF मर्ज टूल का इस्तेमाल कर सकते हो ऑनलाइन, लेकिन मैं क्या करूँगा एक merge.pdf यहाँ पर ऐड कर दूंगा जिसमें सारे के सारे चैप्टर्स जो हैं वो मर्ज होकर आप लोग को मिल जाएंगे, तो वो भी मैं ऐड कर दूंगा। आई होप कि आपको HTML समझ में आ गया होगा। मैं आने वाले टाइम में CSS के भी नोट्स के साथ वीडियो डालूंगा, अगर आप लोग को चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, और उसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से वेबसाइट्स को बनाते हैं। अच्छी वेबसाइट टेम्पलेट्स को हम लोग बनाना सीखेंगे, CSS को अच्छे से सीखेंगे। आई होप कि HTML आपको ये वीडियो अच्छी तरह से सिखा देगा। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। आप लोग यहाँ से आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप CSS मेरा देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स भी बना रखे हैं, आप उनको देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ एडवांस प्रोजेक्ट्स हैं वेब डेवलपमेंट के, गेम वगैरह मैंने बना रखे हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके, तो आप लोग वो देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को CSS का ट्यूटोरियल बहुत जल्दी देने वाला हूँ, तो उसका भी आप लोग इंतज़ार कर सकते हैं। बहुत जल्दी CSS का वीडियो भी आने वाला है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों ने ये वीडियो एंजॉय किया। अगर किया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।